मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम। अच्छा, नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने दो प्रीमियम ग्रुप बनाए हैं। एक नॉवेल हॉल प्रीमियम है और दूसरा 18 प्लस प्रीमियम ग्रुप है। नॉवेल हॉल प्रीमियम में 90 प्लस नॉवेल अपलोड हैं अभी, एंड 18 प्लस में 150 से ज़्यादा अडल्ट नॉवेल अपलोड है। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स। 341 अतीत और वर्तमान। आखिरकार पांचवें दायरे में पैदा हुए अधिकांश शैतान राजाओं की क्षमताएं सीमित ताकत की थी, और भले ही वे तेजी से खून पीते हों, उनके लिए कम समय में मानव राजाओं और याओ राजाओं को पार करने के स्तर तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए भाग्य के सच्चे राजाओं की तरह शैतान राजा भी लगभग सभी सच्चे राजा के प्रारंभिक चरण में बंद थे। यूशॉ को पता था कि एक अपवाद था जो सच्चे राजा के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। अध्याय 152। ये तब था जब थॉर्न डेविल किंग यू जियू को हेवनली डेविल पैलेस में वापस लाया और लाओ जियू को सूचित किया कि सबसे मजबूत डेविल किंग अंतर्निहित कोड द्वारा बुलाए जाने से पहले उस बिंदु तक कायम रहा। लेकिन उसने याद करना जारी नहीं रखा, इसलिए उसे नहीं पता था कि उस शैतान राजा, जिसे एजोर डोमेन में बिल्कुल अजय होना चाहिए था, ने मानव जाति को नष्ट क्यों नहीं किया। क्या इसने पहले याओ रेस को उकसाया और जुबान द्वारा एक ही हथेली से दबा दिया गया। आपको याद है कि यू जियू के अनुकरण में थॉर्न डेविल ट्रूकिंग ने उल्लेख किया था कि दानव जाति के पास एक बार एक सुपर मजबूत शैतान था जो अंतर्निहित कोड के ब्रेन वॉशिंग के आगे झुकने से पहले ट्रूकिंग के अंतिम चरण तक बना रहा। जब आपने पहली बार सच्चे राजाओं के बीच ताकत के विभाजन के बारे में सीखा था, तो आप यह नहीं समझ पाए थे कि सच्चे राजा क्षेत्र, भले ही इसका मतलब अपनी सीमा तक पहुंचने वाली असाधारण प्रणाली हो और भयानक संख्यात्मक मूल्यों को न बढ़ाना हो, पांचवें क्षेत्र के अंतिम चरण के शैतान राजा की ताकत को कम से कम 20 या 30 गुना बढ़ाना होगा, है ना। जब तक वह भागना चाहता है, एक सच्चे भाग्य वाले राजा के लिए इसे एक बार में खत्म करना असंभव होगा, यहां तक कि आत्मविनाश भी काम नहीं करेगा। ऐसा विश्व विजेता आर्चडेविल मानव जाति को कैसे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह अच्छा था। यूशॉ, शैतान के बारे में बोलो और वह प्रकट होगा। वह बस इसी सवाल के बारे में सोच रहा था, और फिर ये तुरंत सामने आ गया। सच्चाई यह है, ये पहले ही नष्ट हो चुका था। आपने मानव जाति के अभिलेखों को देखा और इतिहास का एक भयानक टुकड़ा पाया। यह 1 लाख साल पहले हुआ था, हुआन वू ट्रूकिंग के जन्म से एक युग पहले। मानव और दानव एजोर डोमेन के प्रभुत्व करता थे। सी रेस सिर्फ एक सड़क के किनारे का अस्तित्व था, और याओ रेस और भी बदतर, विशुद्ध रूप से मानव लड़ाई के पालतू जानवर थे, स्वतंत्रता के अधिकार के बिना अधिक से अधिक कुछ बिखरे हुए शातिर जानवर दौड़। उस अद्वितीय शैतान राजा का जन्म उसी युग में हुआ था। उस समय मनुष्यों और राक्षसों ने एजोर डोमेन की किस्मत साझा की थी। मानव जाति ने लगातार 6 या 7 भाग्यशाली सच्चे राजाओं को बनाए रखा, और कभी कभी जब उनकी नस्लीय ताकत अपने चरम पर पहुंच गई और एक शीर्ष स्तरीय प्रोडिजी उभरी, तो एक निर्दोष स्वाभाविक रूप से उन्नत सच्चे राजा का जन्म हो सका। और दानव जाति ने भी अक्सर मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 10 से अधिक शैतान राजाओं को बनाए रखा। जब तक वह आर्चडेविल प्रकट नहीं हुआ, इसकी क्षमताएं दुर्जेय थी और इसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी, इसलिए इसने पहले अपनी जाति को, फिर अपनी शत्रु जाति को नष्ट कर दिया। जल्दी पक्षी कीड़ा पकड़ता है। दानव जाति के 10 से अधिक सच्चे राजाओं को पहले इसके द्वारा जबरन मार दिया गया और पोषण में बदल दिया गया, जिसके बाद इसकी शक्ति तेजी से बढ़ी और मानव जाति ने इसे रोकने के साधन खो दिए। तब उस शैतान राजा ने सभी के साथ समान व्यवहार किया, चाहे वह दानव जाति हो जिससे इसकी उत्पत्ति हुई हो, या शत्रु मानव जाति। ये सब मारने के बारे में था, और एक और शब्द जोड़ने पर ये खा रहा था। संपूर्ण एजोर डोमेन इसका शिकारगाह था। उस समय मानव और दानव जातियां गर्मजोशी के लिए लगभग एक साथ इकट्ठा हो रही थी, और यहां तक कि दानव जाति छिप रही थी और भाग रही थी। लगातार 3000 वर्षों तक एजोर डोमेन उसका एकमात्र शैतान का प्रजनन स्थल बन गया। पांचवें क्षेत्र के मध्य चरण में इसकी ताकत अजेय थी, और सभी जीवित प्राणी भय के अधीन थे। विभिन्न नस्लें तितर बितर हो गईं और छिप गईं, लगभग विलुप्त होने के कगार पर, यहां तक कि तीसरा क्षेत्र भी दुर्लभ है। आखिरकार आर्चडेविल पांचवें दायरे के अंतिम चरण में आगे बढ़ गया, और इस समय उसके ब्रेन वॉशिंग की तीव्रता भी उसकी प्रतिरोध सीमा तक पहुंच गई, जिससे वह अनजाने में बाहरी डोमेन की ओर उड़ गया। बाद में महान पुनर्निर्माण आया। मानव डोमेन और दानव जाति निचले क्षेत्र से उभरी, पुष्टि की कि शैतान राजा चला गया था और एजोर डोमेन पर फिर से उतरना शुरू कर दिया। क्योंकि उनकी नस्लीय ताकत पहले मजबूत थी, उन्होंने कई निचले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और उनके पास जीवन के कई स्रोत थे। जब एजोर डोमेन में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित किया, तब भी मानव और दानव जातियों को फायदा हुआ। वर्ष 2982 में आपने अनुमान लगाया कि सामान्य परिस्थितियों में ऊपरी पृथ्वी ग्रेड सुप्रीम तक आगे बढ़ने के लिए मानव जाति की चरम रैंक तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय लगेगा, जो लगभग 85 वर्ष होगा। यदि मैं औषधीय शक्ति को अवशोषित करने के लिए सत्य की ओर लौटने के सभी अवसरों का उपयोग करता हूं, तो मैं संभवतः वर्ष 3000 से पहले ऊपरी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूं। आपने एक पल के लिए सोचा, लेकिन इतनी बार धोखा देना असंभव था, और यह बहुत निर्दयी होगा। वर्ष 2983 में औषधीय शक्ति को पचाने और इंटरनेट ब्राउज करते समय आपने अचानक कुछ सोचा, और जिन लिंकुआगुआन ने दूसरे मानव दानव युद्ध क्षेत्र के क्षेत्रीय नेटवर्क को पुनः प्राप्त किया। सर्वोच्च के रूप में आवश्यक आशीर्वाद की दिव्य क्षमता के साथ मैंने खुद को इस युग में गहराई से शामिल किया, इसे 100 साल पहले के अपने प्रभाव से रंग दिया। समय की एक सदी ने अनगिनत स्थितियों को उत्तेजित किया है और असंख्य भविष्यों को प्रभावित किया है। हालांकि कुछ अपेक्षाकृत बंद सिस्टमों को परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी बदला उसका उन पर शुरू से अंत तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने इत्मीनान से कहा, उदाहरण के लिए राजा जिया का बेटा, जिसे लाओ जियू ने अपने क्षतिग्रस्त युद्ध शरीर के साथ उड़ा दिया था, एक दानव प्रतिभा थी जिसे गुप्त रूप से दानव जाति द्वारा विकसित किया गया था, और मानव जाति के सुप्रीमों की ताकत और इन वर्षों में उनके सख्त रवैये ने दानव जाति की साधना योजना को प्रभावित नहीं किया। अध्याय 143-147। तो जिया लाई नाम का वह साथी मूल योजना के अनुसार ब्लड क्रिस्टल वैली में गया, और इस बार मेरी बाधा के बिना वह आसानी से तीसरे दायरे में आगे बढ़ गया और ब्लड क्रिस्टल वैली में 300 लोगों का नरसंहार किया, जिससे अनगिनत मानव जाति हताहत हुई। तुमने सिर हिला दिया। करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं, और आप हाल ही में महान डोमेन नेदरवर्ल्ड एंशिएंट फॉरेस्ट में सुप्रीम सॉन्ग में अंक जोड़ रहे थे, जिसके कारण आप इस छोटे चरित्र को नजरअंदाज कर रहे थे, जिसे लाओ जियू पहले ही निपटा चुका था। सिम्युलेटर के कारण आगे निकलने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए आपने वास्तव में जियाली को, जिसे आपने पहली नजर में ही मार डाला था, दिल से नहीं लिया। युनशॉ ने कहा, यहां तक कि युनशी भी वही है। इस समय के अंतिम अनुकरण में लाओशी पहले से ही 9 स्तरित अधिपति था। वह आधा कदम वाला तीसरा क्षेत्र जियाली, जिसने हर जगह समकालीन लाओ जियू का पीछा किया था, को एक उंगली से कुचल दिया जा सकता था। वर्तमान 11 का उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अजूर डोमेन में आधे से अधिक सुप्रीम केवल कमजोर लोग होंगे, जिन्हें उसकी हथेली से कुचल दिया जाएगा। 41 बार मध्य पृथ्वी श्रेणी वास्तव में भयानक थी। हालांकि जिया लाई, जिसे आपने नजरअंदाज किया और नजरअंदाज किया, फिर भी ब्लड क्रिस्टल वैली में बड़ी संख्या में मानव जाति के जीनियस को मारकर काफी तूफान खड़ा करने में कामयाब रही, जिनमें भविष्य में तीसरे दायरे तक पहुंचने की क्षमता थी।
यह मूल समय रेखा है। आपने जियाली के बारे में रिपोर्ट को ध्यान से देखा। इस पर विचार करते हुए यू के बिना जिसने धोखा दिया था, मानव जाति के पास जियाली के बारे में पर्याप्त बुद्धिमत्ता का अभाव था और भेजी गई टीम उसे रोकने में शक्तिहीन थी। भले ही टीम में एक शक्तिशाली सेंट बॉडी हेवनली ह्यूमन पीक था, फिर भी यह यू शॉ के पिछले अनुकरण की तरह हो सकता है, जहां एक अंडरकवर एजेंट द्वारा उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया था। आखिरकार इससे जियाली की सफल उन्नति हुई। वह थर्ड रियल मैरिड एसेंस ग्रेट डेविल बन गई। 2999 में ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क पर हमला करने और उसके बाद एक पवित्र युद्ध शुरू करने की दानव जाति की योजना के अनुसार उनका इरादा संभवतः जियालाई के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर छद्म राजा तक आगे बढ़ने का था। पवित्र युद्ध विनाश और अवसर दोनों है। पांचवां अपडेट ओमेगा 342 तैयारी। आपने विचार किया, हालांकि भले ही जियाली एक छद्म राजा बन गया, वह कुछ भी नहीं था। एक दानव जाति का सदस्य भी था जो उस पवित्र युद्ध में एक शैतान राजा के पास गया था और उस समय बेचिंगुआंग के साथ एजियो डोमेन से बाहर निकलने के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। हालांकि 10वें बुजुर्ग की पीढ़ी में पवित्र युद्ध की रुकावट के कारण न तो बेचिंगुआंग और न ही यह 5वें दायरे तक पहुंचने में कामयाब रहे। हमें अभी भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 2986 में आपने सॉन्ग सुप्रीम में अंक जोड़ना समाप्त कर दिया। 2993 में आपने म्यू सुप्रीम में अंक जोड़ना समाप्त कर दिया। उनका मूल क्षेत्र लोअर अर्थ सुप्रीम था और उनके पवित्र शरीर के साथ उनकी युद्ध शक्ति 170 गुना थी। अपने सार को 3.98 गुना से गुना करने पर अब उसके पास लगभग 700 गुना युद्ध शक्ति थी, जो कि किलिन प्राइमरियल दानव शरीर के साथ सीधे टकराव करने में सक्षम थी। शे वांग, चू, जिन, सोंग, मु, जिनचीवांग दिहुआंग को छोड़कर युद्ध शक्ति में मानव जाति के शीर्ष 10 सुप्रीमों में से 6 को पहले ही आपसे 4 बिंदु जोड़ प्राप्त हो चुके थे, जिससे उनके मूल्यों में 3 से 4 गुना वृद्धि हुई थी। यहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर ने भी दानव जाति और राक्षस जाति दोनों के सबसे मजबूत चौथे क्षेत्र के अस्तित्व को पार कर लिया। बस इन 6 व्यक्तियों को मजबूत करना मानव जाति की समग्र सर्वोच्च शक्ति को कई गुना बढ़ाने के बराबर था। अब कोई सच्चा राजा प्रकट नहीं होने के कारण यदि सुप्रीमों की एक समूह लड़ाई होती है, तो मानव जाति के पास एक ही जाति की शक्ति के साथ एजियो डोमेन में अन्य सभी सुप्रीमों का एक साथ सामना करने की ताकत होगी। एक रेस की ताकत से ये पूरे अजूर डोमेन को हरा सकता है। 2994 में आप बेचिंगुआंग में अंक जोड़ रहे थे। हालांकि बेचिंगुआंग अपने सार को हर जगह ले जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सुप्रीम हॉल ने इसके साथ समझौता कर लिया था। उनके स्थान पर उनके बेटे और पोते आ सकते थे। वैसे भी सार विरासत की ऊपरी सीमा का क्षय नहीं होगा। वर्तमान में अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न मानव जाति डोमेन में 1.5 से 2 गुना सार वाले 100 मिलियन से अधिक लोग हैं। 100 मिलियन लोग भयानक लग रहे थे, लेकिन एक एकल महान डोमेन 1 ट्रिलियन से अधिक लोगों को समायोजित कर सकता था और 700 से अधिक डोमेन के साथ। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक 7 मिलियन लोगों में से केवल एक ही विशेष लगता था, जिसे स्टील बोन्स जैसी प्रतिभा द्वारा समझाया जा सकता था। एजियो डोमेन में सेक्रेट बॉडी प्रतिभा का यह अपमानित संस्करण औसतन हर 10,000 लोगों में से एक में दिखाई देता है, जो यूनियान क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक अनुपात है। प्रत्येक 10 गांवों में इस प्रतिभा वाला एक व्यक्ति होगा, या किसी बड़े शहर में हर कुछ वर्षों में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसे अधिक से अधिक शहर स्तरीय प्रतिभा माना जाएगा। इस बात पर विचार करते हुए कि मानव जाति ने भी उच्च सार वाले लोगों को अनगिनत गांवों, हजारों कस्बों या सैकड़ों शहरों में व्यापक रूप से फैलाया है। प्रत्येक वर्ष केवल एक नवजात शिशु को भेजा जाएगा। विभिन्न छिपाव और कमजोर पड़ने के तरीकों के साथ वर्तमान में केवल बहुत कम क्षेत्रों में महसूस किया गया है कि हाल के वर्षों में डुअल कल्टीवेशन बैटल बॉडी के प्रकट होने की संभावना थोड़ी बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नवजात शिशुओं को निचले दायरे में भेजा गया। निचले क्षेत्र सितारों की तरह नए रक्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम हॉल की वर्तमान योजना सबसे पहले संपूर्ण एजियो डोमेन भूमि और अंतहीन निचले क्षेत्रों सहित सामान्य आबादी के बीच सार को लगभग 2 गुना लोकप्रिय बनाना था। इसमें 1000 साल लगने की उम्मीद थी और इन 1000 वर्षों के दौरान इसे लगभग 200 वर्षों के चरणों में विभाजित किया जाएगा, जो धीरे धीरे परत दर परत 3-4 गुना सार और 5-6 गुना सार बाहर की ओर फैलेगा। इसलिए बेचिंगुआंग के मामले को लेकर अब इतनी जल्दी नहीं थी। 30 गुना से अधिक सार वाले उनके वंशजों को पहले बहुत अधिक होने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें भविष्य के मूल सर्वोच्च बीजों के रूप में विकसित किया जा सकता है। धीरे धीरे मानव जाति के ऊपरी क्षेत्रों को कवर करने के पैमाने का विस्तार करते हुए जब तक बाहरी आबादी का सार 20 गुना से अधिक तक पहुंच गया और वे 30 गुना से अधिक स्वीकार कर सकते थे, ये पहले से ही 1000 या 2000 साल बाद होगा। तब तक बेचिंगुआंग के शुरुआती वंशज चाहे कितने भी कम क्यों न हो, हजारों वर्षों के प्रजनन के बाद वे कई मिलियन या यहां तक कि 100 मिलियन से भी अधिक हो जाएंगे। 2 गुना सार मानव जाति के लिए दानव जाति और राक्षस जाति को कुचलने के लिए पर्याप्त था और 4 गुना सार के साथ 5 शक्तिशाली सुप्रीम मानव जाति को पूरे एजियो डोमेन में प्रमुख बना सकते थे। 30 से अधिक बार। वह तो बस अजेय होने के ऊपर अजेयता की एक और परत जोड़ना था। कुछ सुप्रीमों को शुरू में चिंता थी कि बेचिंगुआंग हर जगह बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं था। अब वे अभी भी चिंतित हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि जब संपूर्ण एजियो डोमेन की मानव जाति का सार 20 या 30 गुना तक बढ़ जाएगा तो ऊर्जा खपत की समस्या को कैसे हल किया जाए। इनेट से नीचे के मॉडल्स और मार्शल कलाकारों की भोजन खपत, साथ ही इनेट से ऊपर के लोगों की ओरिजिन की हुई खपत एक भयानक परिमाण तक पहुंच जाएगी। 2995 में दिहुआंग ने आपसे संपर्क किया। इसके कुछ वंशजों को पिछले कुछ वर्षों में दानव जाति के घुसपैठियों द्वारा क्रमिक रूप से उकसाया गया था। सौभाग्य से उनके पिता पुत्र का रिश्ता अब स्टील की तरह कठोर हो गया था, उस तत्व की तरह जिसने उनके शरीर को बनाया था, सोना, शाश्वत और अपरिवर्तनीय। सभी बाहरी राक्षस केवल जोकर थे। इसके अलावा दिहुआंग, जिसका सार 6 गुना तक पहुंच गया था, ने कंप्यूटिंग शक्ति और अन्य पहलुओं दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे ओरिजिन एनर्जी नेटवर्क पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक हो गया है। इन वर्षों में इसने नेटवर्क घुसपैठ के कई निशान खोजे, अंततः सिग्नल परतों का पता लगाया, जिनमें से कई मानव जाति क्षेत्र के भीतर से उत्पन्न हुए थे और कुछ दानव भूमि के भीतर से पाए गए थे। वर्तमान प्रक्षेपवक्र के अनुसार दानव जाति के लिए गोल्डन स्पिरिट्स के विद्रोह को भड़काना असंभव है। उनका अगला कदम सोच में एक अंधे स्थान का फायदा उठाना और ठीक वर्ष 3000 में बहते शून्य स्वर्गीय पूल में घुसपैठ करना है। इसी अवधि के दौरान विभिन्न मानव जाति डोमेन प्रोडिजी प्रतियोगिताओं सहित गतिविधियां आयोजित करेंगे, लेकिन वे एक मैचमेकिंग कार्यक्रम को लक्षित कर रहे हैं। उस मैचमेकिंग इवेंट में वास्तव में कुछ प्रोडिजी मार्शल आर्टिस्ट थे जो आमतौर पर केवल मौत तक खेती करना जानते थे। उनके बड़ों ने उन्हें भाग लेने के लिए मजबूर किया था। ये सोचकर आप निःशब्द हो गए। यह उनकी सोच की खामियों का फायदा उठाना था। हालांकि आपकी आंखों में एक तेज चमक उठी। अब उनकी योजना विफल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें उस दिन रोक दूंगा, बल्कि मैं आक्रामक हो जाऊंगा और पहले उन पर कोई बड़ा प्रहार करूंगा। मानव जाति हमेशा रक्षात्मक कैसे रह सकती है और निष्क्रिय रूप से प्रहार कैसे सह सकती है। आपने पोर्टेबल गोल्डन स्पिरिट माइन को सुप्रीम हॉल को सूचित करने का निर्देश दिया कि पिछले 1 दशक से आपने अपने 10 वार्षिक मुफ्त सार उपहार अवसरों का उपयोग नहीं किया है। अब आप उन सभी अवसरों को जमा करना चाहते थे और उन्हें 2 साल की छुट्टियों के लिए बदलना चाहते थे। सुप्रीम हॉल स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया और बेचिंगुआंग, जो वर्तमान में अतिरिक्त अंक प्राप्त कर रहे थे, को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।
2 साल, और यह मुफ्त आवंटन की अवधि थी जिस पर पहले से सहमति थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी। जब से यह पता चला कि सार विरासत में मिल सकता है, मानव जाति ने अब इतनी बारीकी से निगरानी नहीं की कि प्रत्येक सार प्रदान करने के अवसर का उपयोग किस पर किया गया। साथ ही जब से आप मध्य पृथ्वी सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचे और कई साल पहले एक टकराव में शिलांग को दबा दिया, तब से सुप्रीम हॉल ने भी आपके ऊपर अपने विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों में ढील दे दी थी। आपकी यह छुट्टियां वास्तव में निःशुल्क छुट्टियां थीं। आपको लगा कि आपका मूड ठीक नहीं है, कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से बाहर घूमना ये सुनिश्चित कर सकता है कि बाद में सार प्रदान करने से उच्च सफलता दर बनी रहे, जो उनके लिए भी एक अच्छी बात थी। 343 पाल स्थापित करें। इसके अलावा उनके द्वारा निर्धारित भविष्य के पवित्र युद्ध में अभी भी 100 साल बाकी हैं। यदि केवल 10 या 20 साल बचे होते तो वे आपको सलाह दे सकते थे कि अभी संपर्क न खोएं और अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन अब यह इतना जरूरी नहीं है। यू शॉ, उन्होंने एक पुरानी घटना को याद किया, 100 डे स्प्रिंट नामक एक गतिविधि। 100 साल बहुत लंबा है। आपने टर्मिनल स्क्रीन पर अवकाश स्वीकृत अधिसूचना को देखा, हल्के से अपना सिर हिलाया और टर्मिनल को उठाए बिना आप अकेले आकाश में उड़ गए। आप कुछ परीक्षण करना चाहते थे, अपनी दिव्य क्षमता के किसी अन्य प्रभाव का परीक्षण करना चाहते थे। इस पूरे समय सुप्रीम हॉल का मानना था कि आपकी दिव्य क्षमता का नाम सार आशीर्वाद था, लेकिन वास्तव में इसे सार प्रतिशोध कहा जाता था। अपने स्वयं के सार का 1% जो आपने खर्च किया, किसी और के सार को 1% बढ़ाने में सक्षम होने के अलावा, इसके विपरीत उनके सार को 1% तक कम भी कर सकता है। और यह एक घटिया कमजोरी थी। यदि आपने इसे 100 गुना कम कर दिया, तो 5वें क्षेत्र के एक सच्चे राजा का भी सार शून्य हो जाएगा। सार में प्रत्येक 1% की कमी के लिए उनकी शक्ति, जीवन शक्ति, समझने की क्षमता और यहां तक कि खेती की गति भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। आप वास्तव में बहुत उत्सुक थे कि जब किसी प्राणी का सार शून्य पर पहुंच जाएगा तो वह किस स्थिति में होगा। क्या ये तुरंत एक शव बन जाएगा, या इसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, केवल किसी भी ओरिजिन क्यू या पोषक तत्वों से रहित एक खाली खोल रह जाएगा, या क्या ये शून्य क्षेत्र से गायब हो जाएगा और वाष्पित हो जाएगा और अपने पूर्व अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ेगा। आपके पिछले अनुमान का एक आधार था, क्योंकि एसेंस रिट्रीब्यूशन, रिटर्न टू सिंपलिसिटी की तरह ऊर्जा के संरक्षण का पालन नहीं करता था। ये सच है कि उच्च सार वाले लोगों को अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन आपकी वृद्धि के बाद उन्हें बिना किसी बाहरी पर्यावरणीय परिवर्तन के विभिन्न आंकड़ों में अचानक अकथनीय 1% वृद्धि का अनुभव होगा। एकमात्र कीमत आपके सार का 1% थी जिसे आपकी दिव्य क्षमता ने उपभोग कर लिया। इसलिए जब आपने किसी वस्तु के सार को घटाने का निर्णय लिया, तो उनमें जो प्रकट हुआ वह उनकी शक्ति का एक हिस्सा खत्म हो गया नहीं था, बल्कि अचानक अकथनीय कमजोरी थी। लेकिन इसे भी इतने लंबे समय तक चलना होगा। कम से कम 3 मौजूदा शैतान राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आपने इस जीवन में पिछले 100 वर्षों में प्रयोग किया था। सार प्रतिशोध का उपयोग केवल जीवित प्राणियों पर किया जा सकता है, लाशों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक बार के सार के मानक के आधार पर इसमें जिस भी गुणक से वृद्धि होगी, प्राणी की विभिन्न शक्ति आंकड़े उसी गुणक से बढ़ेंगे। हालांकि जीवन काल और समझने की क्षमता में क्षीणन की अलग अलग डिग्री का अनुभव होगा। 10 गुना सार केवल जीवन काल को 3 गुना से थोड़ा अधिक और समझने की क्षमता 2 गुना से थोड़ा अधिक बढ़ा सकता है। इसके विपरीत भले ही शून्य तक पहुंचने से पहले सार को उसके सैद्धांतिक न्यूनतम 0.01 गुना तक कम कर दिया गया हो, जबकि लक्ष्य की युद्ध शक्ति 100वें तक कमजोर हो जाएगी, उनका जीवन काल अभी भी 1/10वां और उनकी समझने की क्षमता लगभग 1/5वें तक ही रह सकती है। किंग डोमेन में 3 शैतान राजाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे कम उम्र का मानव दानव राजा, सैवेज दानव राजा, लगभग 2000 साल पहले राजा बना था, और वह तब पहले से ही कई 100 साल का था, इसलिए अब वह 2000 साल से अधिक का है। इसका मतलब यह है कि 0.01 गुना सार पर जीवित रहने के लिए उसकी जीवनकाल सीमा को 20,000 वर्ष से अधिक तक पहुंचना होगा, लेकिन उसके पास स्पष्ट रूप से इतना लंबा जीवनकाल नहीं है। सप्ताह में एक बार एसेंस रिट्रीब्यूशन के साथ किसी प्रजाति के एसेंस को 0 तक कम करने में केवल 2 साल लगेंगे। आप एसेंस के 0 पर लौटने के प्रभाव के साथ प्रयोग करने के लिए 20 साल या उससे अधिक के प्राकृतिक जीवनकाल वाली किसी प्रजाति के किशोर को आसानी से पा सकते हैं, लेकिन यह बहुत बेकार है। मैं बाद में प्रयोग करूंगा। अब आप एक राजा का वध करना चाहते थे। आप मानव जाति के 2 राजाओं को अपने साथ नहीं लाए, जबकि लक सीक्रेट तकनीक का उपयोग करने से उन्हें एक शैतान राजा को तुरंत खत्म करने की अनुमति मिल जाएगी। इस क्षमता का उपयोग सप्ताह में केवल एक बार किया जा सकता है। यदि ऐसा एक बार भी हुआ, तो एक दानव राजा या शैतान राजा का पतन अनिवार्य रूप से दूसरी जाति की सतर्कता और महत्वाकांक्षा को जगा देगा, जिससे संभवतः राक्षसों और शैतानों द्वारा मानव जाति पर एक और संयुक्त हमला हो सकता है। यदि नहीं, तो भी ये पृथ्वी विध्वंसक अराजकता का कारण बनेगा, संभवतः आपकी सरलता की ओर वापसी के ठंडा होने से पहले एक और सच्चे राजा स्तरीय युद्ध की ओर ले जाएगा। आखिरकार किंग डोमेन में एक सच्चे राजा को गिरे हुए बहुत लंबा समय हो गया था। यहाँ गिरे हुए का तात्पर्य युद्ध में मरने से है। पिछले 30,000 वर्षों में शैतान राजा, दानव राजा, मानव जाति के राजा मूल रूप से सभी बुढ़ापे में मर गए, क्योंकि उनकी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी, जिससे ताकत में 6 या 7 गुना अंतर होने पर भी उन्हें तुरंत मारना मुश्किल हो गया। इन वर्षों में थॉर्न डेमन किंग एकमात्र शैतान राजा था जिसने 5वें दायरे में पहुंचने के बाद एक अतिरिक्त क्षमता जागृत की, जिसने कोई संख्यात्मक बोनस नहीं दिया, जिससे वह सबसे कमजोर हो गया। उसकी किस्मत खत्म होने से पहले मानव जाति या दानव जाति के भाग्य राजा द्वारा उसके मारे जाने की सबसे अधिक संभावना थी। लेकिन उनका पूरा ध्यान नस्लीय बंधनों से मुक्त होने पर केंद्रित था और वह पवित्र युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं देते थे, इसलिए वह पिछले 30,000 वर्षों में अपवाद नहीं बने। एक सच्चा राजा जो हजारों वर्षों से कभी नहीं मरा था, अचानक युद्ध में मर गया। विभिन्न जातियों के उच्च रैंकिंग अधिकारियों द्वारा मानव जाति की समझ को देखते हुए यह उनके लिए समझ से बाहर था कि मानव जाति ने एक अकल्पनीय कीमत चुकाई है। इस तरह की कीमत अनिवार्य रूप से सच्चे राजा को नुकसान पहुंचाएगी, और यह एक बड़ा नुकसान होगा जिसकी कम समय में भरपाई करना मुश्किल होगा। इस प्रकार दूसरी जाति इस अवसर का लाभ उठाएगी, और अवसरवादी हमले का लक्ष्य मानव जाति होगी, क्योंकि जिस पक्ष का राजा गिर गया था वह पहले से ही गंभीर रूप से कमजोर हो गया था और दशकों के भीतर उसे उबरना मुश्किल होगा। उनसे निपटने की कोई जल्दी नहीं थी, उन्हें मानव जाति को गंभीर रूप से कमजोर करने के लिए स्थिति का तुरंत फायदा उठाने की जरूरत थी। आप अभी भी सोच रहे थे कि जब दूसरे सप्ताह में रिटर्न टू सिंपलिसिटी की गिनती ताजा हो जाएगी, तो दानव रेस और डेविल रेस को पूरी तरह से निचले स्तर पर धकेल दिया जाएगा। सी रेस शायद फिर से बाहर हो जाएगी। यदि सी रेस समय से पहले कूद जाती तो यह बहुत घातक होता। आप वास्तव में अब लगातार जोखिम का खेल नहीं खेलना चाहते। आप स्थिति के बिगड़ने से पहले दानव जाति के 2 अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक शैतान राजाओं को स्वाभाविक रूप से पतन करना चाहते थे। वह प्रकार जो मानव जाति से पूर्णतया असंबद्ध प्रतीत होता था। और विशिष्ट ऑपरेशन ये वास्तव में बहुत सरल और बहुत सुरक्षित था। पलक झपकते ही आपने कोल्ड क्यूई बेल्ट, गेल विंड बेल्ट और थंडर सी बेल्ट को तोड़ दिया। चौथे स्वर्गीय बेल्ट में प्रवेश, दीप्तिमान सूर्य बेल्ट। रेडियंट सन बेल्ट का विस्तार बहुत बड़ा था। जमीन से 3 लाख मील से लेकर 6 मिलियन मील तक सभी रेडियंट सन के दायरे में आते थे। शून्य क्षेत्र में आप अपने सामने के शानदार दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। आपके पैरों के नीचे प्लाज्मा का महासागर था और अब आप धधकते सूरज के समुद्र में खड़े थे।
हाँ, आपकी आंखों के सामने हवा में लटके हुए धधकते सूरज के गोले थे। रेडिएंट सन बेल्ट उस स्थान को संदर्भित करता है जहां अनगिनत सूर्य रखे गए थे। हालांकि ये सूर्य भौतिक संस्थाएं नहीं थे, सैद्धांतिक रूप से वे सभी ह्यूमैनिटियन क्षेत्र में सभी जीवित प्राणियों के सिर के ऊपर विशाल सूर्य से प्रक्षेपित आभासी सूर्य थे। उस समय ये आभासी केवल एक तुलना थी, उनके पास भौतिक शरीर थे। 344 लक्ष्य सच्चे राजा। वह युआनतियान ग्रेट सन युआनतियान के असंख्य क्षेत्रों से अरबों मील दूर शून्य क्षेत्र बेल्ट में स्थित था, बहुत विशाल था। कुछ विश्व नियमों के तहत सच्चे सूर्य क्यूई के जो टुकड़े लीक हुए वे सेंटफॉल बेल्ट में दसियों हजार मील व्यास वाले उन छोटे सूर्यों का निर्माण करेंगे। इसके अलावा युआन एनर्जी नेटवर्क के डेटाबेस में संबंधित अनुमान लगाए गए हैं कि अनगिनत निचले क्षेत्रों में सूर्य वास्तव में युआनतियान सन की शक्ति के अनुमान है। आप सूरज के इस समुद्र के माध्यम से उड़ते हैं जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं। 1 लाख से अधिक सूर्य जिनका व्यास हजारों से लेकर लाखों मील तक है, शून्य क्षेत्र में लटके हुए हैं, बहते, घूमते और उठते और गिरते हैं। हालांकि वे केवल प्रक्षेपण हैं, उनमें युआनतियान सन की आभा का एक निशान मौजूद है। यहां तक कि एक शिखर अधिपति भी इन भ्रामक सूर्यों के बीच के अंतराल में कुछ सेकंड से अधिक नहीं टिक पाएगा। यहां तक कि दर्जनों गुना अधिक युद्ध शक्ति वाला सर्वोच्च व्यक्ति भी लापरवाही से यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वे सैकड़ों हजारों मील व्यास वाले उन सूर्यों को टकराने का कारण बनते तो उन्हें तुरंत गंभीर चोटें लगती और खून की खांसी होती। हालांकि यहाँ के सूर्य आकार में विशाल हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां पूरी तरह से अनियमित हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे का व्यास हजारों मील है और सबसे बड़ा 1 लाख मील से अधिक हो सकता है, फिर भी वे सूक्ष्म अणुओं की तरह अनियमित ब्राउनियन गति करते हैं। इनकी सबसे नियमित विशेषता यह है कि ये सदैव सेंटफॉल बेल्ट में रहते हैं। वे नीचे थंडर सी बेल्ट के जितने करीब होंगे उनकी अनियमित गति का आयाम उतना ही छोटा होगा। अन्यथा यदि उनमें से कोई भी जमीन पर गिर जाता तो ये 10 लाख मील शुष्क भूमि पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों के लिए एक तबाही होती। आप सेंटफॉल बेल्ट से तेज गति से गुजरते हैं जो 10 लाख मील से अधिक ऊंचा है। भविष्य में 60 सेकंड की भविष्यवाणी के तहत आपकी आंखों में सभी अनियमित सौर गतिविधियां अपरिहार्य हो जाती हैं। सेंटफॉल बेल्ट आसपास के सूरज द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित गर्मी अकेले तीसरे क्षेत्र की पीक डायमंड रेस को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त है। बशर्ते ये सूर्य मुझसे न टकराएं, केवल यान टिंटियन जैसे रक्तरेखा वाला यान पक्षी या मैं 40 गुना सार के साथ इस पीक थर्ड दायरे में जीवित रह सकता हूं। आपको लगता है कि यहाँ एक कथानक बिंदु गायब है। युनशॉ को भी ऐसा ही लगा। 10वें भाई को एक साजिश का बिंदु याद आ रहा है। तीसरे क्षेत्र के चरम पर कुछ नए पदोन्नत कमजोर चौथे क्षेत्र द्वारा उसका शिकार किया जाना चाहिए था और 10वां भाई अकेले अपनी ताकत से उस चौथे क्षेत्र को नहीं मार सकता था। तो उनमें प्रेरणा की एक झलक थी और उन्होंने कमजोर चौथे क्षेत्र को सेंटफॉल बेल्ट में ले जाया। वह खुद अपनी 40 गुना पीक थर्ड दायरे की शक्ति के साथ गर्मी का सामना कर सकते थे और सभी प्रकार की अनियमित सौर गतिविधियों से बचने के लिए भविष्य में 10 सेकंड की भविष्यवाणी कर सकते थे। लेकिन उसका पीछा करने वाला चौथा क्षेत्र ऐसा नहीं कर सका। अंत में वह सैकड़ों हजारों मील आकार के दर्जनों सूर्यों के बीच फंस गया और राख में बदल गया। चौथे क्षेत्र के खिलाफ तीसरे क्षेत्र का जवाबी हमला पूरा हुआ, लेकिन यह अब बेकार है। 11वां भाई पहले से ही जो डोमेन का राजा स्तर का सर्वोच्च है और एक सच्चे राजा के लिए एकमात्र सेंटफॉल बेल्ट उनकी गतिविधियों में बाधा भी नहीं डाल सकता है। यहाँ तक कि कांटेदार शैतान सच्चा राजा भी एक ही है। टीस्क दिखावे का एक बड़ा मौका चूक गया। युनशॉ ने अपना सिर हिलाया लेकिन फिर उत्साहित हो गया क्योंकि 11th ब्रदर और भी बड़ा शो करने जा रहा था। 1000 गुना से अधिक की आपकी वर्तमान आधार युद्ध शक्ति के साथ एक हमले की विनाशकारी शक्ति 1000 से अधिक बार हमला करने वाले निचले मानव स्तर के छद्म राजा के बराबर है। हालांकि गति में वृद्धि उतनी रैखिक नहीं है। अब आपकी पूरी गति पर यह केवल लगभग 30,000 मील प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति का 20वां भाग। इस 30,000 मील का मतलब है कि 1 मिनट में यदि आप एक निश्चित दिशा में दौड़ते हैं तो आप 1,08,000 मील की दूरी तय कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रक्रिया के दौरान ओरिजिन बर्स्ट का उपयोग करते हैं तो आप 2 मिलियन मील से अधिक दौड़ सकते हैं। ये किस प्रकार की अवधारणा है? इसका मतलब है कि आप 2 मिलियन मील दूर खड़े हो सकते हैं, भविष्य के समय के 60 सेकंड में लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और उसे टैप से छू सकते हैं। फिर इस संपर्क का उपयोग करके एसेंस रिट्रीब्यूशन को सक्रिय करें, उसके 1% एसेंस को जबरन हटा दें और फिर अपने वास्तविक रूप में लौटाएं। अपने वास्तविक रूप में लौटने के बाद भी आप 2 मिलियन मील दूर होंगे, जबकि लक्ष्य बेवजह और बिना तैयारी के खुद को कमजोर महसूस करेगा। उसे न तो अंदाजा था कि क्या हुआ, नहीं वह सोच सकता था कि अपराधी ने सैकड़ों हजारों मील दूर से उस पर हमला किया था। इसके अलावा आपके द्वारा गणना की गई ये 2 मिलियन मील आधार रेखा है, क्योंकि सार प्रतिशोध के लिए केवल 2 पक्षों में से एक सार क्यूई या आत्मा के बीच संपर्क की आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर, ऊर्जा, सच्चा सार और मानसिक ऊर्जा। तो आप 8 मिलियन मील दूर से एक शैतान राजा को पूरी तरह से सचेत कर सकते हैं और फिर आप दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ सकते हैं। एक बार जब आप काफी करीब आ जाते हैं तो आप उस पर ट्रू एसेंस विस्फोट करते हैं और यह आप पर ब्लड क्यूई विस्फोट करता है। जिस क्षण ट्रू एसेंस और ब्लड क्यूई संपर्क बनाते हैं, ये दोनों पक्षों के क्यूई और एसेंस की टक्कर होती है। ब्लड क्यूई वास्तव में भौतिक शरीर का विस्तार है, इसलिए इसे एसेंस के रूप में गिना जाता है। फिर आप इसका उपयोग दिव्य क्षमता को नियोजित करने के लिए कर सकते हैं, इसके सार को छीनकर। यह आपकी बिल्कुल सुरक्षित और गुप्त शैतान राजा को मारने की चाल है। लाखों मील दूर से सार एक। इस पद्धति का उपयोग वर्तमान में अजूर डोमेन में याओ किंग्स और सी किंग्स के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। कारण, जैसा कि पहले बताया गया है, यह है कि ब्लैक ड्रैगन याओ किंग याओ रेस के गढ़ में सो रहा है और आप 1 मिनट के भीतर अंदर नहीं घुस सकते। जहां तक ये बात है कि सी किंग्स कहां हैं, आप उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते। तो अभी के लिए इसका उपयोग केवल डेविल किंग्स और ब्लैक टोटो किंग के खिलाफ किया जा सकता है जो स्वतंत्र बाहरी स्थिति में है। उनमें से आपको अभी भी ब्लैक टोटो किंग से सावधान रहने की जरूरत है। एक नव प्रचारित ह्यूमन किंग की मानसिक ऊर्जा का पता लगाने की सीमा 10 लाख मील तक पहुंच सकती है और हालांकि ब्लैक टोटो किंग की प्रणाली अलग है, ये केवल प्रारंभिक चरण 5वां क्षेत्र नहीं हो सकता है। भले ही ब्लैक टोटो ब्लडलाइन की मानसिक ऊर्जा अधिक न हो, यह अपने दायरे से कई मिलियन मील तक बढ़ सकती है। यदि वह अचानक खुद को कमजोर महसूस करता है और फिर गुस्से में अपनी मानसिक ऊर्जा फैलाता है, पास में एक मानव जाति सर्वोच्च की खोज करता है, तो आपका काम हो गया। लेकिन जब तक आप इसकी मानसिक ऊर्जा सीमा के भीतर नहीं है, समस्या बड़ी नहीं है। इतनी सारी दिशाओं के साथ ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं शैतान राजा को आपके अस्तित्व की खोज करने के लिए बिना दिशा बदले 3 या 4 स्वर्गीय बेल्टों से गुजरते हुए सीधे आपके स्थान की ओर भागना होगा। यदि आप जानबूझकर अपनी आभा को सील कर देते हैं तो उसे आपका पता लगाने के लिए हजारों मील के भीतर जाना होगा। सेंटफॉल बेल्ट में जमीन से 10 लाख मील ऊपर, यहां तक कि एक उच्च मानव स्तर का छद्म राजा भी रुकने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि उन्हें यहां अचानक विस्थापन या 100,000 मील वर्ग के सूरज की टक्कर का सामना करना पड़ा तो वे अपना आधा जीवन मौके पर ही खो सकते थे। इसलिए ये भी एक बहुत ही सुरक्षित और छुपी हुई स्वर्गीय बेल्ट है। नीचे के मजबूत कल्टीवेटर और उपकरण इस जगह की निगरानी नहीं कर सकते। याओ रेस एक अपवाद है। युनशॉ ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि यांगबर कबीला इतना शक्तिशाली है। इससे पता चलता है कि उनके सिर के ऊपर प्राकृतिक खेती की जमीन है।
यांगबर्ग की रक्तरेखा का स्रोत गोल्डन क्रो है। गोल्डन क्रो सूर्य का अवतार है। इसके विपरीत सूर्य गोल्डन क्रो का अवतार है। इस तरह से देखने पर गोल्डन क्रो वास्तव में अद्वितीय रूप से धन्य है। इसी तरह बर्फ, हवा और गड़गड़ाहट के 3 तत्व भी धन्य हैं, जो ठंडी क्यूई, तूफान बल वाली हवाओं और थंडर सी बैट के अनुरूप हैं। 345 वान जियालिंग। अगर मैं याओ रेस में घुसपैठ कर रहा हूं तो ऊपर से जाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे एक सुरंग खोदनी होगी, लेकिन फिर भी मुझे पेंगोलिन और अर्थ ड्रैगन से सावधान रहना होगा। ऐसा लगता है कि दानव भूमि में घुसपैठ करना काफी कठिन है। ये घुसपैठ 1 सेकंड में 1000 मील की दूरी तय करने को संदर्भित करती है। ये यात्रा दानव भूमि में गहराई तक जाने के लिए है, जहां शैतान राजा स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। सुरक्षा के लिए आप अभी भी प्रति सेकंड दर्जनों बार अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, सभी दिशाओं की जांच करते हैं, ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं। प्रत्येक जांच में सबसे पहले हेवन बेल्ट से नीचे उतरकर यह देखना शामिल है कि आप दानव भूमि के किस क्षेत्र में हैं। शेष दर्जनों जांचों में अपनी आवाज और पागलों की दहाड़ के लिए अपने सच्चे सार का उपयोग करते हुए सभी दिशाओं में भागना शामिल है। ये जांचना कि क्या कोई छद्म राजा या यहां तक कि शैतान राजा पास के रेडियंट सन बेल्ट या नीचे थंडर सी बेल्ट में छिपे हुए हैं। शैतान राजा इतने निष्क्रिय नहीं है, लेकिन खेत जताने से सुरक्षित रहना बेहतर है। इन जांचों के दौरान आप धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर छद्म राजाओं को सचेत करते हैं और बार बार अपनी वर्तमान स्थिति की पुष्टि करते हैं। मानव जाति के आंतरिक भाग से शुरू करके केवल 2 घंटों में आपने तीसरे मानव दानव युद्ध क्षेत्र को पार किया और दानव भूमि में 40 मिलियन मील से अधिक की दूरी तय की। व्हाइट गोस्ट सिटी, स्नैक बोन सिटी, असंख्य कवच क्षेत्र, यहाँ तक कि स्थानों के नाम भी बहुत भयावह हैं। आप 6 लाख मील के व्यास वाले सूर्य में सिकुड़ जाते हैं। आपका सच्चा सार आपके पूरे शरीर को ढक लेता है। अब आप अपने उपभोग किए गए ट्रू एसेंस को फिर से भरने के लिए अपने स्थानिक रिंग से एक ग्रैंड ओरिजिन क्रिस्टल कोड निकाल रहे हैं। और आपको पता चलता है कि ये सूरज छुपने की बेहतरीन जगह भी हैं। इन मायावी सूर्यों में मानसिक ऊर्जा का दमन 5 गुना अधिक होता है। 3 लाख मील की त्रिज्या वाले इस सूर्य के केंद्र में छिपना आपकी मानसिक ऊर्जा का पता लगाने की सीमा को 1 लाख 5 लाख मील तक बढ़ाने के बराबर है। आप अपनी स्थिति की पुष्टि करते हुए अपना सच्चा सार पुनः प्राप्त करते हैं। आप वर्तमान में असंख्य कवच क्षेत्र से ऊपर हैं। असंख्य कवच क्षेत्र तीसरे दायरे के असंख्य गुणवत्ता वाले कवच दानव का डोमेन है और कवच दानवों के लिए एक सभा स्थल है। सूर्य के मूल में अपने सच्चे सार को पुनः प्राप्त करते समय आप समय गुजारने के लिए भविष्य के अपने सपने में जमीन पर उतरना नहीं भूलते। असंख्य कवच क्षेत्र की स्थापत्य शैली काफी विचित्र और अमूर्त है, क्योंकि आपको चलते रहने की आवश्यकता है। हर बार जब आप जमीन पर पहुंचते हैं तो आपके पास अन्वेषण का केवल 20 सेकंड का समय होता है। असंख्य कवच क्षेत्र की संपूर्ण प्रभाव सीमा लगभग 70 से 80,000 मील है। आपके लिए इस जगह को उलट पुलट करने के लिए हजारों 20 सेकंड के अंतराल पर्याप्त हैं। आप इस कवच दानव जनजाति की पारिस्थितिकी का निरीक्षण करते हैं। कुछ कवच दानव युवाओं को हड्डियों और मांस को कुतरते हुए देखते हैं और उन्हें वास्तुशिल्प सजावट के रूप में अपनी तरह की कवच प्लेटों का उपयोग करते हुए देखते हैं। इतना अपमानजनक व्यवहार। आप केवल पोटाला पैलेस के बारे में जानते हैं, जहां कुछ कृतियों ने मनुष्यों को सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा याओ जाति भी शायद ही कभी अपनी तरह के शरीर के ऊतकों को सजावट के रूप में उपयोग करती है। यूनशॉ, शायद वे सभी प्राइमर्डियल याओ बॉडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। दानव जाति की पारिस्थितिकी बहुत अजीब है। उनके पास मांस और रक्त खाकर तेजी से बढ़ने की क्षमता है, जिसका अर्थ है कि उनकी अपनी तरह की लाशें उनके लिए शीर्ष स्तरीय मार्शल दाओगुप्त दवाओं के बराबर हैं। इस प्रकार कुछ दानव जाति जनजातियों में मृत राक्षसों की लाशों को सार्वजनिक संसाधनों के रूप में एकत्र किया जाता है और बेच दिया जाता है। परिवार के सदस्य उन्हें आधी कीमत पर खरीदने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त आर्मर डेमन रेस की कवच प्लेटों में वास्तव में समृद्ध पोषक तत्व होते हैं। यदि एक शक्तिशाली इनेट ग्रेड आर्मर दानव योद्धा की शेड कवच प्लेटों को उसकी मृत्यु के बाद पाउडर में बदल दिया जाता है, तो वे 2-3 साल के विकास और प्रशिक्षण के लिए फर्स्ट रियलम शुद्ध रक्त कवच दानव युवाओं के लिए एक उच्च श्रेणी की गुप्त दवा के रूप में काम कर सकते हैं। दूसरे दायरे के नीचे कवच प्लेटों को समान रूप से संसाधित किया जाता है। क्यूई और रक्त घटकों को निकालने के लिए एक विशेष तरल में भिगोया जाता है। अंततः सजावट के लिए एक गुप्त तरल पदार्थ और कवच प्लेटों के ढेर को पीछे छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से न केवल नवजात राक्षसों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध होता है, बल्कि कुछ हताश व्यक्तियों को सड़क के किनारे बिछाए गए कवच प्लेट फर्श को कुतरने से भी रोका जा सकता है। उपरोक्त सभी स्व उत्पादन और स्व उपभोग है। डेमन रेस का प्राथमिक भोजन स्रोत एक प्रकार का जैव इंजीनियर मीट गैनोडर्मा है, जो मांस का एक जीवित द्रव्यमान है जो पृथ्वी से पोषक तत्वों को अवशोषित करके बढ़ सकता है। इस मांस गैनोडर्मा में कोई हड्डियां नहीं होती हैं और यह पीले वसायुक्त मांस के ढेर जैसा दिखता है। जब समय समय पर इसमें से मांस काटा जाता है तो कोई मांस के द्रव्यमान को कांपता हुआ महसूस कर सकता है। जब मांस का एक टुकड़ा गिरता है तो इसके अंदर खूनी मांसपेशियों की परतें और तंत्रिका फाइबर दिखाई देते हैं। दानव जाति ने इस मांस गैनोडर्मा पर कोई दर्द मुक्त संशोधन नहीं किया। इस खेती वाले पौधे के अलावा शिकार के स्रोत दानव भूमि के जंगल में राक्षसी जीव हैं। हालांकि इन प्राणियों को दानवों में परिवर्तित करने के लिए दानव नहीं बनाया गया है। उनका दानवीकरण पूरी तरह से उनकी भावनाओं को नष्ट करने और उन्हें जानवरों में तब्दील करने के लिए है। उनमें मानव जाति, याओ जाति आदि शामिल हैं। वे राक्षसी विशेषताओं को धारण करते हैं, जिससे उनके लिए बुद्धि विकसित करना या अपनी रक्त रेखा को शुद्ध करना मूल रूप से असंभव हो जाता है और अंततः शुद्ध रक्त राक्षसों में बदल जाता है। उनके अधिकांश अस्तित्व का उद्देश्य दानव भूमि के भीतर निम्न क्षेत्र के राक्षसों के युद्ध कौशल को निखारना है, जिससे उनकी अपनी तरह की लड़ाई से परे नए युद्ध चैनल खुल सकें। दानव जाति का परिवर्तन मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में आता है, एक जो भावनाओं को संरक्षित करता है और एक जो उन्हें पूरी तरह से लड़ाकू कठपुतलियों में बदल देता है। आप रेडियंट सन बेल्ट में खड़े हैं, आपके दिमाग में छवियों की एक श्रृंखला चमक रही है, वह सब कुछ जो आपने अनगिनत भविष्य के अन्वेषणों में देखा है। पहले प्रकार के परिवर्तन की कीमत अधिक होती है, जबकि बाद वाले की कीमत कम होती है। मैंने मानव दानव युद्ध क्षेत्र में कई राक्षसी कठपुतलियां नहीं देखी हैं, क्योंकि राक्षसीकरण के बाद एक मानव जाति के मार्शल कलाकार का सच्चा सार आधा फेंक का अर्थ है बर्बाद हो जाता है, और मानव जाति की शारीरिक युद्ध शक्ति के साथ उन्हें कठपुतली बनाना वास्तव में नुकसान होगा। मैंने सुना है कि याओ रेस के पक्ष में कई लोग हैं, क्योंकि उनके याओ एसेंस के बिना भी उनके पास अभी भी शक्तिशाली याओ निकाय हैं, जो अक्सर दर्जनों मीटर लंबे होते हैं। याओ एसेंस खोने के बाद उनकी युद्ध शक्ति आधे से भी कम हो जाएगी, जबकि मानव जाति की 10 गुना से भी अधिक की कमी हो जाएगी। एक क्षण बाद आपका सच्चा सार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप नीचे असंख्य कवच क्षेत्र को देखते हुए खड़े हो जाते हैं। कुछ भविष्य में आप असंख्य कवच क्षेत्र के तीसरे दायरे के कवच दानव को मारते हैं और आप इस दानव भूमि के भीतर गहरे खेती वाले मांस मानवों की खोज करते हैं। उनमें से कुछ होश में भी रहते हैं, आपकी ओर देखते हैं और अपने हाथ बढ़ाते हैं। एक दिन बाद आप असंख्य कवच क्षेत्र में लौट आए। ये नष्ट हो गया है, एक उजाड़ खंडहर। आपके द्वारा असंख्य कवच राक्षसों की लाशें चकनाचूर हो गईं। अब कुछ गुजरते हुए राक्षस खंडहरों में इकट्ठे हो गए हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया इस बड़ी जघन्य घटना की रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि जल्दबाजी करना और दावत करना है। अपनी तरह का स्वादिष्ट। आप भावशून्य चेहरे के साथ कुछ क्षण देखते हैं, फिर चले जाने का निर्णय लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप बाद में दानव भूमि में गहराई से उतरते हैं, तब भी जब आप रुकते हैं और आराम करते हैं, तो आप अपने परिवेश का व्यापक रूप से अन्वेषण नहीं कर पाते हैं।
अधिक से अधिक आप सुरक्षा के लिए केवल शक्तिशाली राक्षसों की ही जांच करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप ज्यादा नहीं देखना चाहते, एक बार देखने के बाद इसका मतलब है कि आपको उन्हें बदलने के लिए कार्य करना होगा। इसलिए आप बस देखना बंद कर दें, सीधे अपनी आंखें बंद कर लें। यहाँ हम पहले से आसानी से नजरअंदाज की गई सेटिंग को दोहराते हैं। सार पुरस्कार और दंड दिव्य क्षमता का उपयोग वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता है और हर बार यह किसी व्यक्ति के सार को केवल 1% तक बढ़ा या घटा सकता है और उपयोग संचयी नहीं होते हैं। यहाँ 11 ने हमेशा इसका उपयोग किए बिना एक अवसर बचाया है और केवल सरलता की ओर लौटें पर भरोसा करके वह इसे सप्ताह में एक बार उपयोग कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम बनना, चाहे उसकी प्रतिष्ठा कितने खरबों मील की दूरी तय करती हो, ब्रेकथ्रू के बाद केवल संत शरीर की ताकत और दिव्य क्षमता को प्रभावित करता है। यह अध्याय 275 में भी लिखा गया था। सभी नए पदोन्नत सुप्रीमों की मूल मानसिक ऊर्जा सीमा केवल 10,000 मील है और यह संत शरीर के साथ उच्चतर हो जाती है। 346 पंच दानव राजा -1। आप दानव जाति की भूमि के ऊपर आकाश में यात्रा करते हैं, ये जानते हुए कि नीचे दिए गए लोगों को पूरी तरह से बचाया नहीं जा सकता है। कुछ चीजों को स्रोत का समाधान किए बिना खत्म नहीं किया जा सकता है और सबसे पहले जिस चीज से निपटने की जरूरत है वह फेदर डेविल किंग है, जो 5000 साल से अधिक पुराना है। ये साल भर रहता है। आपने खुफिया नेटवर्क की जानकारी पर ध्यान दिया और सीधे रिफ्ट बोन क्लिफ की ओर चले गए, जो 480 मिलियन ली दूर था। उड़ना और रुकना, आपकी अधिकतम गति 30,000 ली प्रति सेकंड थी, लेकिन उस चरम स्थिति को लगातार बनाए रखना असंभव था। धीरे धीरे रिफ्ट बोन क्लिफ तक पहुंचने में लगभग पूरा दिन लग गया। फिर आपने भूतिया हरा छोटा पक्षी मानव देखा, जो हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा था। इसकी केवल 1 मीटर की ऊंचाई ने इसके शरीर को कुछ साल के बच्चे से भी छोटा बना दिया। फेदर डेविल किंग बहुत आरामदायक जीवन जीता था। यह आजूर डोमेन में पहले से ही उच्चतम क्षेत्र था। इसके दायरे के लोग या तो सहयोगी थे, एकांतवासी कछुए थे, या 3 एकांतवासी मनुष्य और एकांतवासी ड्रैगन थे जो लगातार नींद में थे। इसे अब जीवन घातक खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इस विशाल दानव जाति भूमि में ये पूर्ण प्रभुत्व करता था, जब तक उसके सिर के ऊपर से एक लंबी चीख नहीं निकली, शैतान राजा, मैं अभी तुमसे मौत तक लड़ूंगा। यह मूर्खतापूर्ण मानव जाति कहां से आए? फेदर डेविल किंग ने अपनी पसलियों को खुजाया, जिससे सुखद खनकने की ध्वनि निकली। उसने अपना पक्षी जैसा सिर उठाया और उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें आकाश की ओर देखने लगी। एक मानव जाति का सर्वोच्च व्यक्ति जो स्काई बैल से छिपकर अंदर आया। दिलचस्प। फेदर डेविल किंग ने तुरंत अपने पंख फैलाए और वातावरण को चीर दिया। हल्के सफेद क्यूई की धारियां बह निकली। ये वह हवा थी जिसे उसने अपने तेजी से फड़फड़ाते पंखों से संपीड़ित किया, अंततः एक आकृति बनाई जो कृपाण क्यूई और तलवार क्यूई की तरह उड़ गई। लगभग तुरंत अनगिनत महीन सफेद क्यूई धाराएं उसके शरीर के चारों ओर 2 दिशाओं में घनी रूप से ओवरलैप करते हुए व्यवहारिक रूप से 2 पतली, लंबी, लहराती सफेद पट्टियां बनाती हुई निकली। जैसे जैसे वे दूर जाते गए, 2 सफेद बैंड लगातार विस्तारित होते गए, अंततः 2 पंखे के आकार के लेजर स्वीपिंग जोन बन गए, जिन्होंने जमीन पर खांचे बना दिए। कुछ बिखरी हुई सफेद हड्डियां और लाशें भी बिखर गईं, जिससे हजारों ली पर धूल के 2 गुबार उड़ गए। और फेदर डेविल किंग ने पहले ही 1 सेकंड में 0 से 50,000 ली तक की छलांग पूरी कर ली थी। इसकी वर्तमान गति पहले ही आपकी अधिकतम गति को पार कर चुकी है और यह अभी भी तेज हो रही थी। इस प्रकार की गति स्वर्ग ग्रेड के सर्वोच्च करीब पहले से ही मेरी जाति के ऊपरी स्वर्ग ग्रेड की ताकत को पार कर जाती है। फेदर डेविल किंग ने दिलचस्पी से कहा, मानव जाति क्षेत्र में और यहां तक कि पवित्र युद्ध के दौरान भी मानव जाति के एक महान खिलाड़ी, तुम्हें मारना मेरे लिए असुविधाजनक था, लेकिन अब तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आए हो। एक स्वर्ग स्तरीय सर्वोच्च व्यंजन इस राजा ने पहले कभी नहीं चखा है। कुछ ही सेकंड में ये कोल्ड क्यूई बैल को पार कर गया, गेलविंड बैल को तोड़ दिया, थंडर सी बैल को तोड़ दिया और सनकास्टिंग बैल तक पहुंच गया। छोटे राक्षसी शरीर ने उग्र सूर्य के शून्य क्षेत्र सागर में एक चाप खींचा और उसके महत्वपूर्ण क्यूई की शक्ति उसके पंखों से निकली, जिसने कई हजार ली के व्यास वाले शून्य क्षेत्र सूर्य को आधा काट दिया। और सनकास्टिंग बैल में आपका असली सार हमला भी इसके ठीक सामने दिखाई दिया। फेदर डेविल किंग चकमा नहीं दिया। इसकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम थी, लेकिन जैसे ही इसकी महत्वपूर्ण क्यूई बाहर की ओर बढ़ी, इसने एक एक करके आसपास के शून्य क्षेत्र के सूर्य को निगल लिया। वे सूर्य, जिनका सीधे तौर पर सामना करना नए पदोन्नत छद्म राजाओं के लिए भी मुश्किल था, महत्वपूर्ण क्यूई के समुद्र में समा गए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे बुझने वाले थे, यहाँ तक कि उनकी बाहर की ओर निकलने वाली 100 लपटें भी पीछे हट रही थी। उनका रंग मंद और गहरा दिखाई दे रहा था। इतनी विशाल महत्वपूर्ण क्यूई के सामने आपका हमला इसके मुख्य भाग के 1 अंश के करीब भी नहीं पहुंच सका। यह 1 लाख ली दूर से महत्वपूर्ण क्यूई द्वारा उलझा हुआ और अवरुद्ध था। इतना ही काफी था। पिता यू की सजा, आपने अपने स्वयं के सार के 1% की कीमत चुकाई और साथ ही फेदर डेविल किंग के सार का 1% काट दिया। फेदर डेविल किंग ने महसूस किया कि उसका भौतिक शरीर, महत्वपूर्ण क्यूई और आत्मा तीनों नष्ट हो गए हैं। और इन सभी विशेषताओं के अलावा यह स्पष्ट रूप से और भी अधिक खोता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि समय समाप्त हो गया था और यह भ्रामक भविष्य अनंत अंतरिक्ष समय में नष्ट हो जाएगा। केवल इसके घटे हुए सार को वास्तविकता में वापस लाया जाएगा। सत्य की ओर लौटें। रिफ्ट बोन क्लिफ के शिखर पर फेदर डेविल किंग स्तब्ध रह गया। इसकी महत्वपूर्ण क्यूई, मानो किसी भूतिया दैवीय हस्तक्षेप से इसकी जानकारी के बिना 1 लाख ली से अधिक के लिए बाहर की ओर विकिरणित हो गई। न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र को घेर लिया, बल्कि सूक्ष्म रूप से आकाश में थंडर सी बेल्ट और भूमिगत लावा फ्लो बेल्ट तक पहुंच गई। क्या हुआ? पंच शैतान राजा भयभीत था। इसकी महत्वपूर्ण क्यूई बेवजह लीक हो गई, जैसे कि इसने अभी किसी प्राणी से लड़ाई की हो। इसने तुरंत अपनी महत्वपूर्ण क्यूई को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण क्यूई द्वारा आकाश को चीर दिया गया था, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई दिया जहां से गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से नीचे गिर रही थी और मिट्टी और चट्टान उलट गई थी, जिसके नीचे लाल सुनहरा मैग्मा बह रहा था। अपनी सारी महत्वपूर्ण क्यूई के शरीर में वापस आने के बाद फेदर डेविल किंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्यूई हानि अपेक्षाकृत कम थी और उसके शरीर पर कोई अजीब चोटें नहीं थी। आकाश और पृथ्वी में खुले 2 बड़े छिद्रों के अलावा ये कुछ भी नहीं लग रहा था। अगले ही पल उसकी तेज चीख फूट पड़ी, जिससे हवा 10,000 ली तक पीछे चली गई। पृथ्वी की तरंगों के साथ धरती का मंथन हुआ, जो परत दर परत बाहर की ओर फैल रही थी, यहाँ तक कि कुछ दानव जाति के हजारों ली के सदस्यों को भी हिलाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। वह भयभीत था, वह क्रोधित था, वह डरा हुआ था। इसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा खो दिया था। यह महत्वपूर्ण क्यूई थकावट के कारण दायरे में गिरावट नहीं थी, बल्कि इसकी ऊपरी सीमा में थोड़ी कमी थी। कुछ गलत हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा। जबकि फेदर डेविल किंग चौंका हुआ था और असमंजस में था। आप सन कास्टिंग बैग में थे, जमीन से 5 मिलियन ली ऊपर कसकर लिपटे हुए थे और 800,000 ली के व्यास वाले सूर्य के अंदर छिपे हुए थे। यहाँ तक कि 2 मिलियन ली से कम की मानसिक ऊर्जा का पता लगाने की सीमा वाले लोग, भले ही वे इस सूर्य की बाहरी परत को पार कर जाएं, आपको अंदर छिपे हुए नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से व्यावहारिक अनुप्रयोग हमेशा सैद्धांतिक न्यूनतम से असीम रूप से सुरक्षित होता है। हालांकि मैं 60 सेकंड के विस्फोटक प्रयास में केवल 2 मिलियन ली से अधिक उड़ सकता हूं, वास्तविक सार ध्वनि संचरण की गति और मौलिक शक्ति लॉन्च करने की गति उससे कहीं अधिक है।
5 मिलियन ली दूर से मैंने ध्वनि को एक ही धारा में संघनित किया, एक एक करके शून्य क्षेत्र के सूर्य से बचा, थंडर सी बैट और गेल विंड बैट के माध्यम से छेद किया ताकि फेदर डेविल किंग इसे सुन सके और सक्रिय रूप से भाग सके। फिर मुझे बस एक और सच्चा सार हमला शुरू करने और इसकी विकिरणकारी महत्वपूर्ण क्यूई शक्ति पर प्रहार करने की जरूरत थी। अफसोस की बात है, यदि यह पूरी तरह से आपकी आवाज सुन रहा था तो इसे संपर्क सीमा के भीतर नहीं गिना जाएगा और आपकी आवाज को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार वास्तविक सार अधिक से अधिक शब्दों को कोल्ड क्यूई बैग में प्रसारित कर सकता है। आप संपर्क समय और सुरक्षित दूरी को चरम सीमा तक पहुंचाते हुए 1 लाख से अधिक भविष्य के अन्वेषणों से गुजरे। सतह पर फेदर डेविल किंग पर आपके द्वारा शुरू किया गया दूसरा सच्चा सार हमला कुछ सेकंड पहले ही दागा जा सकता था, लेकिन इसमें आपको और डेविल किंग को अलग करने वाले सैकड़ों हजारों ली में घने लहराते हुए शून्य दायरे के सूर्य को ध्यान में रखना था। अब जब यह अंततः सफल हो गया, हालांकि आपका मुख्य शरीर इस सूर्य के भीतर छिपा हुआ था, आप भविष्य की भविष्यवाणी का उपयोग करके नीचे भाग रहे थे और हर पल वर्तमान स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। 347 पंख दानव राजा -1 दूरी से सीमित। आप अधिकतम गति से शैतान राजा से 3 मिलियन ली दूर एक स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अभी भी उसकी लगभग हताश चीख को स्पष्ट रूप से सुना है। अगला, मैं यहां रहूंगा और रिटर्निंग टू ट्रुथ की सीडी समाप्त होने तक 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करूंगा। शैतान राजा द्वारा खोजे जाने के संबंध में वह संभावना व्यवहारिक रूप से शून्य है। शैतान राजा, आपके कहने का मतलब है मेरे सिर के ऊपर यांग बैग में एक रहस्यमय इकाई छिपी हुई है और वह लगातार 7 दिनों तक नहीं हिलेगी और यह वह था जिसने मुझे कुछ अजीब तरीकों से अनायास ही कमजोर कर दिया था। शैतान राजा, तो मुझे अचानक प्रेरणा की एक झलक मिली, मैंने यह अनुमान लगाया और कई हजार से लेकर 10 लाख ली दूर तक के इतने सारे सूर्यों की खोज करने की जरूरत थी, हर एक के अंदर अच्छी तरह से खोज करना, बिना हार माने जमीन से 5 मिलियन ली की खोज करना जारी रखना, इस विश्वास को तब तक दृढ़ता से बनाए रखना जब तक कि मुझे लक्ष्य नहीं मिल गया। शैतान राजा, और मैं ये भी निश्चिंत हो सकता हूं कि बिना किसी को बताए मेरी 1% शक्ति को नष्ट करने में सक्षम इकाई को मेरे मिलने के बाद हराया जा सकता है। ये थोड़ा ज्यादा हास्यास्पद है, लेकिन बिल्कुल यही सच है। अगले 7 दिनों में आप सावधानी से नीचे उतरे, हर कदम पर 10 बार जांच करते हुए, जब तक कि आप जमीन से 2 मिलियन ली तक नहीं पहुंच गए। आपने देखा कि शैतान राजा अभी भी स्प्लिट बोन क्लिफ पर था, केवल अब उसने विभिन्न दानव जाति के सदस्यों द्वारा पेश किए गए रक्त भोजन की बड़ी मात्रा को उग्र रूप से खाना शुरू कर दिया। दानव जाति खाने के लिए पूरी तरह से अपने मुंह पर निर्भर नहीं है। तीसरे क्षेत्र और उससे नीचे के लोगों को अभी भी शारीरिक संपर्क की आवश्यकता है, लेकिन चौथे क्षेत्र के झूठे राजाओं के बाद से क्यूई और रक्त को बाहरी रूप से छोड़ने की उनकी क्षमता के साथ वे तुरंत अनगिनत मांस और रक्त निगल सकते हैं। उसकी क्यूई और रक्त से ढकी पूरी श्रृंखला उसका मुंह है। शैतान राजा इस समय अत्यंत अत्याचारी व्यवहार कर रहा था। वह कई दिनों से अपनी शक्ति की गिरावट का कारण ढूंढने में असमर्थ था, इसलिए उसने यह मानते हुए हार मान ली कि यह सब अस्थायी था। जब तक वह लगातार रक्त भोजन का सेवन करता रहा, सब कुछ ठीक हो सकता था। फिर उसने अपने सिर के ऊपर से मानव जाति की आम भाषा में एक सच्चे सार का प्रसारण सुना। छोटे पक्षी दानव, जानना चाहते हैं कि 7 दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर यहाँ आओ और इस मानव जाति के स्वामी को तुम्हें सब कुछ बताने दो। दूसरे और तीसरे क्षेत्र के दानव जाति के सदस्य पूरी गति से रक्त भोजन का परिवहन कर रहे थे, जिसमें मानव जाति, याव जाति, समुद्री जाति और भौतिक शरीर के साथ अन्य सामग्री शामिल थी। परिवहन की सुविधा के लिए जिनके पास क्यूई और रक्त को बाहरी रूप से छोड़ने की शक्ति नहीं है, उन्होंने बस इस सभी रक्त भोजन को बड़े मांस के गोले में गूंथ लिया, फिर रिसाव को रोकने के लिए उन्हें मोटे चमड़े के थैलों में लपेट दिया। आसमान में ऊपर से नीचे देखने पर स्प्लिट बोन क्लिफ की ओर बढ़ते हुए कपड़े से ढके हुए कई विशाल गोले दिखाई दे रहे थे। वैसे भी शैतान राजा अब जो चाहता था वह उसे भरने के लिए बड़ी मात्रा में था, चाहे वह जीवित हो या भोजन का स्वरूप उत्तम हो। इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता जब तक कि यह वितरित किया गया हो। दूसरे और तीसरे दायरे के दानव रेस के सदस्यों के अलावा कई चौथे दायरे के झूठे राजा भी सामान को आगे पीछे ले जा रहे थे। एक झूठे राजा की क्यूई और रक्त, जिसका उपयोग केवल चलती वस्तुओं के लिए किया जाता है, आसानी से खरबों टन को संभाल सकता है। वे पिछले कुछ दिनों से इधर उधर भाग रहे थे, अपने अनगिनत प्रजनन स्थलों को खाली कर रहे थे, फिर कांपते हुए शैतान राजा के 1 लाख ली के भीतर खून का भोजन रख रहे थे। प्रत्येक शैतान राजा ने अपने युग में सैकड़ों झूठे राजाओं का वध करके दानव भूमि को खून से सराबोर कर दिया था। हालांकि राजा बनने के बाद उसने कुछ हद तक लगाम लगा ली थी, लेकिन शैतान राजा पिछले कुछ दिनों से स्पष्ट रूप से बुरे मूड में था। वे उसका क्रोध भड़काना नहीं चाहते थे। हालांकि जैसे ही एक निश्चित 10,000 द्रव्यमान दानव जाति के सदस्य ने अपने बैग से कई 100 मीटर व्यास वाला एक बड़ा मीट बॉल छोड़ा, जिससे हर जगह खून बहने लगा, उसने अचानक खुद को क्यूई और रक्त के विशाल महासागर में पाया। शैतान राजा की क्यूई और रक्त एक बार फिर अचानक बाहर की ओर फैल गया, जिससे हजारों ली का दायरा कवर हो गया। दानव जाति के सदस्यों का एक बड़ा समूह इसके भीतर घिरा हुआ था और साथ ही ये क्यूई और रक्त बढ़ गया और मंथन हुआ, जैसे गति में एक विशाल जानवर की हर मांसपेशी का हिंसक खिंचाव और खुलासा। इसलिए इस सीमा के भीतर तीसरे क्षेत्र के नीचे के दानव जाति के सदस्य तुरंत अलग हो गए और तीसरे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में रहने वाले लोगों ने भी अस्थायी रूप से अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, असहाय रूप से लहरों में समुद्र में खोए हुए किसी व्यक्ति की तरह लड़खड़ा रहे थे। शैतान राजा स्तब्ध रह गया और फिर उसके हृदय में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ। फिर हुआ। उन्होंने क्यूई और रक्त के बेवजह निकले बड़े हिस्से को वापस लेने की भी जहमत नहीं उठाई। अब उसके हृदय में कोई क्रोध नहीं, केवल शुद्ध भय रह गया था। क्यों? उसने आकाश में गोली मार दी। युनशॉ, पवित्र बकवास। और फिर दानव भूमि की पश्चिमी सीमा की ओर उड़ान भरी। ओह, मैंने सोचा कि वह अपना सिर साफ करने के लिए कुछ भ्रामक सूर्यों को काट देगा। हालांकि शैतान राजा को मूल रूप से विशाल सनसी बैट से 11वें भाई को खोजने की कोई उम्मीद नहीं है, ये वास्तव में रोमांचकारी था। शैतान राजा बहुत ऊपर नहीं चढ़ा, केवल लगभग 20,000 ली। आकाश में उनकी अति उच्च गति वाली उड़ान से उत्पन्न तूफान ने सबसे अधिक केवल गेल विंड बैट को परेशान किया। यदि आप उस समय थंडर सी बैट में होते तो आपने शैतान राजा के जाने के कारण होने वाले हंगामे को सुना होता, लेकिन आप जमीन से 4,700,000 ली की दूरी पर थे, फिर भी एक बड़े सूरज में बसे हुए थे। तो आप उसके जाने से बिल्कुल अनजान थे। शैतान राजा के जाने के 1 दिन से अधिक समय बाद तक ऐसा नहीं हुआ था कि आपको नीचे की ओर अन्वेषण के दौरान कुछ गड़बड़ महसूस हुई हो। अरे, मेरा शैतान राजा कहाँ है? मेरा छोटा सा शैतान राजा कहाँ है? बिल्कुल नहीं। वह केवल 2% से डर गया। वह बहुत डरपोक है ना? 3 दिन बाद, बहुत पूछताछ के बाद, दानव जाति से जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको पता चला कि शैतान राजा दानव भूमि में दूसरी दिशा में 12 स्तरित रक्तपूल में चला गया था, जहां सैवेज शैतान राजा रहता था। डेमन लैंड में समाचार प्रसारित करने के लिए बहुत कम चैनल हैं, जो मानव जाति की तुलना में बहुत कम सुविधाजनक हैं। सभी मानव जाति शहर गोल्डन स्पिरिट कंप्यूटर से लैस हैं, जो प्राइमरियल एनर्जी नेटवर्क से जुड़े हैं। और डेमन रेस की संचार विधियां सी रेस के मैजिक शंख से भी कम सुविधाजनक हैं। अधिकांश तृतीय क्षेत्र के महान दानव 2G नेटवर्क चरण में हैं। तो जब आप 7th ब्लड पूल पर पहुंचे तो आपको पता चला कि शैतान राजा और जंगली शैतान राजा के बीच विवाद होने और नाखुशी से अलग होने के बाद उसने कहीं और जाने का फैसला किया।
अधिक कुशल होने और जानकारी के लिए पूछताछ करने के लिए अधिक समय पाने के लिए आपने जमीन से अपनी ऊंचाई घटाकर 5 लाख ली कर दी। यहाँ तक कि रास्ते में 2 झूठे राजाओं से भी पूछताछ की, तभी पता चला कि शैतान राजा का अगला गंतव्य हेवनली डेमन हॉल था। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी। वह चाहता था कि सैविज डेविल किंग उसके सार -1 का कारण खोजने में उसकी मदद करे, लेकिन सैविज डेविल किंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, इसलिए उसे समझौता करना पड़ा और सबसे कमजोर थॉर्न डेविल किंग से मदद लेनी पड़ी। आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रिटर्निंग टू ट्रुथ ठीक होने में अभी भी आधा दिन बाकी था। आप स्वर्गीय दानव हॉल के ऊपर पहुंचे और बार-बार प्रयोगों के माध्यम से पुष्टि की कि शैतान राजा और थॉर्न शैतान राजा दोनों अब आपके नीचे 4,500,000 ली दानव शहर में थे। बस सोच रहा हूं कि इस शहर के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। आपको सीधे तौर पर देखना थोड़ा कठिन लगा। रिटर्निंग टू ट्रुथ की साप्ताहिक पुनर्प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय आप अपने दिमाग को भटकने देते हैं। इस बिंदु पर मुझे आश्चर्य है कि क्या थॉर्न डेविल किंग के अधिपति दानव अंडे को अभी तक कोई खरीदार मिला है। ... कल श्वसन संक्रमण, सिरदर्द और गले में खराश, दोपहर में ही मेरा तापमान लिया और पाया कि मुझे 39 डिग्री बुखार था, इसलिए मैं केवल इतना अपडेट कर रहा हूं। मैं आज दोपहर एक और अध्याय निचोड़ने की कोशिश करूंगा। 348 सृष्टिकर्ता का अस्तित्व है। हालांकि भले ही शैतान राजा को कोई लक्ष्य मिल जाए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जिन परिचितों को आप जानते हैं उनमें से जो उच्च सार वाले हैं या परिवर्तन के लिए चुने जाने के योग्य हैं, वे सभी अधिपति बन गए हैं और अब अधिपति शैतान अंडे की प्रयोज्यता के दायरे में नहीं है। हाल के वर्षों में युवान एनर्जी नेटवर्क पर डायमंड रेस द्वारा किसी भी उत्कृष्ट प्रतिभा का अपहरण नहीं किया गया है। कम से कम ऐसा कोई नहीं जिसने महत्वपूर्ण हलचल पैदा की हो। तो आपको लगता है कि इसकी बहुत अधिक संभावना है कि शैतान राजा को अभी तक कोई लक्ष्य नहीं मिला है। दूसरे क्षेत्र में अधिकांश शारीरिक शक्तियां अधिक नहीं हैं। 4 एस्पेक्ट कॉम्बैट बॉडी की तुलना करने वाले 10,000 में से एक होते हैं और उन्हें मानसिक और शारीरिक पहलुओं में मजबूत होना चाहिए। दानव जाति युवान पावर में मजबूत लोगों को नहीं चाहती है। अनेक स्थितियों से फिल्टर होने के बाद विशाल युद्ध क्षेत्र में संभवतः ऐसे कुछ ही व्यक्ति हैं। उनमें से भौतिक शरीर मानव जाति के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत में उल्लेखनीय सुधार नहीं करता है और आत्मा केवल दिव्य क्षेत्र में ही खड़ी रहती है। भले ही ऐसे कुछ व्यक्ति हों, दानव जाति युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों अरबों दूसरे क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में से उन्हें खोजने और चुनने में सक्षम नहीं हो सकती है। यूजियो एक 6 एस्पेक्ट कॉम्बैट बॉडी थी जिसे सख्ती से विकसित किया गया था और उन्होंने उस समय बेई चेंगुआंग और चू हेशांग के साथ युनयान 3 हीरोज का गठन किया था, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा छोटी नहीं थी। युनशी के अनुकरण में जू लिंग युद्ध क्षेत्र में और भी अधिक युद्ध के प्रति कट्टर थी और उसके पास 2200 बैटल मेरिट्स, दांव का दोहरा प्रभामंडल था और उसे एक सर्वोच्च द्वारा एक छात्र के रूप में लिया गया था। इसलिए इन दो व्यक्तियों के लिए कोई समस्या नहीं थी जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते थे और दानव जाति के लिए उल्लेखनीय थे, जिन्हें शैतान राजा के अदृश्य हाथों से पकड़ लिया गया था। लेकिन मूल समय रेखा में न तो मैं प्रकट हुआ था, न ही कोई पुनर्जन्म हुआ जूलिंगर था। तब किसे चुना गया होगा? क्या शैतान राजा ने केवल पवित्र युद्ध शुरू होने के बाद ही लक्ष्य चुना था? तुम सोच में डूबे हुए थे। एक दिन बीत गया। शैतान राजा और पंखों वाला शैतान राजा भी अपनी चर्चा के मुख्य बिंदु पर आ गए। पंखों वाला शैतान राजा जल्दी में उड़ता हुआ, डेविल किंग, लिटिल विंग, तुम्हें मेरे जैसे बुरे व्यक्ति से क्या चाहिए? पंखों वाला शैतान राजा अपनी क्यूई और खून वापस लेते हुए, बूढ़े राजा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत भयानक है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। डेविल किंग, मैं सबसे वरिष्ठ डेविल किंग हूं, मैं डरूंगा नहीं, बस सीधे कह दूंगा। मेरे साथ सचमुच कुछ भयानक घटित हुआ है। वास्तव में लक्षण क्या हैं? जल्दी मत करो, अपना समय लो, मुझे थोड़ा थोड़ा करके बताओ। मैंने पाया कि मेरी शक्ति नष्ट हो रही है और मेरी आत्मा सूख रही है। जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी होती गई, शैतान राजा भी वास्तव में मामले को गंभीरता से लेने लगा। भौतिक शरीर में कई विशेषताओं में कटौती का 7 दिवसीय चक्र, बिना किसी चेतावनी के और जीवन काल की निरंतर हानि नहीं, ये बस किसी प्रकार की नियम आधारित घटना की तरह थी। बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? शैतान राजा के दिमाग में एक भयानक अनुमान प्रकट हुआ और वह भी पंखों वाले शैतान राजा के समान मन की स्थिति में आ गया। नियति से बचने के लिए हमारी जाति के संघर्ष और जीवन की नींव से मुक्त होने के आह्वान पर मेरे कई वर्षों के शोध के आधार पर यह बहुत संभव है कि निर्माता अपना कदम उठा रहे हों। केवल यही कारण इसे समझा सकता है। केवल वे उच्च और शक्तिशाली अस्तित्व जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, हमारे जन्म के समय हमारी रक्तरेखा में प्रत्यारोपित पूर्व व्यवस्थित उपायों के आधार पर हमें इच्छानुसार हेरफेर कर सकते हैं। विंग डेविल किंग अनिच्छुक था और उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह कॉल स्पष्ट रूप से केवल दायरे के उत्थान के साथ तीव्र होती है। ये संभवतः मेरे जीवन काल और क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये शैतान पूर्वज की पुकार नहीं है, ये रचनाकारों की याद है। डेविल किंग ने इस बात पर जोर दिया। वे आमतौर पर हम सोल्जर रेस की वर्तमान स्थिति से परेशान होने से कतराते हैं, केवल हमारी रक्तरेखा के भीतर एक वापसी आदेश को एम्बेड करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास हमें प्रतिबंधित करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, केवल इसलिए कि इसका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया। शैतान राजा को एक निश्चित संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि उसके सामने होने वाली हर चीज ने साबित कर दिया कि उनके दूसरे गुट के विचार सही थे। दानव जाति एक कृत्रिम जाति थी जिसके ऊपर अदृश्य नियंत्रक मौजूद थे। लेकिन संतुष्टि के बाद निराशा आई क्योंकि उनके सोल्जर रेस निकायों के भीतर निर्माताओं द्वारा छोड़े गए पूर्व व्यवस्थित उपायों की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वे दूर से ही न जाने कितने क्षेत्रों में एक सच्चे राजा के अस्तित्व से शक्ति का निशान खींच सकते हैं। इसका विरोध कैसे किया जा सकता है? इससे कैसे लड़ा जा सकता था? शैतान राजा को तुरंत महसूस हुआ कि भाग्य से बचने की संभावना अनगिनत गुना कम हो गई है, भले ही उसने एक अद्वितीय सच्चा शैतान बनाया हो जिसके पास पवित्र शरीर और 5वें क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमताएं भी हों। लेकिन क्या ऐसा सच्चा शैतान निर्माताओं के पूर्व व्यवस्थित उपायों का सामना कर सकता है? अनगिनत युवान हेवनली डोमेन से ऐसी शक्ति के साथ कार्य करते हुए क्या छठा क्षेत्र वास्तव में इसका विरोध कर सकता है? शैतान राजा को कुछ खोया हुआ महसूस हुआ। उसे यहाँ तक संदेह होने लगा कि क्या छठा क्षेत्र वास्तव में अस्तित्व में है, क्योंकि यह बहुत प्राचीन था। जब वे एजोर डोमेन में स्थानांतरित हुए तो दानव जाति पहले ही भूल चुकी थी। एकमात्र पुष्टि की गई अवधि 200,000 वर्ष से अधिक है, जो 20 से अधिक सच्चे राजाओं के संचयी जीवनकाल के बराबर है। एक अकल्पनीय लंबाई। युनशॉ ने धीरे से कहा, 20 शताब्दी 2000 साल पहले की है, ये भी समय की एक अप्राप्य राशि है। हालांकि अब वह 20,000 वर्ष से अधिक जीवित रह सकता है और अनुकरण में युनशी तो 30,000 वर्ष के भी करीब था। अपने पिछले जीवन में वह आदिम मनुष्यों या शायद वानर मानव के सबसे पुराने समूह को आधुनिक काल तक विकसित होते हुए देख सकता था। लेकिन इन 200,000 से अधिक वर्षों में अजूर डोमेन में कभी भी छठा क्षेत्र नहीं रहा है। कभी कभी अन्य डोमेन के प्राणी गलती से एजोर डोमेन में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन कोई भी छठा क्षेत्र नहीं था। अधिकांश अन्य डोमेन के सर्वोच्च प्राणी थे जो सौभाग्य से सनकास्टिंग बेल्ट और चुंबकीय प्रेरण बेल्ट से गुजरे, अंततः शून्य क्षेत्र बेल्ट में एबिसल स्काई बैरियर के शीर्ष पर अपना रास्ता खोज लिया और फिर पार कर गए। छठा क्षेत्र वास्तव में एक मिथक की तरह है, व्यवहारिक रूप से कल्पना का एक क्षेत्र है। दानव जाति यह भी नहीं जानती कि छठे क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए।
वास्तव में यदि आप अगले 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं तो आप सातवें क्षेत्र के वसंत और शरद सह भगवान को हर जगह प्रदर्शित होते देखेंगे। डेविल किंग का दाव हॉट कुछ हद तक ढह रहा था। हालांकि पंख वाले शैतान राजा को अपनी दुर्दशा की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल अपनी परवाह थी। भले ही जैसा कि आप कहते हैं निर्माता अपने द्वारा छोड़े गए पूर्व व्यवस्थित उपायों के माध्यम से मेरे साथ यह सब कर सकते हैं, लेकिन क्यों? वे अचानक मुझे क्यों निशाना बनाएंगे? शैतान राजा कुछ हद तक उदासीन लग रहा था। चूंकि आपने कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं किया है तो ये केवल हो सकता है कि निर्माताओं की ओर से कुछ गलत हो गया हो। शायद यह एक युद्ध है या शायद ये सिर्फ एक क्षणिक सनक और खेल है, इसलिए उन्होंने आपकी शक्ति का निशान बनाने का फैसला किया। हम जैसे ही उसने आखिरी वाक्य बोला, शैतान राजा के स्वर में उतार चढ़ाव आया और उसकी क्यूई और रक्त शक्ति भी एक साथ कंपन करने लगी, जिससे निजी कक्ष टूट गया जहां वे बातचीत कर रहे थे। मांस और हड्डी के साथ मिश्रित बड़ी मात्रा में मलबा गिर गया। उसने नियति से बचने की एक और संभावना के बारे में सोचा। ओमेगा बैककोट 349 थॉर्न किंग मुख्य समय रेखा में जीता है। चूंकि यह केवल बिजली का मामूली रिसाव था जिसने केवल कई दसियों मीटर के क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया और भार वहन क्षमता को प्रभावित नहीं किया, डेविल किंग यू ने अपनी क्यूई और रक्त को बहा दिया, जिससे जमीन पर मलबा और धूल दूर चली गई। डेविल किंग यू ने डेविल किंग जी के अंतिम शब्द के पीछे के स्वर में खुशी सुनी, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, डेविल किंग जी पहले खुशी से बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, ये हमारी जाति के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। शैतान राजा यू हैरान था, तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि निर्माता अब निश्चित रूप से एक महान शत्रु का सामना कर रहे हैं, इसलिए वे अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पी रहे हैं, बाहर बिखरे हुए सच्चे राजाओं से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और उनकी बैकअप योजनाएं सर्वशक्तिमान नहीं है, अभी भी बहुत सारे प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग सप्ताह में केवल एक बार किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण, इसका उपयोग एक ही समय में सभी 5 क्षेत्र सोल्जर रेस पर नहीं किया जा सकता है। मुझे और जियो मैन को कुछ नहीं हुआ, जो इस बात को सटीक रूप से साबित करता है। केवल आप ही बदकिस्मत थे और आपको उनमें से एक के रूप में चुना गया था। ये सोचकर कि वास्तव में निर्माताओं की भी एक शक्ति सीमा थी, डेविल किंग जी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। शैतान राजा यूं हंस नहीं सका। डेविल किंग जी को अपने पक्षी जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं गया और उन्होंने दबाव डाला। अपनी शक्ति का एक हिस्सा खोने के बाद क्या आपको भी लगता है कि आपको उस दिशा में बुलाने वाली आवाज तेज होती जा रही है और इसके प्रति आपका प्रतिरोध कमजोर होता जा रहा है? डेविल किंग यू ने हरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। उसका चेहरा मूल रूप से हरा था क्योंकि आपने उसकी 2% भौतिक शारीरिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा को कमजोर कर दिया है, लेकिन आपने संयोगवश उसके भीतर के अंतर्निहित ब्रेन वॉशिंग कोड को कमजोर नहीं किया है। उस ब्रेन वॉशिंग कोड की ताकत दायरे के साथ बदलती रहती है। यही तंत्र है, कोई संख्यात्मक मान नहीं। वैसे भी आज तक किसी भी दानव जाति ने संख्यात्मक सीमा को नहीं छुआ है। भौतिक शरीर जितना कमजोर होगा, ब्रेन वॉशिंग प्रभाव उतना ही मजबूत होगा और मानसिक ऊर्जा जितनी कमजोर होगी, ब्रेन वॉशिंग के प्रति प्रतिरोध उतना ही कमजोर होगा। दोहरे दबाव में डेविल किंग यू को लगा कि अगर ऐसी 20 और गिरावट हुई तो वह ब्रेन वॉशिंग प्रभाव का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाएगा और सीधे ग्रीन डोमेन से बाहर चला जाएगा। यून शॉट, ऐसा लगता है कि वह अपने सार से 0.8 गुना तक टिक सकता है। तो ट्रू किंग जी के बारे में क्या वह 0.95 गुना तक टिक सकता है? ट्रू किंग जी, जिनकी क्षमता केवल अदृश्यता और क्यूई को थोड़ा छुपाने की थी, ने कोई संख्यात्मक बोनस नहीं दिया और वह सबसे कमजोर वन टाइम ट्रू किंग कॉम्बैट पावर थे। वह निम्न स्तरीय मानव स्तरीय छद्म राजा के समान स्तर पर था, जिसका उपयोग यूशॉ ने पहले एक बुनियादी इकाई के रूप में अपनी 1000 गुना युद्ध शक्ति की गणना करने के लिए किया था। यह एक और पुख्ता सबूत है। डेविल किंग जी की हंसी लगभग पूरे हेवनली डायमंड हॉल में गूंज उठी। वे सक्रिय रूप से ब्रेन वॉशिंग को मजबूत नहीं कर सकते हैं, या बल्कि हमारी वर्तमान ब्रेन वॉशिंग ताकत पहले से ही इस क्षेत्र के लिए ऊपरी सीमा है। इसे या तो कम किया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसे कम नहीं किया है या बंद नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने हमें सच्चे राजाओं को बाहर बढ़ने और स्थायी रूप से फसल प्राप्त करने देने का रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन अपने महान दुश्मन का विरोध करने के लिए निर्माताओं के लिए उपकरण बनने के लिए हमें तत्काल वापस बुला रहे हैं। इसलिए वे जिस संकट का सामना कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है। यह नस्लीय जीवन और मृत्यु का मामला भी हो सकता है, जहां कुछ समय के बाद हमें संघर्ष करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगी। कम से कम वे बहुत कमजोर हो जाएंगे और हजारों या दसियों हजार वर्षों तक उबरने में असमर्थ हो जाएंगे। उसने कैसा आत्मभ्रम पाल लिया है। यूशॉ केवल ओल्ड डेविल जी की मानसिकता की प्रशंसा कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। विचार की अवधि के बाद वह इसे बड़ा चढ़ाकर और अलंकृत करके इसे अपने लिए अनुकूल स्थिति में बदल देगा। वह नियति से मुक्त होना इतना चाहता था कि उस पर जुनून सवार हो गया। राक्षसों के सुख और दुख साझा नहीं किए जा सकते। इस समय डेविल किंग यू ने केवल डेविल किंग जी को शोर करते हुए पाया। उसे एहसास हुआ कि अगर यह सच में वैसा ही है जैसा कि डेविल किंग जी ने कहा था, तो वह केवल प्रार्थना कर सकता है कि निर्माता अगले 100 से अधिक दिनों में जल्द ही लड़ाई हार जाएंगे, और जितनी जल्दी बेहतर होगा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन उसकी शक्ति या किसी अन्य पहलू को कमजोर करने वाला होगा। एक बार और 20 बार होने पर ब्रेन वॉशिंग के प्रति उसका प्रतिरोध एक गंभीर बिंदु तक गिर जाएगा। शैतान राजा यू को केवल यह महसूस हुआ कि उसका संपूर्ण राक्षसी अस्तित्व ठीक नहीं था। उसका शेष समय कम होता जा रहा था, जिससे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आरामदेह डेविल किंग जी का सामना करते हुए उसे केवल और अधिक चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, खासकर जब से 7 दिन फिर से खत्म होने वाले थे। आखिरकार उसने अपना गुस्सा अपनी आवाज में भी दबा दिया। बूढ़े साथी, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि इसके पीछे निर्माता जाती है? हालांकि डेविल किंग जी ने अपने सुखद मूड के कारण अपने पूरे शरीर के कांटों को सीधा खड़ा करके हंसते हुए कहा, यदि नहीं तो आप माफी के रूप में इस बूढ़े व्यक्ति के शरीर के सभी कांटों को तोड़ सकते हैं। फिर अत्यधिक ट्रू ओरिजिन क्यूई विस्फोट के कारण उनके सिर के ऊपर हेवनली डायमंड हॉल के उच्च शक्ति वाले वास्तुशिल्प परिसर का एक बड़ा क्षेत्र बिखर गया, जबकि कंपन के कारण ध्वनि आंतरिक संरचना में प्रवेश कर गई। ये कुछ हद तक विकृत था, लेकिन वाक्यों की सामग्री को अलग किया जा सकता था। क्या आप जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपके साथ क्या हुआ? छोटे पक्षी मानव, मैं आपका मानव जाति पिता यून दयापूर्वक आपको बताता हूं, मैंने ये सब किया है। शैतान राजा जी। डेविल किंग यू ने डेविल किंग जी को घूर कर देखा। उसकी निगाहें ये कहते हुए प्रतीत हो रही थी, एक बार जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हारे शरीर पर हर एक नुकीली चीज को तोड़ दूंगा। यून शॉ, क्या उसे भी तोड़ने की जरूरत है? इसके बाद शैतान राजा यू ने अब और देरी नहीं की। वह उचित माध्यमों से बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। सीधे अपनी क्यूई और खून से ऊपर आकाश को चीरता हुआ और सीधे बादलों में जा गिरा। शैतान राजा जी अपनी जगह पर बचे हुए थे, चुप थे, केवल अपने सिर के ऊपर एक खतरे का चिन्ह लटकता हुआ महसूस कर रहे थे और उनके शरीर पर सभी कांटे थोड़े नर्म महसूस हो रहे थे। ये सब मानव जाति की गलती है। ... बूढ़े साथी, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि इसके पीछे निर्माता जाति है? यदि नहीं तो आप क्षमायाचना के रूप में इस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर लगे सारे कांटे तोड़ सकते हैं। दोनों राक्षस बहस कर रहे थे। फिर शैतान राजा यू की क्यूई और खून एक बार फिर अचानक और बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ा और उसका सार दूसरी बार एक और पायदान गिर गया।
शैतान राजा यू, शैतान राजा जी। दोनों राक्षस बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर शैतान राजा जी धीरे से बोले, मैंने तुमसे क्या कहा? आपको बड़ों की बुद्धि पर भरोसा करना होगा। यह आपके अंदर छोड़े गए बैकअप प्लान का उपयोग करने वाली निर्माता दौड़ है, जो हर 7 दिनों में एक बार कुछ अकल्पनीय शक्ति के साथ आपकी शक्ति खींचती है। आप देखते हैं, यद्यपि निष्कर्षण प्रक्रिया एक पल में होती है और न तो आप और न ही मैं इसका पता लगा सकते हैं, यह एक छोटा सा निशान छोड़ देता है। डेविल किंग जी ने अपनी बात दोहराई, आपकी क्यूई और खून का यह अचानक फटना सबसे अच्छा सबूत है। वे अनगिनत ओरिजिन हेवन डोमेन द्वारा अलग किए गए हैं और एक छोटी सी चूक हमेशा रहेगी, जो कि आपके क्यूई और रक्त को अपने साथ ले जाना है। 350 दानव राजा युदानव जीवन को देखता है। ओरिजिन में लगातार 3 गिरावटें, साथ ही डेविल किंग जी का शानदार विश्लेषण। ये सब मेल खाता है, ये सब मेल खाता है। फेदर डेविल किंग की पिछली अनिच्छा, चिड़चिड़ापन और गुस्सा सभी इस अटल सत्य से धूल में बिखर गए। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और विनम्रतापूर्वक डेविल किंग जी से पूछा कि उसके जीवित रहने की न्यूनतम संभावना का पता कैसे लगाया जाए। किसी के दायरे को बढ़ाने के लिए उन्मादी ढंग से खाना निश्चित रूप से एक विकल्प नहीं है। दायरा जितना ऊंचा होगा, ब्रेन वॉशिंग उतनी ही मजबूत होगी और वह जो डोमेन से जल्दी ही बाहर निकल जाएगा। डेविल किंग जी ने विचार किया, जैसे हालात हैं, आपके पास चुनने के लिए केवल एक रास्ता है, अर्थात तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि पहले निर्माता की जाति का विनाश न हो जाए। बूढ़े राजा जी, अभी आपने कौन सा दूसरा रास्ता अपनाया है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अपने दायरे को कम करना, लेकिन आप पहले से ही 5000 साल से अधिक समय तक जीवित रहे हैं। चौथे दायरे में कम होने का मतलब निश्चित रूप से मृत्यु होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा 5वें दायरे के किसी भी शैतान राजा ने कभी भी अपने दायरे को कम नहीं किया है। सटीक रूप से कहें तो मानव और दानव जातियों के भाग्य राजाओं के अलावा कभी भी वास्तविक दायरे में कमी नहीं हुई है। तीसरे क्षेत्र तक पहुंचने के बाद पारलौकिक क्षेत्र केवल सिकुड़ेगा, केवल नष्ट होगा और गिरेगा नहीं। जब एक तीसरा क्षेत्र असंख्य सार महान शैतान अपने सबसे कमजोर स्तर पर होता है, तो लंबे समय तक रक्त भोजन की कमी उसे नाजुक बना देगी, जिससे उसकी शक्ति तीसरे क्षेत्र के शिखर से तीसरे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक गिर जाएगी। लेकिन ये सिर्फ शक्ति का कमजोर होना है, इसकी उत्पत्ति अभी भी तीसरे क्षेत्र के शिखर पर है। भले ही यह उस बिंदु तक कमजोर हो जाए जहां यह एक सामान्य मानव शिशु को भी नहीं हरा सकता है और केवल सांस लेने के लिए सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसका क्षेत्र अभी भी तीसरा क्षेत्र है और कभी भी दूसरे क्षेत्र में नहीं गिर सकता है। ऐसा लगता है जैसे एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। भले ही यह ऊंट इतना पतला है कि केवल इसका कंकाल ही बचा है और यहाँ तक कि इसकी हड्डियां भी हवा से नष्ट हो जाती हैं, केवल थोड़ा सा अवशेष छोड़ती हैं। मात्रा के मामले में ये पहले से ही घोड़े या चूहे से भी छोटा है, लेकिन यह अभी भी एक ऊंट है, ये घोड़ा या चूहा नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरे क्षेत्र के बाद से एक जीवित प्राणी के जीवन स्तर में पूर्ण अपरिवर्तनीय परिवर्तन आया है। इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, इसकी रैंक तय कर दी गई है। यूशॉ, विचार करने पर तो यही प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, उस तानाशाह शैतान अंडे का उपयोग केवल दूसरे क्षेत्र के चरम पर रहने वाले प्राणियों द्वारा ही किया जा सकता है। तानाशाह शैतान अंडे का प्रभाव मानव जाति के पवित्र शरीर को संरक्षित करना है। यदि यह विशुद्ध रूप से किसी प्राणी को दानव जाति के सदस्य में बदलना है, तो कोई भी क्षेत्र ठीक है। हालांकि तीसरे क्षेत्र और उससे ऊपर की ईजू विदेशी जातियां केवल आधे शैतानों में तब्दील हो जाएंगी। अध्याय 152। सिस्टम संघर्ष के कारण, या यूं कहें कि एक निश्चित ट्रांसेंडेंट सिस्टम के लिए एक विशिष्ट रैंक पहले ही निर्धारित की जा चुकी है, इसलिए अन्य प्रणालियों को सम्मिलित करने से संघर्ष पैदा होगा और अंततः लाभ की तुलना में अधिक नुकसान होगा। यूनशॉ ने बहुत समय पहले कुछ दिन पुरानी यादें याद की। उस समय वह सिर्फ एक संघर्षरत मार्शल आर्टिस्ट था, जो लड़ाकू शक्ति की खोज में लगातार कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल आर्ट को दूसरे दर्जे से मार्शल मास्टर में बदल रहा था। ये प्रारंभिक चरण में जू बावन द्वारा प्रदान की गई प्राइमर्डियल कैस आर्ट के लिए धन्यवाद था कि वह अपनी कल्टीवेशन तकनीक को बदलने में सक्षम था। हालांकि ग्रेट ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंचने के बाद ये बेकार हो गया। ग्रेट ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के नीचे मार्शल आर्ट केवल साधना की एक विधि नहीं है, वे सूक्ष्मता से और अदृश्य रूप से मानव शरीर की संरचना को भी बदल देते हैं। जो लोग आयरन बॉडी आर्ट की खेती करते हैं, उनके पैरों की ताकत अन्य प्रकार के मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक मजबूत होती है, जबकि जो लोग फ्लाइंग लेग्स की खेती करते हैं, उनके पैरों की ताकत अन्य मार्शल आर्ट का उपयोग करने वाले मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक मजबूत होती है। जॉइंट आइलैंड क्षेत्र में वे देवता भी हैं जिनकी मार्शल आर्ट धीरे धीरे उनके शरीर को विकृत और बदसूरत बना देती है। इन मार्शल आर्ट को एक साथ विकसित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तित शरीर संरचना का विवरण अलग अलग होता है, जिससे आसानी से टकराव होता है, जो न केवल क्यूई विचलन का कारण बनता है, बल्कि इसके बाद के रास्ते को और भी कठिन बना देता है, जिससे हर कदम कठिन हो जाता है। और ये ट्रांसेंडेंट सिस्टम एक ही सिद्धांत का पालन करते हैं, तो इस सीमा को किस दायरे में हटाया जा सकता है? छठा क्षेत्र या सातवां क्षेत्र। यूनशॉ काफी आशावान था। वह लंबे समय से अमर साधना प्रणाली के विभिन्न चमत्कारी मंत्रों के साथ साथ क्यूई रिफाइनर, जादूगर और यहां तक कि रैंक सिस्टम के LV99 और यहां तक कि कथुलु एस को भी आजमाना चाहता था। रुको, इसे इस तरह से देखते हुए, क्या किन जेनहाई का पवित्र शरीर विशिष्ट रूप से धन्य नहीं है? उसे अचानक यह एहसास हुआ, उसका 2 एक्सट्रीम रिवर्सल बॉडी अभी तक 2 ट्रांसेंडेंट सिस्टम को एक साथ संयोजित करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर यह चौथे क्षेत्र में एक विकास से गुजरता है या 5वें क्षेत्र में एक और विकास होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह दोहरी खेती कर सकता है? हालांकि दानव जाति की प्रणाली को नहीं चुना जा सकता है, वह ज्ञान ज्ञान की शुद्ध ज्ञान प्रणाली को चुन सकता है। उस समय 2 अलग अलग ट्रांसेंडेंट प्रणालियों की शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगी और एक दूसरे को प्रतिबिंबित करेंगी, और युद्ध शक्ति में वृद्धि संभवतः 3 या 4 गुना से कम नहीं होगी। ये भयानक है, सचमुच भयानक। डेविल किंग जी द्वारा वर्णित दायरे में कमी एक ताकतवर व्यक्ति के कई दिनों तक खुद को भूखा रखने के समान है, जब तक कि उसकी ताकत 4 साल के बच्चे से कम न हो जाए। यानी फेदर डेविल किंग को उसकी क्यूई और रक्त को नष्ट करना, उसके मांस और रक्त को खराब करना और उसकी जीवन शक्ति को चौथे दायरे में कम करना, ये देखने के लिए कि क्या वह निर्माताओं को धोखा दे सकता है। लेकिन इस प्रकार की दायरे में कमी ओरिजिन को खत्म कर देगी और उसका जीवनकाल भी छोटा कर देगी। फेदर डेविल किंग इसे सहन नहीं कर पाएगा। अब जब उसे पता चला कि उसके जीवन की अंतिम उल्टी गिनती में कितना समय बचा है, तो वह अकेलेपन और निराशा की भावना के साथ हेवनली डेविल हॉल के शीर्ष पर उड़ गया। अपने जीवन के आखिरी 133 दिनों में वह इसे पूरी तरह से जीना चाहते थे। उसी समय 3 लाख 4 लाख मील दूर सूर्य सम्मुख क्षेत्र में आपने थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए राहत की सांस ली। यह आप 2 शैतान राजाओं के सबसे करीब थे और यह आपके कदम उठाने के बाद था। आप दोनों चीजों पर चर्चा करने के लिए इतनी गहराई में क्यों छिप रहे हैं? क्या आप मुझ पर विचार नहीं कर सकते? आपने फेदर डेविल किंग से शिकायत की, आपने मुझे इतना करीब आने के लिए मजबूर किया और इससे पहले कि मैं सबसे दूर की स्थिति चुन पाता, आपने सैकड़ों हजारों बार कोशिश की। क्या अधिक खुले समतल मैदान पर खड़ा होना इतना कठिन है? क्या सक्रिय रूप से आत्महत्या करना इतना कठिन है? क्या आपको इसे मेरे लिए कठिन बनाना है, युन? क्या मल्टीवर्स के भगवान के लिए अचानक प्रकट होना और अपनी सारी खेती मुझे हस्तांतरित करना इतना कठिन है? क्या मुझे धीरे धीरे खेती करनी होगी और थोड़ा थोड़ा करके उन्नत करना होगा?
कितना बेशर्म, सचमुच मेरे लायक। अगले वर्षों में फेदर डेविल किंग ने राक्षसी जीवन को देखा। आज से खुद शैतान बनो, खून खाओ, जीवन काट दो, सभी प्राणियों की कटाई करो। आज से मानव भोजन और राक्षस भोजन की परवाह करें। उसके पास एक स्प्लिट बोन क्लिफ है जो हड्डी के जंगल, मांस और रक्त के विशाल महासागर का सामना कर रहा है। आज से प्रत्येक छद्म राजा से मांस लेना, उनकी स्वादिष्टता का स्वाद चखें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेदर डेविल किंग ने व्यर्थ संघर्ष किया, वह पहले ही हार मान चुका था। वह अपने शेष जीवन में राक्षसी भूमि के हर इंच को पार करना चाहता था। शायद वह अपना शेष जीवन शांति से जीना चाहता था, एजियो डोमेन छोड़ने से पहले आखिरी बार स्थिरतापूर्वक जीना चाहता था। उसने यह नहीं सोचा था कि चूंकि उसका जीवन लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए वह फिर से मानव और दानव जातियों के साथ संघर्ष कर सकता है। इस समय वह अविश्वसनीय रूप से शांत था, अब लड़ना नहीं चाहता था। अगर वह लड़ता तो यह उस निर्माता जाति के खिलाफ होता। डॉट डॉट डॉट। मेरे शरीर का तापमान 37 और 39 डिग्री के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। यदि इबुप्रोफेन नामक खजाना इसे दबा नहीं रहा होता तो मैं कल कुछ शब्द नहीं लिख पाता। और यिन हुआंग मौखिक तरल पीना वास्तव में बहुत कठिन है। क्या कोई कैप्सूल विकल्प नहीं है? 351। फेदर डेमन किंग ने विश्व की यात्रा की। युन शॉ ने अनुवाद किया, लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका मतलब है 3 लोगों और उससे नीचे के प्राणियों का बड़े पैमाने पर वध करना और अपनी ही जाति के नकली राजाओं का मांस खाना। क्योंकि उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए इसे लड़ाई के रूप में नहीं गिना जाता है। अगले 2 महीनों तक विंग डेविल किंग ने अपने ट्रैक नहीं छिपाए। वह इस दानव भूमि में खुले तौर पर चला गया या उड़ गया। कभी कभी वह दावत के लिए एक निश्चित निचले दायरे में भी प्रवेश कर जाता है, जिसे आप बाहर से देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आपके पास फिर से नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। सौभाग्य से इस बार एक दुनिया आपको अलग कर रही है, आपको खोजने की उसकी संभावना और भी कम थी। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य निचले क्षेत्रों के प्रवेश द्वार उत्पत्ति क्रिस्टल बाधाओं द्वारा सील कर दिए जाते हैं और दानव भूमि की ओर के निचले क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है। हालांकि उनमें से अधिकांश ने प्रवेश द्वारों को संशोधित कर एक प्रकार की राक्षसी मांस की दीवार लगा दी है। यह मूल क्यूई को नष्ट कर देता है और मांस की दीवार में फैल जाता है। उत्पत्ति क्रिस्टल दीवारों की तुलना में ये मांस की दीवारें निस्संदेह संक्षारण और आक्रामकता को बढ़ाती हैं। वे पंजे और तंबू विकसित करते हैं और एक सामान्य मार्शल दाव ग्रेट ग्रैंड मास्टर इन तंतुओं से लड़ सकता है और बढ़त हासिल कर सकता है। लेकिन वे महान ग्रैंड मास्टर्स देह की दीवार को नहीं तोड़ सकते, गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते, सुरक्षित रूप से देह के रास्ते को नहीं खोद सकते और अंत में एजियो डोमेन दानव भूमि पर नहीं चल सकते। इसके अलावा दानव भूमि में कई निचले क्षेत्र बड़ी संख्या में राक्षसी प्राणियों से भरे हुए हैं। उन दुनियाओं में अधिकांश प्राणी सक्रिय रूप से दानवीकरण करके अपनी रक्तरेखा को परिष्कृत करके और एक दानव भौतिक शरीर प्राप्त करके खेती करते हैं। उनके आरोहण की विधि भी उनके दानव जाति के भौतिक शरीर के संपर्क के माध्यम से मांस की दीवार से पोषक तत्वों को अवशोषित करना है, जिससे धीरे धीरे बाहर की ओर विस्तार होता है। इन दिनों के दौरान आपने पंखों वाले शैतान राजा को भूमिगत से अन्य नकली राजाओं द्वारा तैयार किए गए डेविल गॉड ट्रू बॉडीज का पता लगाते हुए स्वाद के लिए एक टुकड़ा फाड़ते हुए भी देखा। उस डेविल गॉड ट्रू बॉडी का मालिक एक निश्चित बख्तरबंद राजा खड़ा था और भले ही पंखों वाला डेविल किंग उसका मांस खा रहा था, उसने कोई आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। मानव जाति की बाहरी शिल्पकला और याओ जाति के पैतृक समलन के विपरीत दानव जाति के नकली राजाओं के शैतान भगवान सच्चे शरीर उनके अपने मांस और रक्त से बने होते हैं। जब दानव जाति घायल हो जाती है तो वे अपने घावों को ठीक कर सकते हैं। यदि मांस का एक टुकड़ा गिर जाता है तो दूसरा निकल आता है। यदि एक हड्डी गिरती है तो दूसरी निकल आती है। और जब उनके भौतिक शरीर पर कोई चोट नहीं होती है तो एक नकली राजा स्तर का अस्तित्व भी क्यूई और रक्त का उपयोग करके एक विशाल भौतिक शरीर का निर्माण कर सकता है और फिर इसे धीरे धीरे मांस और रक्त से भरने के लिए एक विशाल अतिरिक्त अंग विकसित करने के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में खूनयुक्त भोजन का सेवन करना पड़ता है। शैतान भगवान का सच्चा शरीर बनाना बिना किसी चोट के मांस, प्रावरणी और हड्डियों को विकसित करने जैसा है। ये विकसित दिग्गज नकली राजा के मुख्य भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं। यदि डेविल गॉड ट्रू बॉडी के पूरी तरह से बनने से पहले कनेक्शन बाधित हो जाता है, हालांकि यह पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा, फिर भी यह 1 महीने के बर्बाद प्रयास के बराबर बड़ी मात्रा में क्यूई और रक्त को खत्म कर देगा। कई दशकों के बाद जब शैतान भगवान सच्चा शरीर बनता है तो नकली राजा इस विशाल भौतिक शरीर में प्रवेश कर सकता है जो पूरी तरह से उसके अपने मांस और रक्त से बना है और अपनी ताकत को दसियों या सैकड़ों गुना तक बढ़ा सकता है। पंखों वाला शैतान राजा चला और आप उसके पीछे चले। 2 महीनों में आपने उसे 10 बार कमजोर करने के लिए अपने अदृश्य महान हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन वह हमेशा कुछ निचले लोगों कुछ विशेष स्थानों पर चला गया। आपके पास जमीन से 1.5 मिलियन मील ऊपर उतरने, उस निचले दायरे में जाने, लक्ष्य ढूंढने और उस पर -1 लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से अधिकांश निचले क्षेत्र बेहद छोटे हैं, ज्यादातर ग्रहीय दुनिया है और कुछ हवा में निलंबित शुद्ध महाद्वीपीय प्लेटें हैं। उनकी लंबाई और चौड़ाई आमतौर पर दसियों हजार और सैकड़ों हजारों मील के बीच ही होती है। एक बार जब आप प्रवेश करते हैं तो आपके द्वारा की गई किसी भी छोटी सी गड़बड़ी का पता विंग डेविल किंग द्वारा लगाया जा सकता है, जिससे टकराव हो सकता है। उसका सार 0.87 गुना तक गिर गया है। जैसे जैसे विंग डेविल किंग का सार नीचे और नीचे गिरता गया, आपके मूल ताने प्रभावी नहीं रहे। जब आप चिल्लाए, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह हमारी मानव जाति का एक अनोखा तरीका है। पंखों वाला शैतान राजा गुस्से में आगे नहीं बढ़ा बल्कि भाग गया। वह अंदर तक डरा हुआ था और उसने केवल 2 अन्य शैतान राजाओं को अपनी कमजोर होती शक्ति के बारे में बताया था। खबर लीक होने का कोई रास्ता नहीं था, चूंकि मानव जाति को पता था ये सच हो सकता है और वह जुआ नहीं खेल सकता। मानव जाति चुपचाप उसकी शक्ति को कमजोर कर सकती है, इसलिए यदि वे अब अचानक प्रकट होते हैं तो यह उसे मारने के लिए हो सकता है। तो उसे भागना पड़ा। इस प्रकार आप केवल अपना ताना बाना बदल सकते हैं। ओह, क्या ये पंखों वाला शैतान राजा नहीं है? कुछ दिनों के बाद आप इतने कमजोर क्यों हो गए? मैंने सुना है कि आप इस शैतान प्रमुख को आपके भौतिक शरीर में समस्याएं हैं। दानव भूमि में छिपी मेरी सदियों व्यर्थ नहीं थी। अब आपकी मृत्यु का समय आ गया है। आपने खुद को एक साहसी मानव जाति सर्वोच्च के रूप में प्रच्छन्न किया, जिससे पंख वाले शैतान राजा ने तिरस्कार के कारण आप पर हमला किया। वह अब और भी आलसी होता जा रहा है। जमीन से 3 लाख मील ऊपर आपको असहाय महसूस हुआ। उन भविष्यों में वर्तमान पंखों वाला शैतान राजा सक्रिय रूप से आपकी ओर दौड़ने में बहुत आलसी था। कभी कभी बचाव के लिए अपने क्यूई और रक्त को छोड़ने से पहले आपको अपने हमले का इंतजार करना पड़ता था। इसने आपको जमीन के और करीब जाने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से 3 मिलियन मील अभी भी विंग डेविल किंग की धारणा सीमा से बहुत दूर था। इसके अलावा उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि उनके साथ जो हो रहा था वह निर्माताओं से उत्पन्न हुआ था। इस सारे का सामना करते समय भी उसे अब इस पर ध्यान देने की परवाह नहीं थी। तो भले ही आप उससे 3 से 5 लाख मील दूर हों, जब तक कि आप फैलते क्यूई और रक्त से नहीं छूते, या ऐसी स्थिति में जहां वह एक नजर में देख सकता है, आप जितनी चाहें उतनी परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं था। यू शॉ, आमतौर पर ऐसी बुद्धिमत्ता का उपयोग अगले सिमुलेशन में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
लेकिन उन्हें लगा कि अगले सिमुलेशन के समय तक ऐसी जानकारी संभवतः अनावश्यक हो जाएगी। इस अनुकरण में वह निश्चिंत हो सकता था और तब तक छिप सकता था जब तक कि बेई चेंगुआंग 7वें दायरे में नहीं चढ़ गया, और अपने सार के दर्जनों गुना के साथ बेई चेंगुआंग इस बार 1000 साल के भीतर चढ़ने में भी सफल हो सकता है, बशर्ते उसे अंतिम चरण में अनुभव प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो। भले ही 7वें दायरे ने उसी रैंक का दूसरा अस्तित्व बनाना मुश्किल बना दिया हो, क्या उसे छठे दायरे में नहीं धकेला जा सकता था? हालांकि एजियो डोमेन ह्यूमन रेस के पास छठे क्षेत्र का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बेई चेंगुआंग ने इस ओरिजिन क्यूई प्रणाली का पालन किया और वह इस प्रणाली के माध्यम से 7वां क्षेत्र बन गया। भले ही आप समझ नहीं पा रहे हो कि छठे लोक तक कैसे पहुंचे, आप उनसे पूछ सकते हैं। एक बार जब वह छठे दायरे में चढ़ गया, एजियो डोमेन वास्तव में उसका डोमेन होगा जहां उसका शब्द कानून था। अगले 10 से अधिक दिनों के बाद विंग डेविल किंग का सार 0.85 गुना तक गिर गया। तब आपको पता चला कि उसने दिशा बदल ली है और वह 100,000 मील प्रति सेकंड से अधिक की अति उच्च गति से उड़ रहा था, जो आपके पिछले जीवन के मानकों के अनुसार प्रकाश की गति का छठा हिस्सा था। आपने उसके पदचिह्न ढूंढने से पहले 2 दिनों तक उसका पीछा किया। पंखों वाला शैतान राजा 100,000 मील प्रति सेकंड की गति से इस दुनिया में उड़ गया, जिससे आसपास के वातावरण में भयानक विनाश हुआ। वह जहां भी गया, यहां तक कि जमीन भी फटकर एक विशाल नाले में तब्दील हो गई। आखिरकार आपने उसे सी रेस के क्षेत्र में पाया। 352 आकाश लाल रंग में रंगा हुआ है। शैतान राजा युनशॉ ने मानव जाति और याओ जाति को भड़काने का साहस नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में समुद्री भोजन का स्वाद लेना चुना। वह तारा मछली, ऑक्टोपस और विशाल झींगा मछली का स्वाद चखेगा जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। बेशक ये चौथे क्षेत्र के समुद्री भोजन को संदर्भित करता है जिसे उसने चखा नहीं था। वैसे भी सी रेस पिछले कुछ सहस्राब्दियों से अंडे की तरह डरपोक रही है और वर्तमान में कोई सी किंग पैदा नहीं हुआ है। यदि उनके पास वास्तव में 5वें दायरे का अस्तित्व होता तो उन्होंने इन सहस्राब्दियों में कम से कम एक बार खुद को दिखाया होता। लेकिन इतने सालों से अंतहीन सागर में किसी सी किंग के पैदा होने की कोई खबर या संकेत नहीं मिला है। हजारों वर्षों के बाद तीनों प्रमुख जातियों ने अपनी रणनीति का अनुमान लगाया, क्योंकि कोई 5वां क्षेत्र नहीं था। वे इन सभी वर्षों में इतने आज्ञाकारी रहे। सी रेस ने पहले ही परमाणु बम बनाना छोड़ दिया था और अपनी किस्मत चौथे क्षेत्र में वितरित कर दी थी। चूंकि उन्होंने ईमानदारी से शाश्वत चौथा बनना चुना, इसलिए तीनों जातियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। लेकिन सी किंग के बिना चौथे को 3 प्रमुख जातियों के सामने आज्ञाकारी रहना होगा, रियायतें देनी होंगी और अच्छा व्यवहार करना होगा। अब शैतान राजा युनशॉ के समुद्र में पहुंचने के साथ आज्ञाकारी होने की बारी सी रेस की थी। शैतान राजा युनशॉ का सामना करते हुए, जिसने अचानक अंतहीन सागर में घुसपैठ की, चौथे क्षेत्र के समुद्री सर्वोच्च लोग क्रोधित और क्रुद्ध दोनों थे। उन्हें फिर से धमकाया गया और कुछ दशक पहले मानव जाति को धमकाने से भी अधिक गंभीर। उस समय मानव जाति ने विशाल सागर संघनक तरंगों के पास केवल तीसरे क्षेत्र के समुद्री रेस के कुछ सदस्यों को ही मारा था, और अधिकांश केवल तीसरे क्षेत्र के प्रारंभिक चरण या मध्य चरण में थे। सी रेस के 100 सदस्यों की तुलना पीक थर्ड रियलम के एक सदस्य से नहीं की जा सकती, और पीक थर्ड रियलम के 100 सदस्य मिलकर भी एक फोर्थ रियलम सी सुप्रीम की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन अब शैतान राजा युनशॉ इन चौथे क्षेत्र के अस्तित्वों को अपमानित कर रहा था, जिन्हें एजियो डोमेन के शिखर पर खड़ा होकर उच्च और शक्तिशाली होना चाहिए था। कुछ ही दिनों में उसने लगातार 3 महान समुद्री सुप्रीमों से मांस फाड़ा और उनके ठीक सामने उसका स्वाद चखा। इन 3 सी सुप्रीमों के शरीर के बड़े बड़े टुकड़े काट दिए गए, फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, केवल गुप्त रूप से अपने टूटे हुए दांत निगल लिए। यदि हमारी समुद्री दौड़ की महान योजना के लिए नहीं। शैतान राजा युनशॉ, जिसकी शक्ति और गति दोनों सबसे निचले स्तर के सच्चे राजाओं की तरह हैं, केवल अपनी डेमोनिक हार्ड बॉडी की क्षमता पर निर्भर करता है ताकि वह कुछ हद तक वार के प्रति प्रतिरोधी हो सके। यदि कोई सी किंग कार्रवाई करता तो वह सीधे उसे दबा सकता था और उससे लड़ सकता था। घृणित, हमारी सी रेस की 10,000 साल की योजना अभी आधी ही हुई है और 5 नियोजित सी किंग्स में से केवल 2 का जन्म हुआ है। हमें सहना होगा। फोर्थ रियलम सी रेस के अन्य सदस्य भी गुस्से से उबल रहे थे। यदि वे अब विस्फोटित होते, भले ही वे 3 प्रमुख नस्लों द्वारा एकजुट नहीं होते, तो अधिक से अधिक यह उनकी 10,000 वर्षीय चौथी स्थिति को केवल एक कदम आगे बढ़ने की अनुमति देता, उन्हें मानव, याओ और एजियो डोमेन में पहले दानव रेस के बराबर रखता, एजियो डोमेन की 3 प्रमुख दौड़ को 4 में बदल देता। लेकिन वे जो चाहते थे वह पहला था, जिसमें बराबरी का कोई जिक्र नहीं था। वे अज़ूर डोमेन की सच्ची पहली रेस बनना चाहते थे। अब इस शैतान राजा का सामना करते हुए वे केवल यह अपमान ही सह सकते थे। तब उन्होंने दानव जाति के प्रति कड़ा विरोध जताया। दानव भूमि के साथ कुछ तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सी रेस के सदस्य उतरे और हमला किया, लेकिन उनके हमलों की तीव्रता शैतान राजा युनशॉ के सी सुप्रीम मांस और रक्त के निरंतर स्वाद की तुलना में बच्चों के खेल में नखरे दिखाने जैसी थी। युनशॉ, यह ऐसा है जैसे मैंने तुम्हारे पिता का सिर फोड़ दिया हो, तुम्हारे दादाजी और परदादा की हड्डियां तोड़ दी हो, उन्हें अस्पताल भेज दिया हो, और गुस्से में आकर तुम मेरे बच्चे के समाप्त होमवर्क के सभी उत्तरों को कवर करने के लिए सुधार टेप का उपयोग करते हो। और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए है। बहुविकल्पीय प्रश्न जहां मूल उत्तर की छाप अभी भी दिखाई देती है। इसे ढकने में जितना समय लगता है, उससे भी अधिक समय इसे फिर से लिखने में बच्चे को लगता है। ये बहुत अपमानजनक है। 0.84 बार, 0.83 बार, 0.82 बार। जब उसका सार 0.81 गुना तक गिर गया, तो शैतान राजा युनशॉ दानव भूमि पर लौट आया। न केवल उसकी शक्ति, बल्कि उसने पाया कि उसका मन भी कुंठित हो गया है। इस दिन आप अभी भी अनगिनत सूर्यों के अंतराल से यात्रा कर रहे थे, जमीन से लगभग 2 मिलियन ली ऊपर। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था, आपको लगातार शैतान राजा युनशॉ का अनुसरण करना था। भविष्य के बारे में आपकी 60 सेकंड की दूरदर्शिता अधिक से अधिक इतनी ही दूरी तय कर सकती है। शैतान राजा युनशॉ के ठिकाने पर लगातार नजर रखने के लिए आपको नीचे उतरना होगा, क्योंकि आप सनकास्टिंग बैग में थे और आपने जानबूझकर हाई स्पीड फ्लाइट के कारण होने वाली हलचल को सीमित करने के लिए ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया था। डेविल किंग युनशॉ आपको नोटिस नहीं कर सके। यहां तक कि अगर उसने अचानक आकाश में लड़ने का फैसला किया, तो आपको 60 सेकंड पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा और आप जल्दी से एक बड़े सूरज में छिप जाएंगे। लेकिन अचानक आपने देखा कि शैतान राजा युनशॉ की हालत कुछ अजीब थी। वह ब्लड लेक गया और सैवेज डेविल किंग के साथ फिर से चर्चा की। वह कांटेदार शैतान राजा से कुछ अज्ञात बात कहते हुए स्वर्गीय शैतान महल में गया। वह मैरियट डेविल पैलेस में गया, जो दानव जाति के प्रथम गुट का मुख्यालय है, जिसका लक्ष्य पूरे एजियो डोमेन पर आक्रमण करना है। वर्तमान में इसमें मानव जाति के सर्वोच्च हॉल के समान 50 से अधिक झूठे राजा हैं। शैतान राजा युनशॉ का सार 0.8 गुना तक गिर गया। फिर आपने देखा कि दानव भूमि कुछ हद तक गड़बड़ लग रही थी। उन झूठे राजाओं की गतिविधियों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। गेल विंग बैग के नीचे आपकी भविष्य की उड़ान में जैसे जैसे आपकी दृष्टि का विस्तार हुआ और आपने अपने आसपास का अवलोकन किया, आपने अक्सर विभिन्न जातियों के झूठे राजाओं को सभी दिशाओं से उड़ते हुए देखा। उनकी क्यूई और रक्त सघन था। ऐसा लग रहा था कि दानव भूमि में कुछ बड़ा घटित हो रहा है। ये सिर्फ इतना था कि आप कई वर्षों से जमीन से सैकड़ों हजारों ली ऊपर थे, निचले क्षेत्रों के साथ बहुत कम संपर्क था, और आपका दिमाग पूरी तरह से शैतान राजा युनशॉ पर केंद्रित था, इसलिए आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
शैतान राजा यूनशॉ 5000 साल से अधिक पुराना है। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में मरने के लिए उसके सार को लगभग 25% तक कम करने की आवश्यकता है। आपने सोचा कि अभी भी बहुत समय बाकी है, लेकिन आज उनका समय खत्म हो गया था। क्यूई और रक्त ने आकाश को भर दिया, लाखों ली को राक्षस बना दिया। जब एक सच्चा राजा गिरता है तो केवल उसकी लाश की क्यूई और रक्त की अनियंत्रित रिहाई ने स्वाभाविक रूप से त्रिज्या में 10 लाख ली का क्षेत्र भर दिया। आसमान पूरी तरह से गहरे लाल रंग में रंगा हुआ था। न केवल कोल्ड क्यूई बेल्ट बल्कि लगातार बहने वाली और घूमती हुई आंधी बेल्ट भी शैतान राजा की क्यूई और खून से रंगी हुई थी। द्वितीय स्वर्गीय बेल्ट में तूफानी हवाओं के प्रवाह और संचलन के तहत ये काला लाल रंग लाखों और यहां तक कि लाखों ली दूर ले जाया गया था। 10 मिलियन ली से अधिक दूर दानव जाति के प्राणी ऊपर देखने पर बिखरी हुई स्याही जैसे अजीब रंगों के बड़े बड़े धब्बे देख सकते थे, जो अन्यथा शुद्ध नीले और सफेद आकाश में उनकी ओर फैल रहे थे, जो भव्य और भयानक दिखाई दे रहे थे। पिछली बार जब आपने सर्वोच्च पद पर मेरे आरोहण में बाधा डाली थी, तब सैवेज डेविल किंग का निधन आपके जितना प्रभावशाली नहीं था। ओह, शायद सिम्युलेटर इसका विस्तार से वर्णन करने में बहुत आलसी था। शैतान राजा यूनशॉ की मृत्यु हत्या नहीं थी, बल्कि स्वयं द्वारा की गई हत्या थी, जिसमें क्यूई और रक्त की 18 किस्में उसकी खोपड़ी को छेदकर उसके मस्तिष्क को चकनाचूर कर रही थी। अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने के बजाय जब तक वह नियंत्रण खो नहीं गया और निर्माताओं का एक सेवक नहीं बन गया, जो स्वतंत्रता के बिना एक कठपुतली की तरह रक्त और मांस की पेशकश कर रहा था। कुछ गरिमा के साथ आत्महत्या करना बेहतर था। क्या निर्माता सचमुच उसकी लाश को हिला सकते थे? पिछले दिनों झूठे राजाओं को अपनी जाति और अपने निर्णय के 2 समकक्ष अस्तित्वों के बारे में सूचित करने के बाद वह मरने के लिए तैयार हो गया। 353 चुंबकीय पट्टी। और अपनी मृत्यु की तैयारी करने से पहले इसने दानव जाति को आगामी किंग कंटेशन दावत के लिए तेजी से तैयारी करने पर मजबूर कर दिया। इस समय दानव मानव और दानव याव युद्ध क्षेत्रों में दानव जाति को खबर मिली और वे अपनी रक्षा रेखाओं को सिकोड़ते हुए पीछे हटने लगे। साथ ही उन्होंने अपने 2 लंबे समय से चले आ रहे प्रतिद्वंद्वियों को सूचित करते हुए दानव भूमि को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया कि वर्तमान से वे कुछ आंतरिक निजी मामलों को सुलझाएंगे और जब तक राजा विवाद पर्व समाप्त नहीं हो जाता तब तक उनकी दोनों जातियों के लिए बेहतर होगा कि वे अत्यधिक हस्तक्षेप न करें। अन्यथा वे लगातार पीछा करने और काटने के लिए बेतरतीब ढंग से एक भाग्यशाली व्यक्ति का चयन करेंगे। एक त्रिकोण में स्थिरता होती है। न तो मानव जाति और न ही याव जाति दानव जाति से मौत तक लड़ना चाहती है। यूनशॉ ने आह भरते हुए कहा, लेकिन समस्या यह है कि मैन डेमन किंग सैवेज डेमन किंग का जन्म केवल 2000 साल पहले हुआ था और थॉर्न डेमन किंग के पास जीने के लिए केवल 1000 साल से थोड़ा अधिक समय बचा है। ये समय बहुत कठिन है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसलिए दानव जाति अगले 3000 वर्षों तक गिरावट की अवधि में दिखाई देगी। यहां तक कि उनका प्रभाव क्षेत्र भी सिकुड़ जाएगा, जिससे उन्हें अस्थायी रूप से किंग डोमेन में तीसरे स्थान पर धकेल दिया जाएगा। मानव जाति और याव जाति उनके ऊपर पहले स्थान पर आ जाएंगी। जहां तक ये बात है कि क्या वे 3000 वर्षों के बाद संयुक्त प्रथम स्थान पर पहुंच सकते हैं। हास्यास्पद है, 3000 वर्ष। यदि 11 उन्हें 300 वर्षों तक जीवित रहने देता है तो वह अपने शब्दों को उल्टा खा जाएगा। दानव जाति ने मूल रूप से कुछ वर्षों में मानव जाति के खिलाफ एक बड़े हमले की योजना बनाई थी, यहां तक कि इसके साथ एक पवित्र युद्ध छेड़ने का भी इरादा था। लेकिन शैतान राजा के निधन के साथ राजा विवाद का पर्व शुरू हो गया और सब कुछ स्थगित करना पड़ा। आप नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, नहीं यह पता था कि फेदर दानव राजा की अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के मृत्यु क्यों हो गई। मनोवैज्ञानिक रूप से इतना नाजुक, 20 कटौतियां बर्दाश्त नहीं कर सका और आत्महत्या कर ली। इतनी आसानी से हार गए। हाँ, दानव दौड़ से निपटने के लिए आपको सीधे कटौती के लिए जाना होगा। यह इसे संभाल नहीं सकता। इसके बाद आपने मैन डेमन किंग, सैवेज डेमन किंग और थॉर्न डेमन किंग को फेदर डेमन किंग की लाश के सामने आते देखा, जिसमें बड़ी संख्या में अन्य छद्म राजा भी शामिल थे। आपको लगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं और आपने नीचे दी गई स्थिति का स्पष्ट अनुमान लगाया। तो स्वयं सच्चाई की जांच करने के लिए नीचे जाने के बजाय मैं वापस जा सकता हूं और मानव जाति के खुफिया नेटवर्क से पूछ सकता हूं। आपने पहले ही एक शैतान राजा को मौत के लिए मजबूर कर दिया था। इस किंग डोमेन में सर्वोच्च अस्तित्व की संख्या को 1 से कम कर दिया था और इसमें आपको केवल आधे साल से भी कम समय लगा था। इस यात्रा के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया था। डेमन रेस के 2 सच्चे राजाओं में से एक को हटा दिया गया था, जिसे चरणबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने के रूप में गिना जाता था। आपको कोई पछतावा नहीं था। आप जमीन से 6 मिलियन ली ऊपर चढ़ गए। फिर थॉर्न का अपमान। नहीं, ये सही नहीं है। यूनशॉ ने लाओ शी ओल्टेन के इरादे को देखा। इसका अर्थ है थॉर्न दानव राजा को बंधन से मुक्त करना। थॉर्न दानव राजा और वह शांति और सार के मामले में दुश्मन थे। 11 किंग डोमेन को एकजुट करने के लिए मानव जाति का नेतृत्व करेगा और थॉर्न दानव राजा पराजित होने के लिए एक अपरिहार्य बाधा था। लेकिन इसने वास्तव में आखिरी सिमुलेशन के अंत में उसकी मदद की थी। इसलिए शुरू से ही उसने फैसला किया था, या तो थॉर्न दानव राजा के जीवन को बख्श दो या उसे दानव जाति की बेड़ियों के स्रोत को टूटने का गवाह बनने दो और एक मुस्कान के साथ मर जाओ। अब 11 थॉर्न दानव राजा को उसके भाग्य से बचने में मदद करने में असमर्थ था, इसलिए उसने थॉर्न दानव राजा को उसके अंतिम वर्ष शांति से जीने देने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि 11 थॉर्न डेमन किंग को आज्ञाकारी ढंग से छोड़ने में कैसे कामयाब होगा। आप रेडियंट सन बेल्ट के शीर्ष पर हैं और आगे मैग्नेटिक इंडक्शन बेल्ट है। जमीन के ऊपर 6 मिलियन ली से 100 मिलियन ली तक चुंबकीय प्रेरण बेल्ट के दायरे में आता है। मैग्नेटिक इंडक्शन बेल्ट 6 स्वर्गीय बेल्ट की 5वीं परत एक अत्यंत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। कभी-कभी छठी परत शून्य क्षेत्र बेल्ट से भी अधिक खतरनाक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुंबकीय प्रेरण बेल्ट सतह पर ब्रह्मांड का एक उजाड़ प्रतीत होता है, खाली छद्म वैक्यूम वातावरण प्रतीत होता है। नीचे रेडियंट सन बेल्ट से निकलने वाले उच्च तापमान और गर्मी के अलावा जब तक किसी के पास पर्याप्त ओरिजिन क्यूई है, तब तक एक जन्मजात लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट भी जीवन भर चुंबकीय प्रेरण बेल्ट में सुरक्षित रूप से रह सकता है, पूरी तरह से हानिकर। लेकिन वास्तव में चुंबकीय प्रेरण बेल्ट लगातार एक उच्च घनत्व, उच्च तीव्रता वाली अदृश्य शक्ति से भरी होती है, जैसे हर जगह उच्च ऊर्जा कणों की एक धारा बढ़ रही है। इसे किंग डोमेन के मजबूत कृषकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बल कहा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बल अदृश्य, रंगहीन और गंधहीन है। ये 6 लाख ली प्रति सेकंड की भयानक गति से इस 5वें स्वर्गीय बेल्ट से बहती है। एक बार चुंबकीय क्षेत्र बल द्वारा घेर लिए जाने पर यहां तक कि शिलैन या मध्यस्तरीय स्वर्ग ग्रेड छद्म राजा या मध्यस्तरीय पृथ्वी ग्रेड या आदरणीय भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र बल पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है। मानसिक ऊर्जा अपने उतार चढ़ाव पर ताला लगा सकती है और उत्पत्ति क्यूई और महत्वपूर्ण क्यूई भी संपर्क पर चुंबकीय क्षेत्र बल की घूर्णी और फाड़ने वाली शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जिससे इसके अस्तित्व का एहसास हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि तब तक चुंबकीय क्षेत्र बल पहले से ही जीवित प्राणी के करीब पहुंच चुका होता है। इसकी गति 6 लाख ली प्रति सेकंड है। साथ ही तथ्य यह है कि यह एक बार में एक बड़े क्षेत्र में आता है। इसका मतलब है कि थॉर्न दानव राजा भी इसे बच नहीं सकता है। रेडियंट सन बेल्ट में भ्रामक सूर्यों की गति चाहे कितनी भी अनियमित क्यों न हो, वे अभी भी नग्न आंखों को दिखाई देती हैं। हालांकि मैग्नेटिक इंडक्शन बेल्ट में होना आपकी दृष्टि को 3 मीटर तक कम करने जैसा है और फिर तेजी से कारों के साथ राजमार्ग पर फेंक दिया जा रहा है। जब आप अपने सामने एक कार को आते देखते हैं तो वह पहले से ही केवल 3 मीटर की दूरी पर होती है, जिससे बचना असंभव हो जाता है।
बेशक ये चुंबकीय क्षेत्र बल अभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यदि आपके पास केवल 3 सेकंड या यहां तक कि 10 सेकंड की भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है, भले ही आपको पता चले कि एक निश्चित पथ गलत है, तो आप पहले से ही एक हताश स्थिति में हो सकते हैं। आपका पूरा अस्तित्व चुंबकीय क्षेत्र बल के एक बड़े विस्तार की हमले की सीमा के भीतर आ गया है। भले ही आपको यह एहसास हो कि 10 सेकंड में इस स्थान पर रहना खतरनाक होगा, फिर भी आप 10 सेकंड में कितनी दूर तक दौड़ सकते हैं। एक शतरंज खिलाड़ी जो प्रतिद्वंद्वी की अगली 10 चालों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसे पता चलता है कि वह 10 चालों में हार जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि वह पहले से ही शहमात की स्थिति में है। लेकिन 60 सेकंड अलग है। अपनी सामान्य पूर्ण गति पर आप 1.8 मिलियन ली चला सकते हैं प्रति सेकंड। हजारों उपयोगों के साथ ये हजारों बार सभी दिशाओं में स्काउट करने के लिए वास्तविक सार भी भेज सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी दृश्य सीमा को कई सौ या यहां तक कि 1000 ली तक विस्तारित कर सकते हैं। हालांकि अब मैं उनसे पूरी तरह बच सकता हूं। ये चुंबकीय क्षेत्र बल वास्तव में दुर्जय है। आपने आंख भरी, जितने भविष्य की आपने जांच की, उनमें से आपको एक से अधिक बार चुंबकीय क्षेत्र बल की विनाशकारी शक्ति का सामना करना पड़ा। यह एक प्रकार का प्रभाव था, एक अजीब घूमने वाली शक्ति, जैसे कोई व्यक्ति एक बड़ी नदी में गिर रहा हो, जहां नदी घने भंवरों से भरी हो और साथ ही अंदर कई ब्लेड हो। भंवर के भीतर और नदी की धारा दोनों में सब कुछ काटने वाले ब्लेड से बना है। आपको केवल आधे सेकंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र बल द्वारा ब्रश किया गया था और आपका मूल रूप से बरकरार शरीर क्षति से ग्रस्त हो गया था। अदृश्य तेज ब्लेड आपके मांस में अनगिनत गहरे, हड्डी दिखाई देने वाले घावों को काटते हैं। उस आधे सेकंड में आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आप ब्लेड के तूफान में थे। आपके पूरे शरीर पर आगे, पीछे, बाएं और दाएं हजारों बार काटे गए, यहां तक कि तुम्हारी खुली हड्डियां भी कटने के घावों से ढकी हुई थीं। आधा सेकंड चुंबकीय क्षेत्र बल की प्रवाह गति 6 लाख ली प्रति सेकंड के साथ, जैसा कि पाठ में बताया गया है। इसका मतलब है कि 11,300,000 ली तक फैले चुंबकीय क्षेत्र बल से गुजरा। भले ही एक एकल बार की विनाशकारी शक्ति अधिक न हो, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अधिक है। मेरे शरीर का तापमान अब मूल रूप से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मुझे कल 4 अपडेट फिर से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। बी 354 राजा का पर्व 300,000 ली का प्रभाव। यूशॉ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यह वास्तव में भयानक है। उस भविष्य में आप केवल 60 सेकंड के लिए चुंबकीय बेल्ट में रहे, फिर भी आपको लगातार चुंबकीय बल के 5 उछाल का सामना करना पड़ा। सबसे छोटा केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक चलने वाला और सबसे लंबा पूरे 2.5 सेकंड तक चलने वाला। औसतन हर 10 सेकंड में एक लहर आती है और इतना समय मेरे घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं केवल अपनी उत्पत्ति का उपयोग कर सकता हूं। उन्होंने 94 मिलियन ली मोटी चुंबकीय बेल्ट को देखा। उसकी गति से उसे पार करने में समर्पित उड़ान में पूरा 1 घंटा लग जाएगा, जिसका अर्थ होगा 300 से अधिक गंभीर चोटें। अपर हेवन ग्रेड के लिए आधार मूल्य 625 गुना है। यदि कोई मूल खपत जैसे मुद्दों की उपेक्षा करता है, तो चुंबकीय बेल्ट को तोड़ने के लिए नवपदोन्नत छद्म राजा की युद्ध शक्ति की कम से कम 1000 गुना आवश्यकता होती है। और फिर भी यह एक लगभग निश्चित मौत है, जिसमें जीवन काल और क्षमता को भारी क्षति होती है, जिससे उबरने के लिए हजारों वर्षों की आवश्यकता होती है। यह भी संभव है कि चोटों से पहले किसी का जीवन काल समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह ठीक हो गए हैं। और क्षमता और भविष्य के अत्यधिक नुकसान के बिना इसे पार करने के लिए किसी को एक अद्वितीय सर्वोच्च बनने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक अद्वितीय सर्वोच्च भी बिना किसी हानि के पार नहीं कर सकता। हानिकर होने के लिए किसी को एक सच्चा राजा बनने की आवश्यकता होगी। मेरे पहुंचने से पहले मानव जाति के सबसे मजबूत सदस्य शिलैन के पास केवल 500 गुना से भी कम युद्ध शक्ति थी। भले ही याओ जाति और दानव जाति मजबूत थी, वे ज्यादा मजबूत नहीं होंगी, जिसका मतलब है उनमें से एक भी चुंबकीय बेल्ट को पार करने से बच नहीं सका, जब तक कि उनकी किस्मत वास्तव में असाधारण नहीं थी और उन्हें कई चुंबकीय शक्तियों का सामना नहीं करना पड़ा। तुमने चुपचाप मन ही मन हिसाब लगाया। ये भयानक स्वर्ग ग्रेट बेल्ट, जिसने एजोर डोमेन में सच्चे राजाओं के नीचे के सभी प्राणियों को अवरुद्ध कर दिया था। जब आप एक नए पदोन्नत सुप्रीम थे, तो आपको वास्तव में बिना किसी नुकसान के गुजरने की उम्मीद थी, सीधे अन्य मूल स्वर्ग डोमेन तक पहुंच गए। ये सिर्फ इतना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अब एजोर डोमेन में बहुत अच्छी तरह से रह रहा हूं। मानव जाति के सर्वोच्च लोग बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और बहुत विनम्र हैं। सभी मानव जाति का भाग्य मुझ पर है और संसाधन असीमित हैं। एक बार जब मैं बाहरी डोमेन तक पहुंच जाता हूं, तो मुझे फिर से शुरू करना होगा और मुझे नहीं पता कि उनका चरित्र और रीति रिवाज क्या है। इसके अलावा अन्य मूल स्वर्ग डोमेन में क्या होगा अगर अद्वितीय सुप्रीम हर जगह है और 5वें और 6ठे चरण कुत्तों से भी कम है। शायद मैं उतरने पर तुरंत बॉक्स में आ जाऊंगा। हालांकि आप पहले से ही चुंबकीय बेल्ट के माध्यम से बिना किसी नुकसान के यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रति सेकंड सैकड़ों या हजारों बार भविष्य का अवलोकन करना। थोड़े समय के लिए ऐसा करना ठीक है, लेकिन आप मानव जाति क्षेत्र में वापस जाने की योजना बना रहे हैं, जिसकी अनुमानित अवधि 1 दिन से अधिक है, जो बहुत थका देने वाली होगी। तो जमीन से 6 मिलियन ली ऊपर इस सनकास्टिंग बेल्ट के शीर्ष पर उड़ना बेहतर है। इससे नीचे के प्राणियों के लिए किसी भी हलचल का पता लगाना भी असंभव हो जाता है और प्रत्येक मायावी सूर्य की गतिशीलता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आपको प्रति सेकंड केवल कुछ बार या हर 10 सेकंड में एक बार भविष्य का निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अगले दिन तीसरे मानव दानव युद्ध क्षेत्र में आप धीरे धीरे सनकास्टिंग बेल्ट से नीचे उतरे। जैसे ही आप गेल बेल्ट से नीचे उतरे, आपने सैकड़ों ओरिजिन एनर्जी तोपों को खुद पर निशाना साधते हुए देखा। आपने सूखी खांसी, ये दर्शाता है कि आप एक सहयोगी थे और घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। इस युद्ध क्षेत्र में आपने सीखा कि राक्षसी भूमि पूरी तरह से सिकुड़ रही थी, राजाओं के पर्व की तैयारी कर रही थी और हाल ही में यहां होने वाली लड़ाइयां कुछ हद तक धीमी हो गई थी। कुछ मानव जाति की स्थिति आगे बढ़ रही थी, जबकि दानव जाति शिविर एक साथ पीछे हट रहे थे। क्या वह पंखों वाला शैतान राजा सोच रहा है कि लगातार कमजोर होने के बजाय उसके शरीर में जो भी पोषण बचा है उसे अपने परिवार समूह के साथ साझा करना बेहतर है? आपने राजाओं के पिछले दानव जाति पर्वों के कुछ रिकॉर्ड के बारे में सीखा, जिसमें मानव जाति और याओ जाति द्वारा राक्षसी भूमि में घुसपैठ करके परेशानी पैदा करने के उदाहरण शामिल थे। हाल ही में इस युद्ध क्षेत्र में कई संबंधित मिशन जारी किए गए हैं। आप राक्षसी भूमि विसंगति के कारण, प्रक्रिया और परिणाम को समझ गए। मुख्य रूप से परिणाम, कारण और प्रक्रिया के रूप में आप ही सब कुछ कर रहे थे। हालांकि आप यह नहीं जानते थे कि शेष 2 शैतान राजाओं ने जो कुछ भी हुआ उसके लिए निर्माता जाति को जिम्मेदार ठहराया। आप नहीं चाहते थे कि वे इसे मानव जाति के साथ जोड़ें और संयोगवश उन्होंने इसे मानव जाति के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। राजाओं के पर्व के दौरान अधिकांश छद्म राजा और यहां तक कि असंख्य पदार्थ महान दानव भाग लेंगे। वे एक अद्वितीय अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए गू की तरह लड़ेंगे। और उस अद्वितीय छद्म राजा के जन्म से पहले 2 मौजूदा शैतान राजा एक पल के आराम के बिना गिरे हुए शैतान राजा की लाश की रक्षा करेंगे और अंत में नए शैतान राजा के जन्म को और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे विजेता को सौंप देंगे। बेशक ब्रेकर थ्रू के लिए शैतान राजा की लाश का उपभोग करना आवश्यक नहीं है। यह ओरिजिन क्यूई को संरक्षित करने का एक साधन है। मुश्किल से एक शैतान राजा पैदा करने के लिए कम से कम 600 मौजूदा छद्म राजाओं को हजारों असंख्य महान राक्षसों के साथ एक बार मरना होगा। लेकिन शैतान राजा की लाश के साथ केवल 4 या 500 छद्म राजाओं को मौत से लड़ने की जरूरत है और यह सिर्फ मुश्किल से नहीं है।
उच्च रैंक के रिश्तेदारों के मांस और रक्त की पाचन और अवशोषण क्षमताओं के संबंध में दानव जाति द्वारा तकनीकी नवाचार के वर्षों के माध्यम से उन्नति की सफलता दर बहुत अधिक होगी। यदि वे शैतान राजा की लाश का उपयोग नहीं करते हैं और अन्य सभी छद्म राजाओं को नहीं मारते हैं, तो मानव जाति और याओ जाति टुकड़ों का आदान प्रदान करने आएंगी। लेकिन 2 शैतान राजा मिलकर लाश की रखवाली कर रहे हैं। क्या यह मुझे हमला करने का स्वर्ग प्रदत्त अवसर नहीं दे रहा है? रिटर्न टू ट्रुथ की सीडी वापस आने में अभी 2 दिन बाकी हैं। ये समय आपके लिए जल्दी से वापस लौटने के लिए पर्याप्त है। आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको सुप्रीम हॉल से संपर्क करना होगा। इससे पहले कि आप सक्रिय रूप से उनसे संपर्क करें, सुप्रीम हॉल ने आपसे संपर्क किया। वान सुप्रीम का चेहरा ओरिजिन शैडो कम्युनिकेटर पर दिखाई दिया। उसकी अभिव्यक्ति अब गुस्से का संकेत दिखा रही है। यूं सुप्रीम, आपने राक्षसी भूमि में प्रवेश क्यों किया? आपने बार-बार अपने हाथ हिलाए। मैं राक्षसी भूमि में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था। मैंने केवल राक्षस जाति की विसंगति के बारे में सुना और जांच करने के लिए युद्ध क्षेत्र में चला गया। वान सुप्रीम ने हंसते हुए कहा, फिर आपका स्थान 3 घंटे पहले राक्षसी भूमि के अंदर क्यों दिखाई दिया? आप हौंफने लगे, फिर ठंडी सांस छोड़ी जब आपने देखा कि उसने 3 घंटे पहले कहा था। एक सांस लें, एक सांस छोड़ें, तापमान संतुलित। अच्छी बात, अच्छी बात। आपने मन ही मन सोचा। 3 घंटे पहले आप पहले से ही उस जगह से काफी दूरी पर थे जहां पंखों वाला शैतान राजा गिरा था। मानव जाति के सर्वोच्च लोग अपनी मृत्यु को आपके साथ नहीं जोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा वे यही सोचेंगे कि आप जिज्ञासु थे, राक्षसी भूमि में एक बड़ा हंगामा देखा, थोड़ी देर तक उसका पता लगाया और फिर लौट आए। जहां तक सार के आशीर्वाद की बात है, कुछ भी कहा जा सकता है। एक सुप्रीम अकेले एक चमत्कारी विधि पर भरोसा करते हुए एक सच्चे राजा को मारने में कामयाब रहा। यह अतिशयोक्ति है। किसी भी मामले में आप किसी अन्य बहाने के साथ आने में बहुत आलसी थे। ये जानकर कि वे राक्षसी भूमि की उथल-पुथल को आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया। आपने तुरंत सख्त चेहरा दिखाया। तब आपने क्या कहा था? आपने मुझसे पूरी तरह से मुफ्त छुट्टी का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ? आपने वास्तव में इस अवधि के दौरान मुझे फंसाने की कोशिश की। यह मेरी स्वतंत्रता, गोपनीयता और पार्टी करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। हैप्पी ड्रैगन बोट फेस्टिवल बी 355 छठे और 7वें लोगों के बारे में अटकलें। सुप्रीम वान की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, आप इस तरह हमारे इरादों को बदनाम कैसे कर सकते हैं? कैसी बदनामी? आधे मिनट पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको मानव युवान मानचित्र का उपयोग करके मेरे स्थान की रिपोर्ट करते हुए सुना था। सुप्रीम वान का चेहरा तमतमा गया। उनके माथे पर नसें उभर आईं। उन्होंने तर दिया, यह आपके लिए चिंता थी। चिंता? आपके लिए की गई चीजें, उन्हें एक जाल कैसे माना जा सकता है? इसके बाद यह आपके अपने भले के लिए है और हम आपकी कदर करते हैं। जैसे समझ से परे शब्दों की एक श्रृंखला आई जिसने आपको हंसी से लोटपोट कर दिया। संचार अंदर और बाहर दोनों आनंद में हवा से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही पल उलटफेर हो गया। सुप्रीम वान ने तुरंत अपना चेहरा सीधा किया। सुप्रीम यूं, जब आपकी छुट्टियां जारी की गई तो आपने हमसे क्या वादा किया था? उन्होंने शब्द दर शब्द पढ़ा। मैं गारंटी देता हूं कि अपनी छुट्टियों के दौरान मैं अत्यधिक खतरनाक कार्यों में शामिल नहीं होऊंगा। दानव भूमि, राक्षस भूमि या अंतहीन समुद्र में प्रवेश नहीं करूंगा और मानव जाति क्षेत्र से 10 मिलियन ली से अधिक नहीं भटकूंगा। जैसे ही आपने कहा, आपकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मार्ग कहां है? आप ऐसी आधारहीन अफवाहें कैसे फैला सकते हैं? सुप्रीम वान ने व्यंग्य किया और अपना हाथ लहराया। गवाह लाओ। युआन शैडो कम्युनिकेशन स्क्रीन विभाजित हो गई, जिससे एक आभासी चरित्र का पता चला। गोल्डन स्पिरिट ओरे, जिसे आपने 4 या 5 महीने पहले एक सराय में छोड़ा था। आप गुस्से में थे। अरे लड़के, क्या तुम भी उन्हें सबूत बनाने में मदद कर रहे हो? ओरे ने एक गलत अभिव्यक्ति दिखाई और एक दृश्य प्रदर्शित किया। सुप्रीम यून, आपने पहले पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इसी पर क्लिक किया था। मैंने इस समझौते को पूरी तरह से पढ़ लिया है और इससे सहमत हूं। सर्वोच्च अवकाश सुरक्षा दिशा निर्देश विस्तार करने के लिए क्लिक करें। आपका चेहरा तमतमा रहा था। आपके माथे पर नसें उभरी हुई थी। जैसे ही आपने तर दिया, वह अनजाने में था। यह एक जाल था। इतनी सामग्री के हर एक शब्द को पढ़ने का धैर्य किसके पास है? यह इतिहास खुद को दोहराने जैसा है। इसके बाद मुझे फंसाया गया और अत्याचारी धाराएं, जैसे समझ से बाहर के शब्दों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने सुप्रीम वान को हंसने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम हॉल अंदर और बाहर दोनों जगह खुशी भरी हवा से भर गया। यूं शॉ, दरअसल 11वां बुजुर्ग ये भी कह सकता है, यह आपके अपने भले के लिए है, क्योंकि उसने जो अवसर बचाया था उसका उपयोग दवा लेने और तेजी से अपने दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक शैतान राजा को मारने के लिए किया गया था। 11वें की सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण थी और मानव जाति के लिए भी महत्वपूर्ण थी। और शैतान राजा का पतन मानव जाति के लिए एक बड़ी मदद थी और खुद 11वें के लिए यह कोई छोटी मदद नहीं थी। वास्तव में ये परस्पर लाभकारी था। विवाद का मुद्दा सूचना के अभाव से आया। यू 11वें इस जीवन में कदम दर कदम उच्चतम शिखर पर चढ़ना चाहते थे। उनके 11वें के विचार मूल रूप से उनसे यूशॉ स्वयं आए थे, इसलिए यूशॉ ने इसका कारण स्पष्ट रूप से समझा। वह समझ गया कि क्यों 11वें ने इस अनुकरण की शुरुआत में समय की शक्ति को उजागर करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उसने पिछले जीवन में किया था। क्योंकि पिछला जीवन पहले से ही अपने अंत पर था और कुछ जानकारी यूनिलेवनर द्वारा अपना तुरुप का पता प्रकट करने या सिम्युलेटर के कथन में प्रकट होने के बाद ही सामने आई। उदाहरण के लिए, 5वां क्षेत्र एक निश्चित सीमा तक पहुंचने वाली असाधारण प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। अध्याय 297। एक और उदाहरण, यद्यपि युआन हेवन डोमेन में प्रकाश की गति अनंत है, एक निश्चित दायरे से पहले वस्तुओं की गति की ऊपरी सीमा होती है, जो आपके पिछले जीवन की प्रकाश की गति है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। दूसरे शब्दों में, एक अदृश्य कानून प्रकाश की गति के भीतर एक निश्चित रैंक से नीचे के प्राणियों को बंद कर देता है। और जहां तक वह जानता था, एक व्यक्ति ऐसा था जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। बेई चेंगुआंग, जो यू 9वें अनुकरण के अंत में 7वें दायरे में चढ़ गए। उस समय वू गुई रेन दानव 9वें को एक घातक झटका देने वाला था और 7वें दायरे बेई चेंगुआंग ने सभी डोमेन को रोशन कर दिया। हालांकि युआन हेवन डोमेन की अनगिनत परतों ने उन्हें अलग कर दिया, लेकिन वह तुरंत जम गया और वू गुई रेन को नष्ट कर दिया। ये प्रयास स्पष्ट रूप से प्रकाश की गति प्रतिबंध से अधिक था। इसलिए युनशॉ को एक अनुमान था। निस्संदेह यह महज एक अनुमान था। 5वां क्षेत्र शुद्ध शक्ति साधना का सर्वोच्च क्षेत्र है, जो सामान्य पारगमन की सीमा है। और छठा क्षेत्र व्यक्ति को कानून जैसी शक्तियों को छूने की अनुमति देता है, नश्वर दाव की सीमाओं से परे जाकर देवताओं और अमर के क्षेत्र को शामिल करना शुरू करता है। छठे क्षेत्र के लिए कुछ वैकल्पिक नाम वास्तव में अर्ध अमर और अर्ध भगवान हैं। तो यह क्षेत्र गति को 600,000 ली प्रति सेकंड से अधिक करने की अनुमति देता है और विभिन्न असाधारण तरीकों को सक्षम बनाता है, जिससे उन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है जो छठे दायरे से नीचे के नश्वर अपने पूरे जीवन में कभी हासिल नहीं कर सकते। सादृश्य से 7वां क्षेत्र एक निश्चित कानून की महारत हो सकता है, या स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजों से परे कानूनों के अपने दिव्य साम्राज्य का निर्माण हो सकता है। और मेरे संत शरीर में समय की शक्ति से संबंधित एक कानून शामिल है। समय की शक्ति, ये बिल्कुल हर किसी के पास होने वाली क्षमता नहीं हो सकती है।
एक बार उजागर होने के बाद ये छठे क्षेत्र, सातवें क्षेत्र या यहाँ तक कि आठवें क्षेत्र की खोज को आकर्षित कर सकता है जो कहीं से भी प्रकट होता है। इसलिए जितना संभव हो सके जोखिम से बचना आवश्यक है और इसे छुपाने के लिए अन्य स्पष्टीकरणों का उपयोग करें। इसके बाद कुछ सौदेबाजी के बाद सुप्रीम हॉल इस अवधि के दौरान दानव भूमि में आपकी निरंतर घुसपैठ पर सहमत हुआ। आपने बार बार गारंटी दी कि आप शैतान राजाओं से संपर्क नहीं करेंगे इससे पहले कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। और दो महान शैतान राजा फेदर डेविलकिन की लाश के स्थान की रक्षा कर रहे थे जो कि राजत्व के लिए राक्षसी संघर्ष का मुख्य क्षेत्र था, इसलिए दोनों शैतान जल्दबाजी में कार्य नहीं करेंगे। आपकी 2 साल से कम की शेष छुट्टियों के समय में दानव भूमि के छद्म राजा भी परम छद्म राजाओं के स्तर तक विकसित नहीं हो पाएंगे और उनकी ताकत से आपको कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए जब तक आप मूर्खतापूर्वक शैतान राजाओं के पास नहीं जाते, अब से आप दानव भूमि में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें हैं जिनका आपको निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। सुप्रीम वांग ने एक बार फिर कई समझौतों को सूचीबद्ध किया जिनमें दानव भूमि घुसपैठ दिशा निर्देश और राजा के पद को बाधित करने के लिए मुख्य बिंदु शामिल हैं। आप बहुत लंबा पढ़ा नहीं सुप्रीम वांग, मैंने अनुमान लगाया कि आप ऐसा कहेंगे। ये सभी मानव दानव युद्ध क्षेत्र में सामान्य ज्ञान संरचनाएं हैं, स्मृतियों को स्वयं स्थापित करें। फिर ठीक है, जैसे ही संचार बंद होने वाला था आपने अचानक कहा कि आपके पास उन्हें निर्देश देने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण मामले हैं। ओह, और बस मामले में मैं मानव दानव सीमा क्षेत्र की रक्षा के लिए एक मानव राजा को जागृत करने का सुझाव देता हूं। इससे आपका क्या मतलब है? मैंने डेमन लैंड में खबर सुनी कि फेदर डेविलकिन की मौत बहुत अजीब थी। ये किसी दुर्घटना से अचानक नहीं मरा, बल्कि धीरे धीरे कदम दर कदम अपनी समाप्ति के करीब पहुंच गया। अपनी मृत्यु से पहले उसे पहले से ही अपने भविष्य का एहसास हो गया था, इसलिए वह पेट भरकर खाने और पीने के लिए अंतहीन समुद्र में उतर गया, यानी उसे अपना आखिरी भोजन मिलना था। हालांकि अंदर से आपका मानना था कि इसे अपना सार लगभग 25% तक कम कर देना चाहिए था और जब इसका जीवन काल लगभग समाप्त हो गया था तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। सुप्रीम वांग एक पल के लिए चुप हो गए। आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? आपने अपना हाथ लहराया। मेरे खुफिया नेटवर्क को कम मत समझो। इसके साथ वास्तव में क्या हुआ? आपने धीरे धीरे शुरू किया। मुझे संदेह है कि यह एक निश्चित डेमन रेस ब्लडलाइन स्रोत के पतन के कारण हुआ सामूहिक परिणाम है। सुप्रीम हॉल में इस दानव दौड़ के रिकॉर्ड के अनुसार 5वें दायरे में पहुंचने के बाद उनके दिलों में एक पुकारने वाली आवाज प्रकट होगी। 356 पतन का दानव। और वह आह्वान किसी के दायरे में वृद्धि के साथ तीव्र हो जाएगा, अंततः किसी के विचारों को भी बदल देगा, उसे एक निश्चित स्थान पर भागने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप मानते हैं कि दानव जाति से ऊपर एक उच्चतर अस्तित्व है? आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि हर कोई जानता है, मैं प्राचीन उजाड़ डोमेन से आता हूं। उस आदिम स्वर डोमेन में असंख्य नस्लें सह अस्तित्व में हैं और उनमें से कुछ ने गुलाम दौड़ को बढ़ाने के लिए समान तरीकों का इस्तेमाल किया है। आपने बातें बनानी शुरू कर दी। वे उन दास जातियों को नियंत्रित करने के लिए पैतृक रक्त के एक कोर का उपयोग करते हैं। ये छठे क्षेत्र की एक विधि है। एक बार जब पैतृक रक्त के मूल में कोई समस्या होती है तो संबंधित दास जातियों में भी धीरे धीरे समस्याएं होंगी। बेशक यह मुख्य रूप से 5वां क्षेत्र है। केवल गुलाम जातियां जो प्रमुख उपलब्धि चरण तक पहुंच चुकी हैं उन्हें समस्याएं होंगी। चौथे क्षेत्र और उससे नीचे के लोग योग्य नहीं हैं और यहां तक कि 5वें क्षेत्र के कुछ बेहद कमजोर व्यक्ति भी योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पैतृक रक्त के मूल को समझ नहीं सकते हैं या अपने जीवन और मृत्यु को इससे नहीं जोड़ सकते हैं। सुप्रीम वांग, मुझे संदेह है कि डेविलकिन यू की समस्या दानव जाति के ऊपर मुख्य मास्टर की तरह द्वारा नियंत्रित पैतृक रक्त के मूल के साथ एक समस्या के कारण थी। शायद इसे ठीक से बनाए नहीं रखा गया था और गलती से विस्फोट हो गया जिससे उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया। लेकिन वह केवल शुरुआत होगी। भविष्य में कुछ हद तक कमजोर डेविलकिन जी के अलावा अन्य डेविलकिन मैन को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस समय उसे अपने शेष जीवन में पागल होने और मानव जाति के साथ विस्फोट करने से रोकने के लिए मानव राजा को पहले से ही तैयार करने के लिए जगाना सबसे अच्छा होगा, बजाय इसके कि कई सर्वोच्च व्यक्तियों के मारे जाने के बाद उसे तुरंत जगाया जाए। आप गंभीर हो गए। मुझ पर विश्वास करो। सुप्रीम वांग चुप थे, फिर सिर हिलाया। यद्यपि आप कुछ हद तक बेतुके थे, फिर भी आपने मूलभूत मामलों में मानव जाति के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। आपने उन्हें जो मदद दी थी वह पहले से ही बहुत बड़ी थी आपकी खातिर, भले ही इसका मतलब बिना कुछ लिए सच्चे राजा को जगाना और भाग्य को बर्बाद करना हो, ये स्वीकार्य होगा। इसके अलावा आप मानव जाति के बारे में सोच रहे थे, न कि मानव राजा से आपकी छुट्टियां बिताने के लिए कह रहे थे। वह स्थान जहां शैतान राजा यू गिरा था, उनके अवशेषों को सील कर दिया गया और उनके भीतर मौजूद समृद्ध प्रोटीन और अन्य घटकों को संरक्षित किया गया जिससे पोषक तत्वों की हानि को रोका जा सके। क्या ये गोमांस से 6 गुना अधिक है? डेविलकिन मैन एक अस्थायी रक्त कुंड में भीग रहा था। यह उनका निजी शौक था। उसे खून के तालाबों में नहाना बहुत पसंद था। दानव भूमि में विशेष रूप से उसके लिए 12 गुना रक्त पूल बनाए गए थे। प्रत्येक का एक विशिष्ट नाम था, जैसे कि 10,000 रक्त का सागर या शुद्ध दानव रक्त की झील। यूनशॉट थोड़ा परिचित। ओह, उसे अचानक एहसास हुआ, तो ये तुम थे। वह शैतान राजा आदमी जिसे भक्षक जानवर ने तुरंत मार डाला और नाश्ते के रूप में निगल लिया। अध्याय 172। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सिम्युलेटर में उल्लेखित डेविलकिन मैन केवल एक छद्म राजा स्तर का अतिरिक्त व्यक्ति था। उन्होंने कभी भी उनसे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में एक सच्चे राजा होंगे। वास्तव में एक भक्षक जानवर कम से कम 5वें क्षेत्र के चरम पर चौथे क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार देगा। केवल डेविलकिन मैन 5वें क्षेत्र में भी व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के योग्य होगा। हाँ, इसने केवल एक चाल चली और डेविलकिन जी काफी भावुक होकर चुपचाप जूनियर डेविलकिन की लाश को देखते रहे। उसने अपने बगल वाले हटे कट्टे आदमी से कहा, क्या तुम देखते हो? भविष्य में तुम्हें यही करना चाहिए। हमारी जाति के सार में गहराई से निहित ये बेड़ियां तुम्हारे द्वारा तोड़ दी जाएंगी। आप ओवरलॉर्ड डेमन एक्ट द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। हिम्मत। हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति का चेहरा ठंडा था। उन्होंने अभी भी एक मानवीय उपस्थिति बनाए रखी, स्पष्ट रूप से अधिपति दानव अंडे के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में वह एक दानव में परिवर्तन का भी विरोध कर रहा था। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति नहीं था। उसके बाएं हाथ पर धातु का कृत्रिम अंग लगा दिया गया था और उसका शरीर विभिन्न घावों और पुराने निशानों से ढका हुआ था। जब तक जानबूझकर न किया जाए, एक मार्शल आर्टिस्ट धीरे धीरे हड्डियों और मांस को पुनर्जीवित कर सकता है। निशान छोड़ना तो दूर की बात है। गट्स नाम का ये व्यक्ति बिना किसी असाधारण शक्ति के लगभग एक नश्वर प्राणी जैसा था। यू शॉ 2 दिन बाद पिता यू की सजा, सत्य की ओर लौटें। डेविलकिन मैन मूल रूप से डेविलकिन जी के सामने बैठा था और अपने अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत रक्त प्रसाद का स्वाद ले रहा था, जिसमें मनुष्य और राक्षस दोनों शामिल थे। तभी उसके पूरे शरीर की क्यूई और खून अचानक फूट पड़ा, जिससे शैतान किंग जी को सहज रूप से अपने बगल में गट्स की रक्षा करनी पड़ी। सौभाग्य से इस बार उसका क्यूई और रक्त केवल सामान्य रूप से जारी किया गया था और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अन्यथा पीक सेकंड रियल अस्तित्व में नहीं बच पाता। शैतान राजा यू के समान लक्षणों के साथ साथ कमजोर जीवन शक्ति और आत्मा के कारण शैतान राजा मनुष्य चिल्लाने लगा, ओह पीड़ा। कुछ महीने पहले वह अभी भी शैतान राजा यू का मजाक उड़ा रहा था, यह मानते हुए कि दूसरे पक्ष ने उसके शरीर को बर्बाद कर दिया है और समस्याएं विकसित की हैं। बाद में जब उसे पता चला कि यह निर्माताओं का काम था तो वह भी भयभीत हो गया।
हालांकि उसने सोचा कि इतनी जल्दी उसकी बारी नहीं आएगी। पिछले आधे साल में इसने एजोर डोमेन के 3 डेविल किंग्स में से केवल एक को प्रभावित किया था, जो दर्शाता है कि चुने जाने की संभावना उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन कौन जानता था, शैतान राजा यू के आत्महत्या करने के बाद अगली बारी उसकी थी। धिक्कार है, वास्तव में पहले ही मर चुका है यू झोंगडेंग। डेविल किंग मैन ने अपना गुस्सा मृतक डेविल किंग यू पर स्थानांतरित कर दिया और फिर डेविल किंग जी को फंसाया। अरे बूढ़े जी, यह आप क्यों नहीं है? डेविल किंग जी चुप रहे, केवल अपने बगल में मानव हिम्मत की रक्षा करते रहे। वह डेविल किंग मैन के साथ बहस नहीं करना चाहता था, जो अब निराशा और पागलपन में था, और वह किसी भी तरह से उसके खिलाफ जीत नहीं सकता था। वास्तव में वह डेविल किंग यू से भी थोड़ा लड़ सकता था, क्योंकि डेविल किंग यू के पास केवल 20 गुना बचाव था और वास्तव में लड़ते समय उसने जो ताकत और गति दिखाई थी उसमें कोई बोनस नहीं था। लेकिन डेविल किंग मैन, उसका दिमाग भले ही अच्छा न हो, लेकिन उसकी ताकत सचमुच बहुत अधिक थी। विशेष रूप से चूंकि उसकी क्षमता ने 4 गुना ताकत का बोनस भी प्रदान किया, एक थप्पड़ उसके पुराने शरीर को जमीन में गाड़ सकता था। ये बस इतना ही है। जबकि डेविल किंग मैन निराशा में था, डेविल किंग जी हालांकि नहीं चुने गए थे, उन्हें भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। निर्माताओं को संकट का सामना करना निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी, जिसका अर्थ है कि दानव जाति तब से मुक्त हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और यह निश्चित नहीं है कि वे नष्ट हो जाएंगे, वे जीवित रह सकते हैं। और इस अवधि के दौरान जब निर्माता घायल हो गए एक छोटे से ऑपरेशन के कारण, दानव जाति, जो कम से कम 2 लाख वर्षों तक एजोर डोमेन में शक्तिशाली थी, अब पतन की ओर अग्रसर थी। वर्तमान में दानव भूमि में विभिन्न छद्म राजा अभी भी उत्साहपूर्वक राजत्व के लिए होड़ की चुनौतियों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन केवल इन 2 शैतान राजाओं को पता था कि कोई उम्मीद नहीं थी। 2 राजाओं के पतन के साथ दानव जाति की वर्तमान नस्लीय शक्ति अधिक से अधिक एक नए राजा के जन्म का समर्थन कर सकती है, यहां तक कि 2 शैतान राजा की लाशों के साथ भी ये पर्याप्त नहीं होगा। एक बार जब शैतान राजा मनुष्य गिर गया या सीधे बाहरी क्षेत्र में चला गया, भले ही कोई और नया राजा हो, तब भी दानव जाति का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और समुद्री जाति के समान स्तर पर गिर जाएगा। यूनशॉट, वास्तव में सी रेस जितना अच्छा भी नहीं। ... बाल दिवस की शुभकामनाएं कैरेट ओ कैरेट। आज दोपहर 2 और अपडेट भी। 357 किन्न बर्बर राक्षस राजा के बुरे कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अगला महीना क्रूर शैतान राजा के लिए अत्यंत पीड़ादायक और दर्दनाक अवधि थी। उसे एहसास हुआ कि वह अनिवार्य रूप से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। इस वजह से उसने गुस्से में हर जगह अपनी निराशा व्यक्त की। उसके पूरे शरीर की क्यूई और रक्त प्रत्येक मुके के साथ संघनित होकर बाहर की ओर फूटने लगा। सैकड़ों मील ऊंची और 1 लाख मील तक फैली पर्वत श्रृंखला उनके एक ही मुके से चपटी हो गई, जिससे एक चैनल बन गया। मूर्ख बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छा सहायक। उसके द्वारा समतल और कठोर जमीन को नीचे की ओर धकेला गया, जिससे 30,000 मील व्यास वाला एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसे अधिकांश निचले क्षेत्रों में समुद्र कहा जा सकता है। वह इलाके को नया आकार दे सकता था, वह अरबों दानव जाति का प्रभुत्व करता था, लेकिन निर्माता के सामने वह बस थोड़ा बड़ा चींटी था। क्रूर शैतान राजा का सार 0.95 गुना तक कम हो गया। वह अभी भी बहुत छोटा था। आपने अनुमान लगाया कि आपको उसके जीवन काल के अंत तक पहुंचने के लिए उसके सार को 0.05 या 0.06 गुना तक कम करने की आवश्यकता होगी। दरअसल इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, वह बीच रास्ते में ही भाग जाएगा। जहां तक उसे कमजोर करने और फिर युद्ध के माध्यम से उससे निपटने की बात है, एक सच्चे राजा के विरुद्ध सर्वोच्च लड़ाई असंभव, ये सचमुच असंभव है। यहां तक कि थॉर्न डेविल किंग भी अपने सार के 0.01 गुना के साथ सर्वोच्च शिखर की 1.5 गुना ताकत के बराबर था। और वह क्रूर शैतान राजा अपने जीवन काल की सीमा पर 0.06 गुना सार के साथ चरम सर्वोच्च से लगभग 40 गुना अधिक था। निम्न मानव रैंक के छद्म राजा को एक इकाई के रूप में उपयोग करना, यानी 250,000 बार। यदि आप एक शिखर सुप्रीम थे या एक ऊपरी स्वर्गीय सुप्रीम के रास्ते पर काफी दूरी तक चले थे, तो आपके पास उसे उड़ा देने का मौका हो सकता है। लेकिन आप वर्तमान में केवल एक मध्य पृथ्वी सुप्रीम हैं। संख्यात्मक अंतर 200 गुना था, बहुत बड़ा। 2996 में ब्रूट डेविल किंग का सार 0.9 गुना तक गिर गया। अपने उन्माद में उसने मानव डोमेन पर हमला करने का फैसला किया। उसकी विशाल क्यूई और रक्त ने रास्ते में 20,000 मील चौड़े रास्ते को समतल कर दिया, जमीन को संकुचित कर दिया गया और 3,000 मील से अधिक नीचे धकेल दिया गया, इतना सपाट हो गया कि इसे रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वह जहां से भी गुजरा, आसमान 3 फीट ऊंचा नहीं बल्कि 4,50,000 फीट ऊंचा था। उसकी गति अत्यधिक थी, सीधे मानव क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। फिर उसे मानव जाति के गुप्त एजेंटों द्वारा खोजा गया, जिन्होंने उसे हजारों मील दूर दानव क्षेत्र में घुसपैठ की थी और जानकारी वापस भेज दी गई थी। हालांकि क्रूर शैतान राजा ने उनमें से कुछ छोटी बगों की खोज की, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर वे अब जानकारी भेज दे तो क्या होगा? मानव जाति के शताब्दी के राजा को खोलने की आवश्यकता है, जिसमें समय लगेगा, और सुप्रीम हॉल मानव दानव सीमा के करीब नहीं था। सुप्रीम हॉल मानव जाति के अरबों मील क्षेत्र के भीतर अपेक्षाकृत केंद्रीय रूप से स्थित था, न केवल इसलिए कि यह भाग्य का केंद्र बिंदु था, बल्कि एक अन्य कारक भी था। मानव जाति एक साथ याओ रेस और दानव रेस दोनों से निपटती थी, इसलिए सुप्रीम हॉल में सो रहे मानव राजा को भी 2 नस्लों की सीमाओं के केंद्रीय बिंदु पर स्थित होने की आवश्यकता थी। दानव क्षेत्र के बहुत करीब और यह याओ क्षेत्र से बहुत दूर होगा, और इसके विपरीत। तो क्रूर शैतान राजा के दिमाग में जब तक मानव जाति का सदी का राजा आएगा, तब तक वह पहले ही कई घंटों तक मानव क्षेत्र में उत्पात मचा चुका होगा, और सुप्रीमों के एक समूह को मारने के बाद वह शांति से चला जाएगा। यह अंतर दिखाता है, फेदर डेविल किंग को अपनी जाति की परवाह है और वह मानव जाति को उत्तेजित नहीं करता है, जबकि ब्रूट डेविल किंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह सिर्फ मनोरंजन करना चाहता है। भले ही वह मानव राजा मृत्यु तक उससे लड़ता रहे, वैसे भी उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं था। कम से कम वह वास्तव में एक के बदले एक का व्यापार करेगा। फिर उसे जियांग यी ने कोहनी मारकर गिरा दिया, जो मानव दानव सीमा पर इंतजार कर रहा था। क्रूर शैतान राजा भागा। विशाल क्रूर दानव भयानक रूप से आया, लेकिन उसकी प्रस्थान आकृति कुत्ते की तरह थी। भाग्य के राजा के साथ एक के बदले एक व्यापार करने का आधार यह था कि पहले से ही पर्याप्त लाभ उठाया जाए, सुप्रीम के एक समूह को मार दिया जाए ताकि यह नुकसान न हो। मानव राजा से सीधे मुठभेड़ के बारे में क्या? इसके अलावा एक के बदले एक का व्यापार करना सबसे खराब स्थिति थी। उसके पास अभी भी जीने के लिए कम से कम 100 दिन से अधिक का समय था। वह इतनी जल्दी अपना जीवन क्यों त्याग देगा? अगर उसे वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं होती, तो जब उसे पता चलता कि उसका सार -1 से कम होने लगा है, तो वह इतना घबराया नहीं होता। ब्रूट डेविल किंग की क्षमताओं को कई पहलुओं में बढ़ाया गया, जिससे ब्रेन वॉशिंग के प्रति उसका प्रतिरोध वास्तव में फेदर डेविल किंग से एक अंतर से आगे निकल गया। फेदर डेविल किंग लगभग 0.8 गुना तक अपने सार को बनाए नहीं रख सका, जबकि ब्रूट डेविल किंग को लगा कि वह 0.7 गुना तक कायम रह सकता है। रचनाकारों के दुष्ट और अदृश्य बड़े हाथों से 10 गुना अधिक सहन कर सकता है। आपने पूरे रास्ते क्रूर शैतान राजा का पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से आप उसके जितना तेज नहीं दौड़ सके, और जब तक आप मानव दानव सीमा पर पहुंचे, आपको पता चला कि उसने फिर से दिशा बदल ली है। सी रेस की ओर बढ़ रहा है। हर दिन इधर उधर भागना, क्या वह थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकता? हालांकि सी रेस भी आप दोनों डेविल रेस से मिलकर भाग्यशाली है जिनके पास ऐसी मौन समझ है।
ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि क्या उन दो सी किंग्स को बाहर कर दिया जाएगा। वाटर बेहेमोथ अनिश्चित है, लेकिन मर्मन ट्रू किंग को मजबूरन बाहर कर देना चाहिए। आप फिर किस मजबूर की बात कर रहे हैं? फेदर डेविल किंग ने ब्रूड डेविल किंग के सापेक्ष विवेक से काम लिया। हालांकि फेदर डेविल किंग के पास अंतहीन सागर में एक सी सुप्रीम बुफे भी था, उसने केवल उनके अंगों के कुछ हिस्सों को फाड़ दिया, जिससे क्षति हुई, लेकिन कुछ समय के बाद 4 लोगों की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ चोटें स्वाभाविक रूप से ठीक हो गईं। एकमात्र समस्या चेहरा खोना था, लेकिन सी रेस पहले से ही बड़ी योजना के लिए 4000 वर्षों तक सहन कर चुकी थी, इसलिए चेहरा खोना तो रहने दो। वैसे भी ये दानव जाति की 3 शक्तिशाली जातियों से हार गया था, अन्य छोटी जातियों से नहीं। हालांकि फेदर डेविल किंग ने केवल उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि क्रू डेविल किंग ने उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 महीने में उसने क्रमिक रूप से 2 4 रियल सी सुप्रीम का वध कर दिया, और उसने 7 या 8 और लोगों को अपन कर दिया और निगल लिया। उदाहरण के लिए, एक विशाल ऑक्टोपस के 8 में से 7 तंबू फट गए थे और शेष उसका क्रोकोडाइलस था। इसके अलावा उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सी रेस, सहना, फिर से सहना। लेकिन वे कैसे सह सकते थे? अनंत सागर की सभी दिशाओं से 50 से अधिक सी सुप्रीम शायद ही कभी एकत्र हुए, और उन्होंने संयुक्त रूप से क्रूर शैतान राजा पर दबाव डाला। ये क्रूर शैतान राजा को दिया गया उनका आखिरी मौका था। क्रूर शैतान राजा बेवकूफ, उसने उन सी सुप्रीम के सभा स्थल पर धावा बोल दिया और उनमें से 30 से अधिक को जिंदा फाड़ डाला। 16 सी सुप्रीम की मौके पर ही मौत हो गई, 20 गंभीर रूप से घायल हो गए और मौत के कगार पर थे, और केवल 20 अन्य अराजकता में बच गए। इसलिए भी कि क्रूर शैतान राजा ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्रूर शैतान राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं मानव जाति के सच्चे राजा को उत्तेजित नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को उत्तेजित नहीं कर सकता। क्रूर शैतान राजा की इस कार्रवाई के संबंध में मानव जाति और याओ जाति ने निष्पक्षता और न्याय को चुना, और वे दृढ़ता से सी रेस के पक्ष में खड़े रहे। सी रेस की खातिर उन्होंने कमजोरों को धमकाने के क्रूर शैतान राजा के घृणित कार्य के प्रति कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए विभिन्न तरीकों से दानव जाति की निंदा की। सी रेस, क्या आप लोग उसके कार्यों से असहमत नहीं हैं? मानव जाति, याओ जाति, हाँ। सी रेस, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मानव जाति, याओ जाति, क्या हम पहले से ही उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं? 358 नियति। 5 दिन बाद आप चुपचाप चढ़ गए। आप जमीन से ऊपर 2 मिलियन ली से बढ़कर 5 मिलियन ली से ऊपर पहुंच गए और इसमें डूबने के लिए सबसे बड़े मायावी सूर्य को चुना। क्योंकि भविष्य में आपने पिछली जांच के दौरान देखा था, सैवेज डेविल किंग के अलावा एक जल दानव भगवान भी था, एक सच्चा राजा स्तर का जल दानव भगवान। सी रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, तभी अचानक लगभग 20 सी सुप्रीम मारे गए, और यह बिना किसी कारण या सीमा के नुकसान था। बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। यदि उनमें वास्तव में ताकत की कमी होती तो वे इसे सहन कर सकते थे। केवल 2 ही समाधान होंगे, या तो याओ रेस में शामिल हो या काले कछुए के पैर से चिपके रहें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में याओ रेस में शामिल होने में अनिवार्य रूप से उन संधियों पर हस्ताक्षर करना शामिल होगा जो उनकी संप्रभुता और भाग्य को खो देंगे, जैसे कि अंतहीन सागर के पार विभिन्न स्थानों में याओ सुप्रीम हॉल की स्थापना करना, उनकी किस्मत को कमजोर करना, और उन्हें सालाना याओ भूमि के लिए विभिन्न संसाधनों और विशिष्टताओं की पेशकश करने की आवश्यकता होगी। जहां तक काले कछुए के पैर से चिपकने की बात है, केवल वेल, शार्क, सांप और मछली जैसे जीव ही ऐसा कर सकते हैं। मेरफोक को मान्यता नहीं दी जाएगी, जो सी रेस को जबरन विभाजित कर देगा। इसके अलावा काला कछुआ केवल तभी कार्य करेगा जब याओ रेस विलुप्त होने के कगार पर थी। 20 से कम सी सुप्रीमों की मृत्यु पर्याप्त नहीं थी। मेरफोक, वाटर जॉइंट गॉड्स और समुद्री आत्माओं को छोड़कर 100 से अधिक अन्य याओ 20 प्रकार सी रेस सदस्यों को इसे स्थानांतरित करने के योग्य होने के लिए मरने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से 30 से 40। इसलिए यदि कोई सी किंग नहीं होता और केवल 18 सी सुप्रीम मरते और लगभग 30 गंभीर रूप से घायल होते, तो सी रेस वास्तव में याओ रेस को छोड़ने का सहारा नहीं लेती, क्योंकि याओ रेस और भी अधिक खून निकालती। वे तभी दलबदल करेंगे जब ये संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन ये सब नो सी किंग पर आधारित था। हालांकि उनके पास एक था। यूनशॉट, अंतिम अनुकरण के अंत से मेरफोक सच्चा राजा प्रकट नहीं हुआ। या तो वह अभी तक राजा नहीं बना था, या सी रेस ने केवल अपने आधे तुरुप के पत्ते ही प्रकट किए थे। एक सच्चे राजा की लड़ाई। आप भाग लेने का साहस नहीं करेंगे। आपके रिटर्न टू ट्रू प्रयासों की संख्या रीसेट होने में अभी भी लगभग 3 दिन बाकी थे, और आप वास्तव में इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए करीब जाना बेकार था। आपने अपनी स्थानिक अंगूठी से मार्शल दाओ महान औषधि के डंठल निकाले और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। कुछ संसाधन भी थे जिनका संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता थी, और आपने उचित तैयारी कर ली थी। नीचे सच्चे राजा एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, जबकि मैं यहाँ इत्मीनान से स्तर बढ़ाने के लिए दवा ले रहा हूँ। सच्चे राजाओं को मौत की सजा देने के लिए समय निकालते हुए परिश्रमपूर्वक स्तर बढ़ाना वास्तव में मेरे लिए योग्य है। ये बस है। अब असीमित संसाधनों के साथ भी मुझे एडवांस्ड अर्थ ग्रेड तक आगे बढ़ने के लिए अभी भी 70 साल लगेंगे। उस गणना के अनुसार एडवांस्ड हेवन ग्रेड तक आगे बढ़ने में 7 से 800 साल लग सकते हैं, और पीएलएस सुप्रीम बनने में 4 से 5000 साल लग सकते हैं। तो जो लोग अद्वितीय सर्वोच्च बन सकते हैं, उन्हें या तो बर्बादी की परवाह नहीं है, वे समान समय में हजारों गुना संसाधनों का उपभोग करते हैं, केवल 10% अवशोषण दक्षता के साथ, लेकिन 100 गुना विकास दर हासिल करते हैं। धिक्कार है, बेई चेनगुआन 30 वर्षों में एक सच्चा राजा बन गया। उसने कितनी गोलियां ली और कितनी औषधीय शक्ति बर्बाद की। भाग्य दायरे की बाधाओं को कमजोर कर सकता है, ये सच है, लेकिन इसे भोजन के रूप में नहीं खाया जा सकता है। अध्याय 164। या उनके पास और भी उच्च श्रेणी, बेहतर मार्शल दाओ संसाधन है। यह अभी भी पर्याप्त धन होने पर निर्भर करता है। यूशॉ, खैर, उन्होंने सोचा कि बेई चेंगुआन को शीर्ष स्तरीय मार्शल दाओ संसाधन मिले होंगे। उदाहरण के लिए, अमर दिव्य क्षेत्र से युवान स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर से गिरी हुई अद्वितीय दुर्लभ औषधियां इतनी भव्य हैं कि छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उत्साह में चिल्लाएंगे और उनके लिए दौड़ पड़ेंगे। कई जुआनहुआन उपन्यासों की सेटिंग में ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र के बीच का अंतर भयानक है। उदाहरण के लिए, ऊपरी क्षेत्र में कोई भी यादृच्छिक बच्चा एक मार्शल भगवान है जो एक नए चढ़े हुए निचले क्षेत्र के पावर हाउस को एक कुत्ते में हरा सकता है। उदाहरण के लिए, ऊपरी क्षेत्र में सड़क के किनारे घास का एक तिनका एक सर्वोच्च शाही औषधि है। और उदाहरण के लिए, निचले क्षेत्र का एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ तारों से भरे आकाश में अजय ऊपरी क्षेत्र के जहरीले कीट की लाश पर कदम रख सकता है और चीख के साथ मर सकता है। संक्षेप में, वो महान खजाना एजोर डोमेन में न जाने कितने समय पहले गिर गया था, शायद राक्षसों और शैतानों के युद्ध के दौरान। किसी भी स्थिति में कोई भी इसे ढूंढ नहीं सका, किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला। लेकिन क्या आप यह नहीं जानते कि हकीगुआन ने इसे उठाया ही था? यही किस्मत थी। अरे रुको, यूशॉ को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ, जो पिछले सिमुलेशन में यूशी की मृत्यु के बाद हुआ था। उस समय के दृश्य के आधार पर मूल रूप से यह पुष्टि की जा सकती है कि एजोर डोमेन को एकीकृत करते हुए सी रेस सत्ता में आई। मनुष्यों को दूसरी या तीसरी श्रेणी की छोटी जाति में धकेल दिया गया। दानव जाति में अभी भी 2 शैतान राजा बचे थे, और काले कछुए की बदौलत याओ जाति अभी भी ताकत का एक टुकड़ा बचा सकती थी।
लेकिन उस युग में जहां महान युग के दो राजा, सबसे मजबूत शैतान राजा, जंगली शैतान राजा और एक याओ राजा, एक साथ नष्ट हो गए, भले ही समुद्री जाति के पास सभी फायदे थे और भले ही मानव जाति अपने सबसे बड़े नुकसान में थी, वहां अभी भी बेई चेंगुआंग और जियांग यांग थे। वह सी किंग पूर्ण रूप से सच्चा राजा नहीं हो सकता था, विशेष रूप से मेरफोक सी किंग जिसकी युद्ध शक्ति 20 गुना याओ से अधिक थी। यदि उसका क्षेत्र स्थिर होता तो सीरीज कुछ ही दशकों में नष्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि मानव, याओ या दानव दौड़ में से कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और एक सच्चा राजा जिसका क्षेत्र स्थिर नहीं है, इसका मतलब है कि वह लगातार हमला नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि केवल चौथे क्षेत्र के समुद्री दानव ही समुद्री दौड़ में मुख्य हमलावर बल हैं, जिसका अर्थ है दशकों या यहां तक कि 100 वर्षों तक मानव भूमि पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया जा सकता है। तो जब सीरीज की शक्ति अत्यधिक थी, मानव जाति निराशा में पड़ गई, तुरंत 4 जातियों में सबसे नीचे आ गई, एक सच्चे राजा का अस्तित्व खो दिया, एक अराजक दुनिया में जहां समुद्री जल ने मानव भूमि को जलमग्न कर दिया और अरबों मनुष्य ज्वार की लहरों में खो गए। एक रोशनी चमकी और एक सूरज धीरे धीरे उगाया। बेई चेंगुआंग और जियांग यांग पर्याप्त समय के साथ निराशा से आगे बढ़े, सच्चे राजा बने और जवाबी हमला किया। रुको, धिक्कार है। यूशॉ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अरे, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने भाग्य के उन 2 पुत्रों के संकटों और प्रमुख घटनाओं को मिटा दिया जो उनके विकास में बाधा बन रहे थे, इसलिए भाग्य ने उनके विकास को पटरी पर लाने के लिए सूक्ष्मता से वह सब किया। नायक के रूप में वे सिर्फ बेकार मछली कैसे हो सकते हैं? विशेष रूप से पारंपरिक जवान हुआ नायक, हर 3 दिन में छोटी मोटी परेशानियां और हर 5 दिन में बड़ी आपदाएं। एक बार जब जीवन थोड़ा अधिक स्थिर हो जाता है तो दुश्मन तुरंत बाहर से प्रकट होते हैं, परिवार के सदस्य परेशानी में पड़ जाते हैं, खलनायक उकसाते हैं, आकाश ढह जाता है और पृथ्वी टूट जाती है। उन्हें प्रेरित करने के लिए अक्सर लोगों की एक लहर का बलिदान किया जाना चाहिए। पत्नियों जैसे महत्वपूर्ण पात्रों का बलिदान नहीं किया जा सकता है, और जो माता पिता तीसरे या चौथे दायरे तक पहुंचने तक जीवित रहते हैं उन्हें नहीं मारा जाएगा। माता पिता आमतौर पर शुरुआत में ही मर जाते हैं, उनके लिए उपन्यास के बीच में हिंसक तरीके से मरना दुर्लभ है। विशेष रूप से चूंकि बेई चेंगुआंग के माता पिता सामान्य लोग नहीं थे जो उस समय बुढ़ापे या बीमारी से मर जाते थे, उन्हें मारना जानबूझकर दर्द पहुंचाना होगा। तो जो लोग मरेंगे वे अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठित, उच्च स्तरीय व्यक्ति होंगे जिनके जीवन में एक शानदार अतीत था, जैसे कि एक मास्टर या एक रहस्यमय वरिष्ठ और प्रमुख व्यक्तित्व वाले। और उनकी मौतें अक्सर बहुत शानदार होती हैं, और मैं वह लोकप्रिय, विलक्षण और विनोदी उच्च स्तरीय व्यक्ति हूं। मैं एक पालक पिता और एक स्वामी, एक परोपकारी और एक जीवित पिता दोनों हूं। दोनों लाभ प्रदान करते हैं और गुप्त रूप से उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, और अंत में मैं बहुत शानदार तरीके से मर जाता हूं। अनजाने में मुझे स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया था। चौथा अपडेट 359 बारबेरियन डेमन किंग द लास्ट मैडनेस। युनशॉ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। इस तरह से देखने पर मेरे अनुकरण में मृत्यु के कारणों में से एक उन 2 बच्चों के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। यह ऐसा है जैसे इस अनुकरण में बेई चेंगुआंग और जियांग युएली के मिलने के लिए निचले दायरे में उतरने वाले 10 शैतानों की घटना सीधे तौर पर रची गई थी। भाग्य सचमुच शापित है। पैसा, 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 मुझे पैसा चाहिए और मुझे संसाधन चाहिए। आप दृढ़ हैं। मानव जाति को शीघ्रता से संपूर्ण एजोर डोमेन पर कब्जा करना होगा, शैतानों का वध करना होगा, याओ को खत्म करना होगा और समुद्री जाति को खत्म करना होगा। संपूर्ण अजूर डोमेन को अपने नियंत्रण में लाने के बाद और भाग्य के आशीर्वाद से आपकी लेवलिंग गति कम से कम 3 गुना हो जाएगी। उस समय एजोर डोमेन के संसाधनों को शामिल करते हुए कुछ उन्नत और तेजी से अवशोषित मार्शल डाउ संसाधन फिर से 3 गुना हो सकते हैं। चरम खेती के 4000 वर्षों को 400 वर्षों में संक्षिप्त करें। आधे दिन बाद तुम चुपचाप बाहर झांकने लगे। डेविल सी किंग युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था और सैवेज डेविल किंग, जिसके पास दानव जाति के बीच सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत और सबसे जोरदार आउटपुट था, को फिर से परास्त कर दिया गया। आप शायद, हालांकि वाटर डिवाइन बीस्ट के पास डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन नहीं है, लेकिन इसमें सेंट बॉडी के समान क्षमताएं हैं। कम से कम कहने के लिए 5वें दायरे के वाटर डिवाइन बीस्ट को 8 या 9 गुना गुण प्राप्त करने में परेशानी नहीं होगी। सैवेज किंग पीछे हट गया और दानव भूमि पर वापस खिसक गया। वाटर डिवाइन बीस्ट ने लाखों मील तक उसका पीछा किया और लड़ाई की, रुकने से पहले उसे पीटा। मानव जाति और याओ जाति दोनों ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां न तो दानव जाति और न ही समुद्री जाति खुश थी। सैवेज डेविल किंग दुखी था। वह महिमा की ज्वाला में बाहर जाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसे हथौड़ा मार दिया गया। सी रेस और भी अधिक दयनीय थी, क्योंकि इन कुछ सैवेज डेविल किंग्स के लापरवाह कार्यों ने उन्हें एक सी किंग को बेनकाब करने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि उन्होंने खुले तौर पर प्रदर्शित किया होता कि उन्होंने शुरू से ही एक सी किंग को जन्म दिया है, तो यह एक बात होती, लेकिन ये सी किंग बेनकाब हो गया। ये कल्पना की जा सकती है कि वे अगली 3 प्रमुख दौड़ों से दबाव सहन करेंगे और सी किंग्स को चुपचाप जमा करने की कठिनाई पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक होगी। 1 महीने बाद सी किंग ग्रैंड सेरेमनी एंडलेसी में आयोजित की गई। जल दिव्य जानवर 4700 झांग लंबा और एक लड़ाकू शरीर जैसा दिखता था, मुख्य सीट पर बैठा था। नीचे दिए गए अतिथि विभिन्न जातियों के चौथे और तीसरे क्षेत्र के अस्तित्व वाले थे। ह्यूमन रेस और याओ रेस दोनों में उपस्थित लोग थे। सी रेस की तटस्थ स्थिति को देखते हुए दानव रेस को छद्म राजाओं का एक समूह भी भेजना चाहिए था, लेकिन पिछली मामूली अप्रियता और चल रहे उत्साही राजा विवाद पर के कारण उनमें से कोई भी नहीं आया। तुम भी नहीं आए। आपका सिद्धांत विशिष्टता है, एक पर एक पार्टी कर रहे हो, एक समूह के विरुद्ध। चूंकि आपने सैवेज डेविल किंग को चुना है, आप अंत तक उसके लिए जिम्मेदार होंगे। उसे मारने से पहले आप अन्य सच्चे राजाओं से कभी विचलित नहीं होंगे। जब सी किंग ग्रैंड सेरेमनी संपन्न हुई तो सी रेस ने भी एक स्पष्टीकरण प्रदान किया। उनके गुप्त परमाणु कब्जे और एकल उपयोग के लिए एक स्पष्टीकरण। सी रेस ने कहा कि यद्यपि उनके सी किंग ने प्रचार के माध्यम से राजा बनने के लिए पूरे समुद्र की किस्मत नहीं जुटाई थी, वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक चतुर रास्ता अपनाया था। अर्थात उन्होंने इस जल दिव्य जानवर को महासागर का अवतार बनाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया। हो सकता है कि सी रेस में किसी निश्चित सी आदरणीय के प्रति श्रद्धा या प्रशंसा न हो, लेकिन बहुत कम सी रेस समुद्र को नापसंद करेंगी। अनंत सागर की अनगिनत जातियां, उनके जीवित प्राणियों की कुल संख्या काफी और भयानक मात्रा में पहुंच गई। जब तक समुद्र के प्रति उनके प्रेम के कारण इस अंतहीन समुद्र में संघनित भाग्य का एक छोटा सा हिस्सा अन्य चैनलों के माध्यम से चुराया गया था, तब तक यह एक समुद्री राजा का उत्पादन कर सकता था। बात सिर्फ इतनी है कि चोरी का यह तरीका बहुत कठिन था। सी रेस ने कड़वे चेहरों के साथ कहा, इसका उपयोग अधिक से अधिक वाटर डिवाइन बीस्ट जैसे प्राणी पर किया जा सकता है, जो लगभग पूरी तरह से पानी से बना है, और फिर भी इसे पहले चौथे दायरे के शिखर तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होगी। अंत में 50 साल पहले जल दिव्य जानवर अंतहीन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में किसी भी मानव, शैतान या याओ के लिए अज्ञात स्थान अंतहीन समुद्री लहरों को उकसाया और राजा की ओर बढ़ गया। सी रेस ने तार्किक रूप से और सबूतों के साथ बात की, इतना कि जब आपने बाद में ये शब्द सुने तो आपने सोचा, जब मैं भविष्य में अंतहीन सागर पर कब्जा कर लूंगा तो मैं वाटर स्पिरिट रेस को राजा की उपाधि भी प्रदान कर सकता हूं। लेकिन फिर आपने अपना सिर हिलाया। नकली, संभवतः आंशिक रूप से सच, लेकिन कुल मिलाकर बिल्कुल नकली।
उदाहरण के लिए उनके पास एक मर्मन ट्रूकिंग भी है। वह बड़ी मात्रा में पानी से बना नहीं है, नहीं वह समुद्र के भीतर भाग्य को चोरी करने के लिए समुद्र के साथ प्रतिध्वनि कर सकता है। वे किसी दूसरे सीकिंग का पर्दाफाश बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि परमाणु शक्ति के मामले में वे पहले ही 3 जातियों की बराबरी कर चुके हैं या उनसे भी आगे निकल चुके हैं, जिससे तीनों जातियों के संयुक्त हमले की संभावना बहुत अधिक है। अब सैवेज डेविल किंग का सार 0.79 गुना तक गिर गया है। पंखों वाले शैतान राजा की मृत्यु के समय उसके सार से भी कम। आपकी पसंद के बारे में उत्सुक हूं। क्या आप मानव, याओ या समुद्री प्रजातियों में से किसी के भाग्य राजा के साथ विस्फोट करेंगे, या आप सब कुछ स्वीकार करेंगे और अपनी जाति के लिए आत्महत्या करना चुनेंगे? या क्या आप तब तक सहते रहेंगे जब तक आप ब्रेन वॉशिंग का विरोध नहीं कर सकते और अंततः वापस बुलाए नहीं जाते? सैवेज डेविल किंग पंखों वाले डेविल किंग की तरह नहीं था, जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने घटिया भाग्य को स्वीकार करते हुए हार मान ली थी। वह उग्र हो गया था, लगातार 2 बार कोहनी लगने के बावजूद। ओल्ड सैवेज, एल्बो रेसिस्टेंट किंग, सार 0.78 बार। सैवेज डेविल किंग ने अपने कई पसंदीदा रक्त फूलों को पलट दिया। सार 0.77 बार। सैवेज डेविल किंग ने अपने बचे हुए रक्त कुंडों में शौच कर दिया। सार 0.76 बार। बर्बर शैतान राजा ने बार बार प्रहार किया। उन्होंने किंग कंटेशन दावत में हस्तक्षेप किया और सबसे प्रतिभाशाली छद्म राजाओं पर व्यंग्य करते हुए कहा, आपका स्वाद उन लोगों से कमतर है जिन्हें मैंने उस समय खाया था। वह पहले से ही कुछ हद तक पागल था, उसे अब दानव जाति के भविष्य की कोई परवाह नहीं थी। थॉर्न डेविल किंग, ओल्ड थॉर्न किंग ने तानाशाह डेविल एग के जहाज की रक्षा की, जो एक कृत्रिम अंग हिम्मत वाला मजबूत आदमी था। सैवेज डेविल किंग अभी भी उससे अधिक शक्तिशाली था और उसने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जैसा बुरा शैतान मर गया, लेकिन उसके बिना दानव जाति के भविष्य की रक्षा कौन करेगा? जरूरी नहीं कि निर्माता इस वजह से दौड़ को खत्म कर दें, इसलिए उसे दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे छोटे सैवेज, केवल अपने आप को अपने सिर में रखो। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या आपने यह नहीं सोचा कि नए शैतान राजा बनने की आशा रखने वाले इन सभी युवाओं को मारने के बाद दानव जाति के भविष्य का क्या होगा? क्या पूरी दानव जाति को मेरे जैसे बुरे, कमजोर और नर्म स्वभाव वाले बुरे थॉर्न किंग की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया जाएगा? तुमने राक्षस जाति को मार डाला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। यू शॉ ने थॉर्न डेविल ट्रू किंग को आवाज दी। सार 0.75 बार। इसने छू लिया, नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि इसने सैवेज डेविल किंग के दिल की आखिरी डोर तोड़ दी। वह अचानक भड़क उठा, ऐसी गति से आगे बढ़ा कि आप संभवतः उसके साथ नहीं रह सकते और फिर कभी ऐसा नहीं किया। सैवेज डेविल किंग का पहला पड़ाव, मानव जाति, मानव राजा जियांग यी। सैवेज डेविल किंग, वह मुड़ा और चला गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी क्या तुमने? मैं हमेशा से ही संयमित रहा हूं और तुमसे सावधान रहा हूं। सैवेज डेविल किंग का दूसरा पड़ाव, द सी रेस, 360, बर्बर दानव राजा किंग यू से बच। वाटर डिवाइन बीस्ट के पास सी रेस की सीमा की लगातार रक्षा करने का कोई अवकाश नहीं था। अपनी आखिरी चाल के बाद वह एक बार फिर नींद में सो गया। इस प्रकार क्रूर शैतान राजा ने अनंत सागर के एक छोटे से क्षेत्र को पार किया और रास्ते में आने वाले सैकड़ों 3 क्षेत्र और 2-4 क्षेत्र समुद्री सुप्रीमों को तेजी से कुचल दिया। फिर जलीय दिव्य जानवर की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और समुद्र से बाहर निकल गया। ब्रूट डेविल किंग का तीसरा पड़ाव, याओ रेस। ब्लैक ड्रैगन याओ किंग भी पुनरुद्धार की स्थिति में नहीं था, इसलिए ब्रूट डेविल किंग ने वैसा ही किया जैसा उसने सी रेस के साथ किया था। इसने याओ रेस का तेजी से नरसंहार किया, जिसमें दिव्य जानवर रक्तरेखा वाले 5 याओ सुप्रीम भी शामिल थे, जो 2 से 3 छोटे क्षेत्रों को पार करके छद्म राजाओं को मार सकते थे। हालांकि क्रूर शैतान राजा की मुट्ठी और क्यूई और रक्त शक्ति के तहत वे असीम प्रथम क्षेत्र के मामूली याओ की तुलना में आधे सेकंड से अधिक समय तक नहीं टिके। वह पूरी तरह से पागल हो गया है। उसे अब दुश्मनों को दानव जाति में लाने की परवाह नहीं है, नहीं उसकी मृत्यु के बाद बाढ़ की। यू शॉ ने अपनी जीभ चटकाई। सौभाग्य से उसने पहले इस क्रूर शैतान राजा को सार नहीं दिया, अन्यथा मानव जाति की हानि बहुत बड़ी होती और यहां तक कि सर्वोच्च लोग भी गिर जाते। हालांकि 11वें बुजुर्ग संभवतः कुछ भी घटित हुए बिना मानव जाति को विश्व राजा झेंजियांग को आमंत्रित नहीं कर सकते थे। उसे अपेक्षाकृत उचित बहाने का उपयोग करके एक शैतान राजा को पागल करना था और उसे मारना था, जैसे मैंने देखा है कि उनके साथ क्या हुआ था। कोई केवल ये कह सकता है कि सौभाग्य से फेदर डेविल किंग इतना पागल नहीं था। लेकिन भले ही क्रूर शैतान राजा को वास्तव में पहले चुना गया हो, इसके अस्थायी पागलपन की कीमत एक शैतान राजा के पतन के बदले में सैकड़ों या हजारों अधिपतियों और कई सुप्रीमों को मारना बिल्कुल इसके लायक है। क्योंकि इस सिंहासन को भरने के लिए दानव जाति के लिए छद्म राजाओं को एक दूसरे से मौत तक लड़ने की जरूरत है, जिनकी संख्या सैकड़ों में होगी। ये सिर्फ उन लोगों का कर्ज है जो फंसाए जाने के कारण मर गए। इसकी भरपाई केवल आने वाली पीढ़ियों या भविष्य के सिमुलेशन में ही की जा सकती है। मैं जितनी तेजी से विकास करूंगा, भविष्य में मानव जाति में उतने ही कम लोग मरेंगे। यूशॉ को महसूस हुआ कि कभी कभी उनका नैतिक दृष्टिकोण बहुत मजबूत था, खासकर जीवन और मृत्यु के संबंध में। वह जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। मूल समय रेखा के अनुसार 3000 वर्षों में एक पवित्र युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें दर्जनों सर्वोच्च लोग मरेंगे और हजारों अधिपति नष्ट हो जाएंगे। भले ही 11वें युद्ध ने पहले क्रूर शैतान राजा के सार को कम कर दिया, जिससे लोगों के एक समूह में भगदड़ मच गई और उन्हें मार डाला। ये निश्चित रूप से पवित्र युद्ध में मरने वालों की तुलना में कम होगा और उनमें से कुछ वैसे भी पवित्र युद्ध में मारे गए होंगे। पवित्र युद्ध में छद्म राजाओं को मारने और 10,000 लोगों वाली दानव जाति के बाद मरने की तुलना में इस बार मृत्यु में उनका साथ देने के लिए एक शैतान राजा था। ट्रॉली की समस्या इसी तरह ये लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। सौभाग्य से फेदर डेविल किंग को इस बार पहले चुना गया। 3 स्टॉप पूरे होने के बाद ब्रूट डेविल किंग शेष छोटी दौड़ को पूरा करने के लिए बहुत आलसी था और ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो ये सीधे अजूर डोमेन के किनारे तक पहुंच गया। जब तक उसकी आंखों के सामने एक ऊंची पीली हरी विशाल दीवार दिखाई नहीं दी, यह जो डोमेन को अन्य प्राइमल हेवन डोमेन से अलग करने वाली बाधा थी। मैंने सोचा था कि तुम पागल हो, लेकिन पता चला कि तुम बुरे काम करने के बाद भाग जाते हो। अब सारा दोष वास्तव में थॉर्न डेविल किंग पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे उसके साथियों पर दबाव पड़ेगा। क्रूर शैतान राजा का तो जिक्र ही नहीं, भले ही ब्लैक ड्रैगन याओ किंग दौड़कर खुद को नष्ट कर ले, लेकिन वह दीवार पर ज्यादा से ज्यादा एक गड्ढा छोड़ देगा। एक छोटा सा गड्ढा जो दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। तो क्रूर शैतान राजा ने अपना रास्ता खोद लिया। 6 स्वर्गों की पहली 5 परतें एक सच्चे राजा के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन छठी परत शून्य क्षेत्र अलग थी। शून्य क्षेत्र स्वर्ग की छठी परत जमीन से 100 मिलियन ली ऊपर स्थित है। आधे समय के लिए ये काफी सुरक्षित है, एक लगभग वैक्यूम क्षेत्र जहां जन्मजात मार्शल कलाकार भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन बाकी आधे समय के लिए इसे एक निराशाजनक स्थिति कहा जा सकता है, जहां एक कमजोर सच्चा राजा भी तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। ये 2 अलग अलग समय अवधि हैं, दिन और रात। कारण सूर्य है। आदिम स्वर्ग क्षेत्र, वह अति महान सूर्य जो आदिम स्वर्ग के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। इस आदिम स्वर्ग सूर्य की शक्ति असाधारण से परे है। इसका आतंक इसकी वास्तविक शक्ति के 100 मिलियन में हिस्से से भी कम सूर्य प्रक्षेपण क्षेत्र में शून्य सूर्य के घने प्रक्षेपणों से देखा जा सकता है।
सामान्य दृष्टि केवल आकाश की दूसरी परत गेल विंड जोन को ही देख सकती है। वे गेल विंड जोन के माध्यम से थंडर सागर और शून्य सूर्य के सागर की ऊंची परतों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन वे शून्य क्षेत्र में स्थित आदिम स्वर्ग सूर्य को देख सकते हैं, जो जमीन से अज्ञात संख्या में खरबों या सैकड़ों खरबोली है। ये लगभग एक कानून की अभिव्यक्ति है। चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र और शून्य क्षेत्र के बीच वास्तव में एक झिल्ली मौजूद है। ये झिल्ली रंगहीन, निराकार और गंधहीन है, मानो इसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यह वास्तव में प्रभावी है। यह आदिम स्वर्ग सूर्य द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश और गर्मी को अनगिनत बार कमजोर कर देता है। और एक बार जब कोई चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र को तोड़ता है, उस अदृश्य झिल्ली से शून्य क्षेत्र में गुजरता है, और ये दिन का समय होता है। जीवित प्राणी वास्तव में आदिम स्वर्ग सूर्य का सामना करेंगे, पूरी तरह से इसकी धोखा अनुभव करेंगे। परिणाम है एक सच्चे राजा के नीचे तुरंत वाष्पीकरण। यहां तक कि सबसे कमजोर सच्चा राजा जैसे थॉर्न डेविल किंग का शरीर आधे सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाएगा, सच्चे सूर्य की आग से बेहतरीन धूल में भस्म हो जाएगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि भविष्य में जियांग कितना अद्भुत होगा। यह एक खेती की पवित्र भूमि है। और अब ये दिन का समय था, तो क्रूर शैतान राजा ने एबिसल हेवन बैरियर को दरकिनार करते हुए 5 क्षेत्रों में खुदाई करते हुए भूमिगत खोदने का विकल्प चुना। 1 लाख ली भूमिगत उच्च दबाव क्षेत्र है, जहां मिट्टी और चट्टानों से सभी दिशाओं से भयानक दबाव आता है। जनजात श्रेणी के प्राणी इसका सामना नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि अगर एक छेद खोदा जाता है तो यह अगले सेकंड में दबाव से ठोस घनत्व में भर जाएगा। 1 लाख ली भूमिगत से शुरू होकर यह मैग्मा प्रवाह क्षेत्र है, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पिघली हुई चट्टानें मैग्मा प्रवाहित होती हैं। मैग्मा की विभिन्न रचनाओं के कारण तापमान सीमा भी भिन्न होती है, और इस क्षेत्र की गहराई 9 लाख ली तक पहुंचने के साथ साथ केवल अधिपति क्षेत्र के प्राणियों को ही इसे गुजरने की उम्मीद होती है। 1 मिलियन ली भूमिगत से शुरू होकर यह डेड स्टोन जोन है। यह जोन हाई प्रेशर जोन से भी अधिक सुरक्षित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी कठोरता है। इतना कठिन कि केवल ओवरलॉर्ड पीक ही इसे धीरे धीरे खोद सकता है। चौथा क्षेत्र 10 मिलियन ली गहरा है, जिसका नाम एबिसल जोन है। एबिसल जोन विभिन्न अजीब और विचित्र प्रजातियों को आश्रय देता है, जिनमें लाइफलेस ग्रैंड एल्डसी अध्याय 137 जैसे जीवन रूप भी शामिल हैं। संक्षेप में, केवल सुप्रीम ही एबिसल जोन में अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। जहां तक साइलेंट लाइफ जोन की बात है, 100 मिलियन ली भूमिगत ये बहुत भयानक है। मौन जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने पर जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति लगातार खत्म हो जाएगी, और यह आनुपातिक रूप से खत्म हो जाएगी। लगभग 100 दिनों के बाद वे पूरी तरह से मर जाएंगे। हालांकि ये जल निकासी एक सर्वोच्च उपभोग उत्पत्ति की तरह है, इसे धीरे धीरे फिर से भरा जा सकता है। ब्रूट डेविल किंग की गति से ये साइलेंट लाइफ जोन में प्रवेश करने के बाद 10 मिनट से भी कम समय में एबिसल हेवन बैरियर के निचले छोर तक पहुंच सकता है। इसे बाईपास करने के बाद यह आसन डोमेन से ऊपर चल सकता है। इसे केवल साइलेंट लाइफ जोन में कुल 20 मिनट तक रहने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टा और टेलीग्राम पर। आपको यूट्यूब पेज पर मेरा लिंक मिल जाएगा।